त्यांचा युक्तिवाद माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी पाहिला. 2G स्कॅममध्ये ज्या पद्धतीने त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला, त्याला कोणाचं सरकार या देशामध्ये होतं? युपीएचं सरकार होतं. त्या सरकारमध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी मंत्री होतात. गेल्या वेळेला तुमचा युक्तिवाद या ठिकाणी मी ऐकला. करीमोळीजी, तुम्ही सुद्धा अनेक वर्ष त्या ठिकाणी आत राहिलात. आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये सुद्धा आक्रोश त्या कालावधीमध्ये होता. आणि आज भारतीय जनता पक्षाकडे आपण बोट दाखवण्याचा त्या ठिकाणी त्यांनी ते प्रयत्न करतात. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन कुणी सुरुवात केली? आज कोणाच्या सोबत तुम्ही त्या ठिकाणी बसलेला आहात? स्वतःच्या बद्दलची भ्रामक कल्पना मनामध्ये ठेवत नरेंद्र मोदी साहेबांचे काही या जगाच्या वाटेवरती मिळवलेला आहे, त्याच्याबद्दलचा पराकोटीचा द्वेष ज्याला निर्माण होतो, त्याच्यातून आशावादीच्या भावना निर्माण झाल्याचं एक विदारक चित्र त्या ठिकाणी त्यानिमित्ताने पाहायला मिळू शकत आहे. आज काय आपण अनुभवतो? नरेंद्र मोदी साहेबांनी गेल्या 10 वर्षामध्ये जगामध्ये देशाची प्रतिष्ठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मी ज्या मतदारसंघातून अध्यक्ष महोदय येतो, तो रायगड लोकसभा मतदारसंघ. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक समतेचा ओंकार दिला. आणि दापोलीच्या परिसरामध्ये, पालघरच्या परिसरामध्ये जन्माला आलेल्या साने गुरुजींनी माननीय सदस्यगण धर्मेंद्र जी, सुनील जी, कृपया आप बहुत बड़ी सदस्य हैं. धर्मेंद्र जी कृपया जारी रखें. आपका नाम नहीं दिया आपका, अभी आप बैठ जाए कृपया. अभी उनका भाषण जारी. आरोप केला जातोय विशिष्ट समूहाच्या वतीमध्ये, संविधानाच्या वतीमध्ये या ठिकाणी बोललं गेलं. एक डायरेक्ट त्या ठिकाणी सेट करण्यामध्ये तुम्हाला या ठिकाणी मिळालं. परंतु याच पंतप्रधान महोदयांनी अनेक योजना त्या ठिकाणी केल्या. पंतप्रधान आवास योजना असेल, जल जीवनची मिशन असेल, आयुष्यमान भारतची योजना असेल, शेतकरी सन्मान योजना असेल, उज्ज्वला गॅस योजना असेल, कोणा एका धर्मासाठी केलेलं नाही. आज या धर्माच्या नावाने तुम्ही उल्लेख करतात, देशाच्या लोकशाहीवरती घाला घालण्याचा प्रयत्न करतायत. त्या सर्व धर्मियांना या व्यक्तिगत लाभार्थीच्या योजना देण्याचं काम जर का कोणी केलं तर ते नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली केलं गेलं. त्याचा सुद्धा उल्लेख या ठिकाणी अन्वितन मी करू इच्छितो आहे. या प्रत्येक योजनेचा फायदा आज सर्व धर्मियांना, या देशामध्ये येणारा जो राष्ट्रपती नागरिक आहे त्या प्रत्येकाला त्या ठिकाणी मिळतोय. परंतु द्वेषाची कावी झाले ना, याच्यापेक्षा दुसरं काय सुचू या ठिकाणी शकू शकत नाही. आज आपण या ठिकाणी बोललात, काल सांगितलं आमच्या अमोल कोल्हेजींनी, नैतिकतेचा आधार त्यांनी सांगितला. मला आज अमोल कोल्हेजींना या ठिकाणी विचारायचं आहे, शरद पवार साहेब आमच्या दैवत राज्याचे मुख्यमंत्री होते, लंडनला गेले आणि त्याला वाटलं की एक लेक सिटी असावी. लवासा त्यांनी त्या ठिकाणी प्रस्तावित त्या ठिकाणी केलं. त्या लवासावरती सर्वाधिक टीका कोणी केली असेल तर काँग्रेस पक्षाने केली. युपीएचं सरकार होतं, पवार साहेबांचं स्थान 3ऱ्या स्थानावरती त्या ठिकाणी होतं. त्यावेळेला जयंती नटराजन आणि जयराम रमेश हे पर्यावरण खात्याचे मंत्री होते. त्यांनी हजारो कोटी रुपयाचा लवासाचा प्रकल्प स्क्रॅप केला आणि अतिशय तथ्यहीन अशावेळीचे आरोप आदरणीय पवार साहेबांच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी केले गेले. त्याला युपीएचं सरकार होतं. होय, नरेंद्र मोदी साहेब त्याला गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना त्या प्रकल्पाची पाहणी करायला बोलवलं गेलं आणि हा प्रकल्प योग्य कसा आहे हे मोदी साहेबांनी महाराष्ट्रामध्ये येऊन सांगितलं. मग ज्या सरकारमध्ये तुम्ही होतात, ज्या युपीएच्या सरकारमध्ये होतात, जे काँग्रेस त्या ठिकाणी नेतृत्व करत होतं, ते आपल्या सरकारमधल्या सहभागी असलेल्या पक्षाचा कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी करत होते याचा सुद्धा कोणीतरी आता विचार करण्याची वेळ नक्कीच त्या ठिकाणी आलेली आहे. राष्ट्रपती महोदयाच्या अभिभाषणाच्या वरती बोलत असताना ज्या पद्धतीने हिणकस पद्धतीची टीका टिप्पणी त्या ठिकाणी केली जाते आहे, हे या भारतीय संसदीय लोकशाही प्रणालीला शोभनीय असं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी वाटत नाही. होय, कोरोनाची लस निर्माण केली गेली, चांद्रयान उतरलं गेलं. 71 साली ज्या वेळेला बांगलादेशची निर्मिती झाली, अटल बिहारी वाजपेयीजींनी सांगितलं सभागृहामध्ये, दुर्गा देवीपणे इंदिरा गांधींची त्यांनी त्यावेळेला उल्लेख केला. आणि चांद्रयान ज्या वेळेला नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली उतरलं गेलं, त्याला या विरोधकांनी शास्त्रज्ञांचा तो यश असं म्हटलं. नरेंद्र मोदींचं नाव घेण्यामध्ये यांना ठिकाणी कमीपणा वाटला. असं होऊन कधी चालत नाही. मनाचा मोठेपणा सार्वजनिक दृष्ट्या त्या ठिकाणी दाखवायला लागत असतो. आज एनडीए मजबूत आहे, संविधानाच्या आधारितच मजबूत आहे. 3 वेळेला सलग देशातल्या 140 कोटी जनतेने जे काही अलोट प्रेम त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे, याच्याबद्दलची शासकता ज्यांच्या मनामध्ये होते त्यांना लोकशाहीचं मूल्य म्हणण्याचा अधिकार त्या ठिकाणी आवश्यकता आहे. मी पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राष्ट्रपती महोदयांचं अभिनंदनाचा प्रस्ताव आणलेला आहे, त्याचं मी समर्थन या ठिकाणी करतो आणि विश्वास देतो की येत्या 5 वर्षामध्ये जगाच्या पाठीवरती अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे देश निश्चितपणाने मजबूतपणाने त्या ठिकाणी पावलं उचलेल. आणि आज महाराष्ट्रामध्ये असलेलं महायुतीचं सरकार, ज्या सरकारने
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350वा राज्याभिषेक सोहळा त्या ठिकाणी केला. ही अभिमानाची गोष्ट तुमच्या आमच्या सर्वांच्या दृष्टिकोनातून आहे. प्रगत महाराष्ट्र महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून देश घडवण्यासाठी योगदान देईल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी साहेबांना आज्ञा करण्यापासूनच्या शुभेच्छा देत असताना मला शाल भारत हो विश्वात शोभने राहो ही साने गुरुजींची विचारधारा अंमलात आणण्यासाठी यश प्राप्त हो ही तुझा भाऊच्या चरणी प्रार्थना करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. श्री केसी वेणुगोपाल. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to having a debate in motion of thanks. While I am reading the President's address, one word strike which was discussed yesterday also. President's address is clearly stating that the people of India have elected a stable government with a clear majority. I thought about that, sir. Why President is insisting that government is having a clear majority? We are quite sure that because of the insecurity of that government is reflecting through the President's words of secure government. This government themselves is not believing the security of this government. Sir, technically they are in power now. We are also agreeing technically they are in power. But what was the real situation, pre-election situation in this country? Yesterday our Honorable LOP narrated all these things. I don't want to repeat it. But you got 240 seats. BJP got 240 seats. First of all, you told about 400 plus. Then you come down for your strength from 303 to 240. This 240 you got with the clear support of Enforcement Directorate, CBI and Income Tax. Not only that, with CBI, Income Tax and Enforcement Directorate and also the so-called the corporate-sponsored media 24/7, 8. And of course, election machinery, misusing of election machinery. If that could not help you, you could get only maximum 140 seats. That was the real picture of this country. That was the real picture of this country. Sir, please continue. सौगत राय जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, कृपया पीठ इधर मत करके खड़े होइए. Sir, Enforcement Directorate become the tool of the BJP. Now BJP headquarters having a washing machine to clean up the corrupt people. To clean up the corrupt people. They talked about very big about others scam. And where is the others scam? They talked about the biggest irrigation scam. Where is the person who done this irrigation scam? Washing machine. A washing machine cleaned out all of these people. Okay, well and good. Sir, despite all these facts, without ED, without income tax, without any media help, we got 237 seat India Alliance. That is the moral victory. Clearly, morally, we have won. Morally, you have lost the election. This is what my one point, sir. Sir, our Honorable Prime Minister told, while Rahul ji decided to have contest on Raebareli also, Modi ji told in a public meeting in Kerala, Rahul Gandhi is going to lose in Wayanad. That is why he is going to Raebareli now. Sir, Rahul Gandhi won in Wayanad and Raebareli about 4 lakh votes, more than double to the Prime Minister majority. And also he told after Amethi, he will lose Wayanad. What happened to Amethi, I don't want to say. Who left Amethi now? That you people know that. No. So everybody told that. Kishori Lal is here. 40 years he was in Congress. 40 years he was in Congress. As a common Karyakarta. You told that Congress filled the Gandhi family Sipai is in Amethi. This is the BJP narrative. But people of Amethi choose Kishori Lal with more than 1,67,000 votes. Yes. That the majority than Narendra Modi ji. More than Varanasi. Therefore, sir, this is the situation. Sir, general election 2024, sir. Sir, I'm quoting an article
in our constitution, Article 123, 3A. The promotion of or attempt to promote feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community or language by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidates. This is actually what corrupt practices in the election code of conduct. Now I am coming to what our Prime Minister told on April. Sir, Prime Minister address in Banswara, Rajasthan on April 21st. They want to snatch the gold of the woman and distribute it among the people. They will not spare even your Mangal Sutra. They will take your money and give it to those who have more children, to the illegal immigrants. They will distribute them to the Muslims who they said they have the first right to the resources. They will go to the extent where they will not spare even our Mangal Sutra. This is the speech done by our Honorable Prime Minister in Banswara. Sir, the fact is that Banswara he spoke. Who is the member for Banswara now? Yes. Who is the member for Banswara? India Alliance member has won with a margin of 2,67,000 votes in Banswara. Prime Minister spoke to the people of Banswara. The people of Banswara totally rejected this claim. Prime Minister again, are we discriminating people on having children? I don't know whether the Prime Minister checked his ministers, how many children they have. How many children they have? At least the Prime Minister to check their ministers and NP how many children they have. Because he only told this to the country. Sir, then in Gujarat on May 1st, the Prime Minister told the voters of Banaskantha, if you have two buffaloes, the Congress will take away one if it wins the Lok Sabha election. You will be able to leave your child only on one buffalo. Sir, surprisingly and fortunately, in Gujarat, his own state, that Banaskantha people also rejected BJP. Yeah. We won that seat. Ayodhya, yesterday we already narrated about the Ayodhya. Sir, this is what I am telling. This is actually anti-constitutional. I quote the constitutional provision. This is actually against the constitution. Prime Minister, as a candidate, as a political leader, violate the entire constitutional norms. So what is that? I am not yielding. I'm not yielding, sir. I'm not yielding. But I am giving a ruling. Parliamentary Affairs Minister. Parliamentary Affairs Minister. Venuji, this is just a courtesy. We give time to each other. What I'm saying is we are patiently listening to your speech, and we must listen. You're a senior member, and we are patiently listening to your words. My only observation is, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को नहीं पता कि इस चुनाव में किसको कितना सीट मिला है और वेणुगोपाल जी का भाषण को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये उस पार्टी से जिसको 240 मिला है और हम लोग 98 में बैठे हैं, ऐसे लगेगा। गुजरात में हम 25 सीट जीते, वो एक सीट के बारे में बोल रहे हैं, जहां जहां जीते हैं उसी के बारे में वो बोल रहे हैं। श्री केसी वेणुगोपाल सर, this is what I bring the notice of this August House to a serious matter. Our Prime Minister had clearly violated the entire constitutional norms while speaking. How can a Prime Minister talk like this? Sir, then Election Commission, we given hundreds of petitions to the Election Commission. They are become only a spectator, silent spectator. That Election Commission also, they're acting like as a frontal organization. Sir,
Yesterday, Rahulji spoke about it. Hinduism. Then every BJP leaders are very much busy. Today, press conference, Chief Minister's press conference, leaders' press conference. You are very much talking about Hinduism. Sir, are you a real believer, or we people are the real believer? I am going to challenge you people. You are not a Hindu believer at all. You are using Hinduism for polarizing the people to win the election. You are using, yes, sir. I am coming to the point. Sir, I am coming to the point. Here, sir, so many papers are here. Sir, Lord Jagannatha, yesterday, Honorable LOP already told about the non-biological birth of our Prime Minister. Of course, he is not biologically born like us. What is BJP, sir? Sambit Patra, 25-24. Lord Jagannatha is Modi Bhakt. Lord Jagannatha is Modi Bhakt. Sir, 22-6-20, JP Naddaji. Now, even God is not supporting Congress. Narendra Modi is now Surendra Modi. He is the Lord of Gods. Number 3, sir, Narendra Modi is an aunt of Lord Rama and Vishnu who take care of us. This is by Kangana Rawatji. Then, sir, Bajranga Bali is a Dalit, forest dweller, hill dweller and deprived Yogi Adityanath. Sir, Ravan was an intellectual. Please hear this. Your cabinet, there is a minister. In your cabinet, there is a minister. Ravan was an intellectual, where Rama is an imaginary. I don't consider Ramayana is to be a true story. Nor do I accept the fact that Lord Ram was a great historical person. Jiten Ram Banchi, cabinet minister of yours. Yes. Then you are Hindu. We people are anti-Hindu. All this passion, BJP. What is a real Hindu? I used to say that. What is a real Hindu, sir? Real Hindu means the fundamental question before us is not who is a Hindu and who is not, but who is real Hindu who understand the message of debate, tolerance and human values. Sir, Mahatma Gandhi and Godse believe in Bhagavad Gita. Both believe in Bhagavad Gita. Both read Bhagavad Gita. But Gandhi learned non-violence, tolerance and respect for human life from the Gita and the message of Lord Krishna. Godse learned violence, murder and intolerance from the same text. Sir, we, the Congress and India Alliance, believe in Gandhi's Hinduism. Not Godse's Hinduism. Sir, we follow Gandhi's Hinduism. We didn't follow Godse's Hinduism. Sir, the Ram Manohar Lohia also told about Hinduism. Panditji told about Hinduism. I am a Hindu brother. I used to go Guruvayur temple every month. I used to go to Sabarimala every year. But I used to visit Vatican also. I used to visit Ajmer Mosque also. I went along with my leader Rahul Gandhi to Golden Temple. We done seva. What a situation was there. Yes, sister, please wait. You know, we believe it. What a Hindu? Yes, brother. You think that Modi is bigger than God. You projected like that. Prime Minister is bigger than God. That is the biggest anti-Hindu statement. That is the biggest anti-Hindu statement. That is the biggest anti-believer statement. Nobody is bigger than God, as per Hindu tradition. You presented Modi as a bigger than God. That is why God punished this election. Yeah. You understood? That is why. Sir, then yesterday, Anurag Thakur,
this rule book yesterday, the Honorable Home Minister showed this rule book to this part. We are also respecting rule book, respecting directions from the Speaker. But rule book has to be applicable to all the members of this House. Speaker has expunged Honorable Rahulji's speech. Speaker didn't touch Mr. Anurag Thakur's speech. Anurag Thakur, how many allegations he's made yesterday? Sir, Speaker, there's expensive. Kindly, K.C. Venugopal ji, suppose that, kindly, Mr. K.C. Venugopal ji, if you feel that Anurag Thakur ji, if he has uttered some unparliamentary words, so I think so there is a rule you can give in writing, and then the Speaker will look into it. Sir, we already given in writing. Okay, sir. Then, Sir, the two people's names, the entire country know that their name has been taken by anybody in this House, entire opposition will jump. Two big business people's names. That has been expunged yesterday. That has been expunged because I only talking about the two people. Sir, Anurag Thakur ji, Parliamentary Affairs Minister. Sir, I'm coming to my point. Sir, Maybe you are not yesterday, but I'm in the name of Parliamentary Affairs Minister. Venuji, you have raised a question about deletion of a portion of speech from the proceedings. There is a rule and all know. And there, absolutely, I'm addressing to his question. Just wait. Sir, Just wait. विपक्ष के ओर से अगर हमारे कोई सदस्य ने बोलते समय कोई रूल का उल्लंघन किया है, वो नोटिस दे सकते हैं. आप यहाँ में अगर बात बोलेंगे और जो रूल का कदम जो उठाना चाहिए आप नहीं करेंगे, तो संदेश गलत जाएगा और ऐसा लगेगा कि चेयरमैन चेयर से स्पीकर साहब मन मर्जी कर रहे हैं. जबकि हमारे यहाँ से 115 में नोटिस दिया और उसके बाद स्पीकर साहब के जो कार्रवाई करने का उचित वो किया. लेकिन मैं वेणु जी आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ. आई एम ए बुद्धिस्ट, मैं एक बौद्ध हूँ और हम अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं. हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए. लेकिन मेरा अनुरोध है, मेरा अनुरोध है वेणु जी, मैं आपको सिर्फ नहीं, मैं नेता प्रतिपक्ष भी है, सारे कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, आप बार बार हिंदुओं का मजाक उड़ा के आपको क्या फायदा मिलेगा ये बताइए. हर भाषण में आप हिंदुओं का मजाक क्यों उड़ाते हैं? ये ठीक बात नहीं है. गौरव जी, केसी वेणुगोपाल जी एंड गौरव जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कुछ कहा, लेकिन आई विल एडवाइज टू केसी वेणुगोपाल जी कि अगर इफ यू इलेक्टेड या इफ यू जस्ट मेक पास एनी एक्सप्रेशन ऑन द चेयर, so that will be explained. So please, you should listen. Sir, this Anurag Thakur yesterday told about corruption. Sir, whatever now you want the to criticize to the government, you can. Whatever you want to criticize the government, you can criticize. Sir, I am talking about the incident. I am talking about the few incidents. Delhi airport roof collapse, Jabalpur airport roof collapse, canopy collapse in Rajkot airport, bad condition of Ayodhya new roads, leakage in Ram Mandir, cracks in Mumbai train harbour link roads, 3 new bridges falling down in Bihar 2023 and 24, Pragati Maidan tunnel submerging. Sir, all this entire construction during this NTA period had been collapsed. Sir, India is these people under these people rule. Every building is under the threat of collapse. Sir. Then already told about the electoral bond system. Are you dare to inquire about the electoral bond system? I am challenging Honorable Prime Minister. You are talking about the corruption. How much money you have made? But what is the practice, sir? The people who are not donating the funds to BJP, then suddenly IT will come, IT will raid,
ED will come, ED will investigate. Then automatically electoral bond will come to the party BJP. Then nothing is there. With one of the biggest scam country ever seen was electoral bond scam. If you are not scared anything, why don't you put up an inquiry? You put up an inquiry of parliamentary committee. You are not ready. Actually, that is one of the biggest scam happened in this period, sir. Sir, President talked about the bullet train, sir, for comfortable journey. Okay, bullet train. But we need a bullet safety trains also, sir. So how much train accident happened this year? Last 10 years, as per Crime Record Bureau statistics, I am quoting only that statistics. About 2.6 lakh people have lost their lives in train accident in the last 10 years. Sir. The same railway minister who was controlled the last 5 years, 2.5, 6 lakhs. Yes, this is Crime Record Bureau. No. Yeah, last 10 years, that train accident, 2.6. You can verify, brother. You can tell. I am quoting this. I think so, K.C. Venugopal. Sir. You must correct yourself. Sir, my question is, I will authenticate. Sir, your question. He will authenticate. वो उन्होंने कहा है कि मैं इसको authenticate करूंगा. अनुराग जी, हक बनता है. Sir. What is that, sir? Is my sir, I'm not yielding, sir. नहीं, उन्होंने खड़े होकर कहा, उनका नाम आपने लिया था, तो वो कुछ कहना चाहते. Sir, how much train accident happened in this last 10 years? Yes, sir. You have mentioned his name, that's why he is. Sir, what action has been taken by this government to control the train accident? The government will reply. Certainly you can. That's what I am asking, sir. I am asking not about you. I am asking to government only. Sir, how much train accident happened? There is no train safety at all. Passenger safety is a low priority for this government. Sir. Just. Sir. Why you are standing now? Listen. Sir. He has. Sir. अनुराग जी, इनकी स्पीच के बाद आपको दे. Sir. प्लीज आप बैठ जाएं. आपको you will get opportunity after his speech. Let us see. कांग्रेस पार्टी का टाइम कैसे जा रहा है? Let us see should finish. Sir, my point. The President has just mentioned about the feasibility studies for bullet train in the country. Speaker, sir, first of all, we need to bulletproof safety for these trains. At least you should ensure that before going for any big plant. Sir, unemployment situation in this country, here it is debated. First of all, in 2014, Modi ji promised that 2 crore jobs per year. 10 years already over. How much job will you provide? How much job you provided? Due to demonetization and bad GST, lot many people lost their job, present job. That was the result. That is why entire youth was against you in this election. Therefore, unemployment situation in the country is very much 8.1% in April 2024, from 7% in March 2024 to April. Kindly conclude. Yes, sir, I'm only 1 or 2 points. Already you have one or two points. More than 20 minutes. Sir. You have been allotted for 50. I'm going to conclude, sir. Sir, I'm coming to another area, sir, relating to a biggest issue. Sir. You try to conclude. Sir, yes, sir. Sir, our fisherman life is in a very great distress. Like
our Adivasis in forest, fishermen owns the sea, entire coast. Due to the CRZ norms, the poor fisherman is not in a position to construct the dwelling houses, and they are not in a position to do their fishing activities. There are so many times different members of parliament raised this issue. So far, nothing is happening. That poor fisherman at least needs some justice, sir, from this government. There is a need of substantial change in CRZ norms, providing fishermen for making their home, sir. Sir, finally, sir, without the government is not interested to talk about Manipur. They thought that Manipur is not part of the country. One of the best state of our country, one of the beautiful state of our country with cultural heritage and very, very interesting and intelligent people living in the state. But what happened to Manipur, everybody knows that. At least, sir, that entire episode of Manipur is a result of this government's activities. Thank you. Please kindly. Sir, I am concluding my speech by quoting Father of Nation Mahatma Gandhi. And I must also say that the world listened to him even before the Modi films, sir. Gandhi films, sir. This is the biggest surprise for us. When I was childhood, studying in first standard, I heard about Mahatma Gandhi. Every Indians, every people who living abroad also heard about Mahatma Gandhi. Our Prime Minister is telling, we know about Mahatma Gandhi only after the Modi film, Gandhi film. Sorry, sir. Sir, Gandhi, I am trying to quote, no perfect democracy is possible. It's a quote. Without a perfect non-violence at the back of it. We believe in Gandhi philosophy of non-violence. Yesterday also, you ransacked, you attacked our Ahmedabad party office, PCC office, attacked by BJP. With Gandhiji, Rahulji yesterday told the same thing. Please believe in Gandhiji's non-violence. Thank you very much, sir. I am concluding. श्री अनुराग ठाकुर जी. धन्यवाद सभापति जी. महात्मा गांधी जी के नाम पे कोई इतना झूठ बोल के चला जाए और ऐसी हालत इनकी हो गई. मुझे आप अपने को केवल कन्फाइंड रखिए. सर, कल से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया. उन्होंने आपका नाम लिया था और आपसे कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं. आपको कहा था आप झूठ बोल रहे हैं. उस पे अपना जवाब, आपकी स्पीच नहीं है, आप उसका जवाब दे दें जो आपका नाम लिया था और आपसे कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं. माननीय सभापति जी, टैगोर, मिस्टर टैगोर, he has mentioned his name, that's why I have given my. माननीय सभापति जी, मिस्टर हुडा, I have given my. नहीं सभापति जी, मुझे मिस्टर, हाँ मिल जाएगा. Certainly. सर, मेरे खड़े होने से इनको इतना दर्द क्यों होता है? क्या मेरा एक सदस्य होने का इतना हक भी नहीं कि मेरा नाम लें, आरोप लगाएं? मेरा इतना ही माननीय सभापति जी कहना है. कल अगर मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया अपना पक्ष रखने का, अपनी पार्टी का पक्ष रखने का, अगर उसमें एक भी बात असत्य हो, जो मैंने कहा कि इमरजेंसी आपने लगाई थी, लोकतंत्र का चीरहरण आपने किया था, अगर आपको लगता है झूठ है तो आप इस पे बोलिए. मैंने कहा था. थैंक यू. हो गया. नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. प्लीज. श्री दिलीप सेकिया जी, प्लीज. श्री दिलीप सेकिया जी. No. Mr. K.C. Venugopal, especially he has mentioned कि in speech Anurag Thakur, whatever he has tell a lie. So that's why I have given opportunity to explain him. Shri Dilip Sekia ji. Please. सभापति महोदय,
महामान्य राष्ट्रपति महोदय की अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रहा है, इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दरंग उदालगुड़ी, वो दरंग उदालगुड़ी के सभी हमारे जो वोटर्स है, आज इस सदन के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, कल सुबह से मैंने धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी आदरणीय सांसदों का वक्तव्य सुना, विशेष करके एलओपी राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुना। आज सुबह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सुना, अभी वेणुगोपाल जी को सुन रहा था। ये लोग जो आरोप लगाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार संविधान को खतरे में डाल रहा है, देश के कानून व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, मैं उनको यह दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं पहले तो राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनसे विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों से 3 कारणों के लिए वो क्षमा याचना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। पहला कारण है, काल जो उन्होंने उनका उद्बोधन में जो विषय बताया है, जो प्राचीन भारत के सभ्यता संस्कृति को उन्होंने जो अपमानित किया है, हिंदुत्व, हिंदू और सनातन को जिस प्रकार ने उन्होंने समालोचना की है, ये हिंदू है तो भारत में, ये भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू का मेजॉरिटी है तो भारतवर्ष आज इस गणतंत्र के इस बड़े, सबसे बड़े जो गणतंत्र है इस विश्व में, इस गणतंत्र को जो मूलभूत विचार है उसको आगे बढ़ा करके ले जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ना हिंदू है, ना कुछ अलग धर्म का है, ये जनता, देश का जनता उनको सवाल करते हैं, उसका ओरिजिन क्या है वो भूल जाते हैं। ये सनातन संस्कृति, ये भारत के ये जो विरासत है, ये भारत का विरासत ही विश्व में हमारे पहचान है। दूसरा कारण से मैं राहुल गांधी जी को माफी मांगने के लिए डिमांड करता हूं। 1975 25 जून, जिस दिन राहुल गांधी जी के दादी तदानीन्तन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने देश भर में संविधान को कुचलने का काम किया था, गणतंत्र को खत्म करने का काम किया था, लेकिन ये लोग हिस्ट्री अध्ययन नहीं करते हैं तो भी उस छुपाने का कोशिश करते हैं। लेकिन देश के जनता वो भूले नहीं है, 1975 25 जून का दिन नहीं भूला है। इसके कारण राहुल गांधी और कांग्रेस देश से माफी मांगना चाहिए। 1975 ने हमने जो किया था वो गलत किया था, संविधान को खत्म करने वाला काम किया था। आज हमको हंसी आता है। देख सभापति जी, देश के लोग आज शिक्षित है, जागरूक है। देश के लोग, इनके जो हाथी के दांत जिस तरफ होते हैं, एक दिखाने वाला दांत होता है, एक खाने वाला दांत होता है। ये दिखाने वाला दांत दिखाता है, संविधान ऐसा दिखाता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं,
अगर आपको संविधान दिखाना है तो 1975 का 25 जून का 3922 नंबर ऑर्डिनेंस वो लेकर के घूमे, देश को दिखाए, जनता को, जो हमने 1975 25 जून को क्या किया था गणतंत्र के साथ, संविधान के साथ। तीसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही गणतंत्र नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थे। जब सरदार पटेल जी को कांग्रेस स्टेट कमेटी ने उनको प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लगाई थी, तब सरदार पटेल को मेजॉरिटी समर्थन आने के बाद भी सरदार पटेल को छोड़ करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उसके लिए भी राहुल गांधी सदन से और देश से माफी मांगना चाहिए। सभापति महोदय, ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, आरएसएस विरोधी, बीजेपी विरोधी और हिंदुस्तान का विरोध करना इनका एक हमेशा एक आदत बन गया है। वो नहीं चाहते हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान देश के तीसरी नंबर अर्थनीति बने, हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बने। वो नहीं चाहते, उसको हजम नहीं होता है। उनका भाषा भी पाकिस्तान के जैसे कोई लोग बोलता है, इसी लाइन का ही उनका भाषा होता है। सभापति महोदय, आज हम बहुत दुख के साथ यहां खड़ा हो। इलेक्टोरल सक्सेस, राजनीति में, चुनाव में हार जीत होता है। 400 पार हम लोग नहीं हुआ। हम लोग जितना दुखी है, ऐसा लगता है उनका व्यवहार से वो लोग ज्यादा दुखी है। अध्यक्ष सभापति महोदय, वो लोग ज्यादा दुखी हो गया, हम लोग 400 पार नहीं हुआ। तो पिछले 3 चुनाव का 2009, 2014, 2019 में कांग्रेस को जितना सीट मिला, टोटल आज भाजपा को अकेले 240 मिला। तीनों का जोगफल किया जाए उससे भी कांग्रेस कम होता है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनिए, कांग्रेस वाले और कांग्रेस के सपोर्ट में जो इंडिया अलायंस में जो लोग आज बैठे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जी को एक उंगली दिखाता है, प्रधानमंत्री जी को उंगली दिखाता है, वो भूल जाता है उनके लिए सर अंगुली उनको दिखा रहे हैं, सर अंगुल उनको दिखा रहा है, सर अंगुल। भ्रष्टाचार का अगर कोई जननी है तो कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार को पनपने दिया है इस देश में, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। 1959 में अध्यक्ष सभापति महोदय, इस देश में भ्रष्टाचार का, सरकारी भ्रष्टाचार का शुरुआत किसी के जमाने में शुरू हुआ तो पंडित नेहरू जी के कार्यकाल में जीप केलेंकरी के साथ 1959 में इस देश में भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार का वो सिलसिला शुरू किया है। जवाब दो कांग्रेस, जवाब दो। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं, सदन के सभी मेरे साथी जानते हैं, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक सिक्का का दो पहलू होता है। एक साइड में अगर कांग्रेस का हाथ रहेगा, कांग्रेस का हाथ हमेशा दलालों के साथ में रहता है, हमेशा कमीशन खोरों के साथ में रहता है, हमेशा कांग्रेस का हाथ देश के कृपया समाप्त करें। गरीब के साथ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैडन स्पीच से मेरा दूसरी बार मैं सुन के आया हूँ, थोड़ा समय हमको बोलना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट से सुनिए, बैठो, सुनिए, आप बैठो, बैठो। देखो इतना देखो शौक, देखो 3 चुनाव में 240 का आंकड़ा आप लोग नहीं पहुंचा, इतना आवाज में मत बोलो। आप दिलीप सेकिया जी, आप इधर सुनिए, आप चेयर की तरफ जी अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, आप उनकी तरफ मत सुनिए। मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। राहुल गांधी जी तो
उनका दादाजी ने 1962 में, आज मणिपुर का बात के लेकर के उन लोग विषय उठाते हैं, बहुत अच्छा है। इतना सोलिडारिटी मणिपुर के साथ दिखाते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट को इनके जमाने में सब कुछ मिल गया था। कुछ नहीं मिला था सभापति महोदय। नॉर्थ ईस्ट को 55 साल में अगर किसी ने मॉडर्ली एटीट्यूड किसी पार्टी ने दिखाया है, ये कांग्रेस पार्टी है सभापति महोदय। 1962 इंडो चाइना वॉर। अब कृपया समाप्त करें, समय आपका हो गया। थोड़ा 2 मिनट हमको दीजिए। समाप्त करें, समाप्त। एक मिनट, अध्यक्ष सभापति महोदय, एक मिनट। माई हार्ट गोज टू द पीपुल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। किसने बोला था? राहुल गांधी जी के दादाजी बोला था, इस सदन में नहीं, आकाशवाणी में बोला था, आकाशवाणी में बोला था। आज मणिपुर के हिंसा के लिए, मणिपुर के परिस्थिति को संभालने के लिए हम लोग संभाल रहे हैं। लेकिन 1979 से 1985 तक जब इमिग्रेशन एक्सपाल्सन के लिए, विदेशी बहिष्कार के लिए जब आंदोलन असम में हुआ था, 855 असम के जवानों को शहीद करने का, मारने का काम किसने किया था सभापति महोदय? यही कांग्रेस पार्टी, यही गौरव गोगोई जी यहाँ बैठा हुआ है। आप समाप्त करें सभापति महोदय, थोड़ा 2 मिनट हमको दीजिए। समाप्त करें सभापति महोदय, 2 मिनट हमको दीजिए। आपका समय हो गया। हम नॉर्थ ईस्ट से है, हम नॉर्थ ईस्ट से है। आप चुप रहे। में से हम एक बोल रहा है। एक मिनट, सभापति महोदय प्लीज कंक्लूड। नॉर्थ ईस्ट में जोड़ने को काम, कम्युनिकेशन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, कनेक्टिविटी से लेकर के, अगर किसी सरकार ने जोड़ने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जोड़ने का काम किया है। रेल नेटवर्क से, एयर नेटवर्क से, रोड नेटवर्क से, इंटरनेट से, अगर किसी ने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा है, नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने काफी पुण्य का भी काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने काफी पुण्य का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब लोगों को अन्न दान किया है, देश के गरीब लोगों को जल दान किया है, देश के गरीब लोगों को उनका घर जो है हाउस, उसको दान किया है। कृपया समाप्त करें। अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी और किया है। कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट का सफाया किया है, ये भी अच्छा काम किया है। धन्यवाद। मैं फिर से सभापति महोदय, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट, आज अखिलेश यादव जी अभी फैजाबाद आप अपनी बात मैं अपना बोल रहा हूँ। फैजाबाद के एमपी साहब बैठ रहा है, आप अपनी बात मैं बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव जी, आपके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जो निहत्थे सेवकों के ऊपर जो गोली चलाए थे, वो भी हिंदू समाज कभी नहीं भूलेगा। उतारी भातृत्व को मैं स्मरण करता हूँ। श्रीमती हरसिमरत कौर। शुक्रिया सर। सर माइक चलाइए। श्रीमती हरसिमरत कौर। शुक्रिया सर। सर इस हाउस में खड़े होके मेरे जैसे जो ना पक्ष के साथ है और ना विपक्ष के साथ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये 300 पार का नारा देके 400 पार का नारा देके 330 से 240 में आ गए हैं। ईडीआई सीबीआई यूज करने के बाद भी तब भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, और ये 50 से जो 99 में चले गए, ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो इन दोनों का ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, हम तो जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। सर मुझे ये इन राजनीति जो इस बारी हुई है, शायद देश ने कभी देखी नहीं। जितनी माइग्रेशन हुई है, यहाँ से वहाँ, दल बदल दो, हल्का बदल दो, पार्टी बदल दो, कुछ पता ही नहीं लग रहा। कल यहाँ पे बैठा तो आज वहाँ पे बैठा है। हमारे राज्य में सर जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी मेन, अब वो दोनों ही इकट्ठे हो गए। तो अब ऑपोजिशन का, ये राहुल जी कल कह रहे थे कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे कि आप आम आदमी के भी आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, क्योंकि पंजाब में कुछ बोलते हैं, बाकी देश में कुछ और बोलते हैं। और सर जहां तो इनकी बात है, तो इनके बारे में तो क्या कहूँ।
सो मैं ज्यादा अपना समय इन पे बर्बाद नहीं करना चाहूंगी। सर मैं आपके माध्यम से, क्योंकि समय कम होता है, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने राज्य के मुद्दों पे आना चाहूंगी। आज मैं आपसे आपके राही आग्रह करती हूँ राष्ट्रपति जी को कि सरकार को बोलिए कि पंजाब एक किसानी सूबा है। इस किसान दे उत्ते बहुत वड्डे वड्डे संकट ने। आज किसानां ने, नौजवानां ने ते माइनॉरिटीज तिन्ना ने इन्हां नूं रिजेक्ट कीता है, जिहदे करके इन्हां दे नंबर घटे ने, क्योंकि इन्हां ने 800 किसान शहीद कराते पंजाब दी बरूहा च ते उन्हां नूं चकिया यूपी दे इलैक्शनां तो पहले आ कह के कि तुहाडा MSP लीगल गारंटी की जाऊगी ते तुहाडियां मंगां मनिया जाणगियां, लेकिन ना तो उन्हां दी मंगां पूरी कीतियां ते जद वो किसान 2024 च एक बार फिर दिल्ली आके धरना लाना चाहते सी, तुहानूं हैरानी होगी उन्हां नूं पंजाब दे बॉर्डरां च रोक के किस तरह हरियाणे की सरकार ते पुलिस ने जिहो जी तशद्दद की, उन्हां दे उत्ते अथरू गैस गोलियां दी बौछार करके किन्ने किसानां नूं घायल करता, ट्रैक्टर उन्हां दे पन्नते, नौजवान मुंडा शुभदीप मेरे हलके दा ओनू शहीद कर दिता ते साडा मुख मंत्री मूंह च ताले ला के बैठा रहा। सो मैं तुहानू बेनती करदी हां कि किसानी इशूज़ नूं इन्हां नूं सॉर्ट आउट किया जाए। सरकार उन्हां नूं वखवादी, आतंकवादी, तशद्दद करना बंद करे ते जिहड़े वादे कीते ने उन्हां वादियां नूं पूरा करे। मैं एक होर भी बेनती करांगी कि पंजाब दा अटारी वाघा बॉर्डर ते हुसैनीवाला बॉर्डर खोलिया जाए ताकि साडे बॉर्डर तो ट्रेड हो सके, ताकि साडी किसानी जिहड़ी संकट च, इंडस्ट्री जिहड़ी संकट च, नौजवान जिहड़ा बेरोजगार है, इस बॉर्डर जे तुहाडे गुजरात के बॉर्डर च सी रूट तो जे हो सकता है ट्रेड, तो फिर पंजाब दे लैंड राइट तो क्यों नहीं हो सकता। मेरी एक डिमांड है कि इंडस्ट्रीयल रूट, ट्रेड रूट बॉर्डर तक खोलिया जा ताकि साडा उथों ट्रेड हो सके। सर दूजी गल, जिथे किसानी संकट च पंजाब च नौजवान बहुत बड़े संकट च, क्योंकि पंजाब च अज ड्रग एपिडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक कर ली है पंजाब का, तो इन्ना नशा पंजाब च वध गया है। इन्होंने कांग्रेस यानी धार्मिक ग्रंथ की सौ खाधी सी कि 4 हफ्ते से नशे खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या 10 दिन च, लेकिन खत्म तक की किया कि रोज नौजवान मर रहे हैं। हुण तो पुलिस के मुलाजम भी मरन लग गए हैं, इन्ना ज्यादा ड्रग्स है। ते इस ड्रग्स करके अद्धा पंजाब BSF के हवाले हमारे मुख्यमंत्री ने करता, लेकिन हर रोज हर महीने कई 100 ड्रोन हर रात नशे ते गोलियां लैके, आर्म्स ते एम्यूनेशन लैके, नशे लैके बॉर्डर तो पार करते हैं ते पंजाब च तबाही फैला रहे हैं। इस सरकार नूं भी पुछ दिया कि इनू रोकन वास्ते तुसी की कदम चक रहे हो। उन्हां दे ऑफिशियल्स आप कहंदे ने एक ड्रोन फड़िया जांदा है ते 5 अपना कार्गो छड़ के जांदे ने। सो पंजाब च नशे फैलाई जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। गैंगस्टरां दा राज, नशिया दा राज ते लोकी बेहाल है, जिहदे करके साडा नौजवान पंजाब छड़ के विदेशां वल भज रहा है। मैं अज तुहाडे राही सरकार नूं आ भी बेनती करदी हां, जिवें बादल साहब वाजपेयी जी तो पंजाब वास्ते बठिंडा रिफाइनरी लैके आई सी, कोई इंडस्ट्रीयल पैकेज पंजाब नूं दिता जाए, खास करके बॉर्डर के इलाके च ते इंडस्ट्री नूं, क्योंकि साडे नाल दे सूबियां विच हिमाचल होए, जम्मू कश्मीर होए, उन्हां नूं टैक्स इंसेंटिव्स मिलदे, जिहदे करके साडी इंडस्ट्री भज रही है। सो पंजाब नूं जरूर इह सरकार दे, जे बॉर्डर स्टेट पीसफुल होगा तां ही तुहाडा देश पीसफुल हो सकदा है। तीजी गल मैं बेनती करदी हां सरकार नूं कि माइनॉरिटीज ते रिलीजन, साडे रिलीजियस अफेयर्स च तुसी अपनी दखल अंदाजी बंद करो। जब देखो कदे आ कहंदे ने कि असी उन्हें राहुल गांधी जी लिख के दे रहे सी, दरबार साहब गया, कदे वो कहंदे ने कि असी 550 साल मनाया। जब तुसी पीठ थपथपानी है तो बड़े सिखां दी गल करदे हो, लेकिन अज सिखां दे नाल हो की रहा है? जे इन्हां ने साडे टैंका तोपा दे नाल धार्मिक स्थानां नूं ढेर ढेरी कीता, इन्हां ने सिखां दे कतलेआम कीते, ते अज तुसी की कर रहे हो? साडे धार्मिक स्थानां विच उत्ते तुसी कब्जे कर रहे हो। साडे हरियाणा कमेटी ने तोड़ के कब्जा कर लिया, दिल्ली कमेटी के उत्ते कब्जा कर लिया, नंदेड़ साहब के उत्ते बोर्ड च तुसी आपदे सरकारी बंदे बिठाते ते 550 साल की गल कर दो। 2019 च 550 साल गुरु नानक साहब जी के अवतार दिहाड़े च तुसी क्या सी साडे बंदी सिख रिहा करोगे? 4 साल हो गए अज तक तुसी क्यों रिहा नहीं किया? यू टर्न क्यों मारिया? पहले नोटिफिकेशन कढ़ी, फिर कहता अदालत च कि दे आर अ थ्रेट टू सोसाइटी, ते हुण नवे रूल्स से कहंदे हो पहले माफी मंगन। तुहानू अब कोई स्टैंड हैगा कि नहीं हैगा? ते एक कानून सिर्फ सिखा वास्ते,
ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਜਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਜਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਕਾਰ ਹਟਾਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਫੋਰਸਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਆਦਮੀ ਹੋਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਕਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਮ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੂਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। 40,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ 2% ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਕਡੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, UAPA ਲਗਾ ਕੇ, NSA ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ समाप्त करें। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। सो मैनू इस गल का दुख है। सभी अब कृपया समाप्त कर ले, आपको काफी काइंडली कंक्लूड। हरसिमरत प्लीज काइंडली कंक्लूड। सभी माननीय सदस्यों के लिए एक सूचना है कि जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण देना चाहते हो वो कृपया सदन पटल पे अपना लिखित भाषण रख सकते हैं। धन्यवाद। श्री अजय भट्ट जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे जो श्री अनुराग ठाकुर जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसमें बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और अध्यक्ष महोदय को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनका दूसरा कार्यकाल बहुत ही बेहतर और पिछले कार्यकाल से भी बेहतर होने वाला है। उनकी छत्र छाया में पक्ष विपक्ष और देश की प्रगति की बात को बहुत अच्छे तरीके से पहले भी ले गए हैं, आगे भी हम ले जाने वाले हैं। मैं भारत की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार देश को दी है। मैं उत्तराखंड की जनता एवं नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता का भी विशेष आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे दूसरी बार इस सदन में सेवा करने के लिए भेजा है।
मान्यवर, लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष होता है। विपक्ष का काम आई ओपनर का होता है और जो सत्ता में है वो कहीं अगर ऐसी बात होती है तो हम लोग उसको संशोधन करते हैं। कभी कोई यहां बैठता है, कभी कोई वहां बैठता है। लेकिन मान्यवर, अगर एक टायर भी पंचर होता है तो फिर लोकतंत्र की गाड़ी डगमगाती है। क्या जमाने होते थे हंसी ठिठोली के। हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने को भी सुना है, सुषमा स्वराज जी को भी सुना है। 71 में अटल जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देश रहेगा तो हम तब रहेंगे, चुनाव तो 10-15 दिन में हो जाएगा, मर्यादा में रहते हुए हम एक दूसरे के ऊपर जो भी छीटाकशी करेंगे वो कर लेंगे लोकतंत्र की परिधि में। लेकिन यहां तो आज हद हो गई है, हद। पत्नी भी विपक्ष में हो सकती है, पति दूसरे दल में हो सकते हैं, भाई भाई दूसरे दल में है, बेटा और पिता भी अलग अलग दलों में होते हैं। लेकिन मान्यवर, मर्यादाएं कभी नहीं टूटती हैं, मर्यादा अपनी जगह रहती है। मान्यवर, यहां मैं देख रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष, आज नहीं मुझे भी 5 साल पहले देखते हुए हुआ है कि मर्यादाएं तहस नहस। अरे हम उस देश के हैं जहां राम है, शिव है, हमारी मर्यादाओं के लिए वनवास चले गए, पिता की आज्ञा मानी। यहां तो बात ही नहीं होती। किस तरह से बोलते हम। मैं एक वीडियो देख रहा था, ये नरेंद्र मोदी अब देखेगा, नहीं जीतेगा। क्या है भाई, पिता के तुल्य होंगे, भाई के तुल्य होंगे, बड़े भाई के तुल्य होंगे, ये कोई बोलने का तरीका है? आप खूब बोलिए सरकार के खिलाफ, ये छूट है हर एक को, लेकिन मर्यादा, लैंग्वेज ठीक सी हो। अब कल ही देखिए मान्यवर, कितना अच्छा चल रहा था, हम संविधान बचाते हैं, हम संविधान बचाते हैं। ठीक है, संविधान बचाया तो 1975 भी तो याद होगा, जून को नाखून उखाड़ दिए, विपक्षी दलों को गिरफ्तार कर दिया, भूखों मार दिया, लोगों की आंतें सूज गई, कई लोग सालों सालों तक बीमार रहे, अंततः तो वो संसार छोड़ के चले गए। ये संविधान बचाया आपने, और आज आप कौन सा संविधान बचा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप किसको खुश करना चाहते हैं हिंदुओं को गाली देके? ये तो साफ होना चाहिए, आखिर क्या बात है, हिंदुओं से नफरत क्या है? मान्यवर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या हिंदू हिंसक हैं? कहीं किसी पर झपटे हैं? वसुधैव कुटुंबकम किसने दिया है? कौन कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम? मान्यवर, ये हमारा है, हमारे सनातनी का अपना स्लोगन है, और हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमने कहा है मान्यवर, हमारे लोगों ने कहा है। आज तो अब इसको G20 में पूरे विश्व ने ले लिया है, सबने अपना लिया है। आखिर हम कहां जा रहे हैं? हमको विदेशों में सभी जगह मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? हम अपने माता पिता, बड़े भाई, अपने बहनों से बोलना तक ठीक से नहीं करते हैं। नेता सदन पवित्र एक ओहदा है, नेता प्रतिपक्ष भी पवित्र ओहदा है, दोनों मिलकर लोकतंत्र की गाड़ी को ले जाते हैं। नेता सदन जब कोई बात कहते हैं, किस तरह से उन पर आरोप लगाए जाते हैं, तू तड़ाक गरियाया जाता है, क्या नहीं कहा गया, खूनी से लेकर क्या क्या नहीं आरोप लगाए गए। वो तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, कभी भी अपनी वाणी से कहीं पर अपना वाणी संयम नहीं खोया, सब चीज देखते हैं। मान्यवर, फिर आप देखिए, क्या हिंदू हृदय सम्राट पूज्य शिवाजी महाराज हिंसक थे? क्या हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी हिंसक थे? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हिंसक थी? क्या सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी हिंसक थे? ये सब सनातनी भी थे, कहां हिंसक थे मान्यवर? किस तरह की बात नेता प्रतिपक्ष जी ने कल कही। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप किसको खुश करना चाहते हैं मान्यवर? क्या भगवान राम हिंसक थे? क्या भगवान शिव हिंसक थे? क्या भगवान विष्णु हिंसक थे? क्या नवदुर्गा माता हिंसक थी? क्या भगवान कृष्ण हिंसक थे? ये जब समय, देश, काल, परिस्थिति पर
हर जगह देश को बचाने के लिए, समाज को बनाने के लिए, देशपाल परिस्थिति पर हमारे धर्म ग्रंथों में जो सबको बराबर सम्मान देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो कहा है। और इसी तरह से विप्र धेनु सुर संत हितो लीन मनुज अवतार, यह हमारी बात आई है। अत्याचारियों को, आतताइयों को जब जरूरत पड़ी है उनको सबक सिखाने के लिए देवताओं ने भी, किसी ने गांडीव उठाया, किसी ने अपनी तलवार उठाई, किसी ने त्रिशूल उठाया, सब उनको सबक सिखाया। किसके लिए? संत जनों के लिए, विप्र जनों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, समाज के अच्छे लोगों की रक्षा के लिए हमारे देवता, हमारे पूजनीय लोग सब आगे आए हैं। और हिंदुओं ने कभी तो कुछ किया ही नहीं। कहां अहिंसा करी, कहां हम विस्तारवादी हैं, कहां गाली गलौज करते हैं, कहीं पर भी हिंदू, कहीं पर अभी आपको कविता सुना दी अटल जी की, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, एक भी बता दे मट्ठी भी मारने के लिए कहीं गया हो हिंदू। हाँ, आन बान शान के लिए शिवाजी ने क्या किया, महाराणा प्रताप जी ने क्या किया, झांसी की रानी जी ने क्या किया, ये पूरी दुनिया जानती है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने क्या किया जब आताताई हो गए थे, अति हो गई थी। अतिशय रगड़ करे जब कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। मान्यवर, किस तरह की बात कर रहे हैं आज फिर से हमारे देश में, आपने देखा, और सारा विश्व हमारे को देख रहा, पक्ष और विपक्ष। और विपक्ष किस तरह से हमारे नेता हमारे ऊपर अंगुली उठाते हैं, आपस में लड़ाते हैं। और क्या जा रहा होगा पूरे विश्व में संदेश। हमने उन लोगों का साथ दिया मान्यवर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। उनके वहां जाके पीठ थपथपाई है हमारे विपक्ष के साथियों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष उसमें खुद खड़े हुए थे उस समय। ये कोई तरीका है मान्यवर? आखिर कैसे हम लोग एक बनेंगे, कैसे हम आगे जाएंगे? गाली गलौज देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को विदेश में दी, एक बंधु कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के अंदर गए। अरे ये हमारी बहुत बड़ी डिग्निटी, बहुत बड़ा पवित्र पद होता है, चाहे किसी पार्टी, किसी दल का हो। हम विदेश में जाके कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं। पूजनीय है, हमारे देश की साख खराब होती है। और आज विदेश में जब जाते हैं, हम कोई पार्टी की हैसियत से नहीं जाते हैं, हम जाते हैं भारत के नागरिक की हैसियत से। जब पूछते हैं वेयर फ्रॉम यू, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ, मोदी जी का कंट्री का है, वेलकम वेलकम वेलकम। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सबका वेलकम होता है। आखिर कहां जा रहे हैं हम? मान्यवर देखिए, गलवान में पड़ोसी को ऐसा सबक सिखाया जिससे दुनिया हिल गई। और आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके अंदर तक घुस गए, दुनिया हिल गई। लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों ने वही सवाल उठाए, वही प्रश्न पूछे कि जो पाकिस्तान ने पूछे थे। आखिर हम क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा अभिनंदन को तुरंत भारत भेज दिया। पहली बार हुआ कि 24 घंटे के अंदर अभिनंदन को भेजना पड़ा भारत में। ये एक देखने की बात है कि कहां हम जा रहे, क्या हमारे वहां हो रहा है। हमारा विपक्ष में खुलेआम कहना चाहता हूं, अगर अमर्यादित भाषा हो तो मानिए और निकाल दीजिए। बचकाना है, ना समझदार है, बेवफा है। मैं खुलेआम आरोप लगाना चाहता हूं विपक्ष पर। बात करने का तरीका नहीं है। आप मणिपुर की बात करते हैं, किसकी देन है? मैं नहीं बोलूंगा उस पर कुछ भी, क्योंकि बहुत कुछ पहले बोल दिया गया है। हिट एंड रन, हिट एंड रन, ये कांग्रेस का, विपक्ष का अपना एक तकिया कलाम है। मारो और भागो। पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया था जब मणिपुर की बात इसी सदन में हुई थी। मैं पहले सदन में भी था, सब भाग गए। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुन के जाएं, भाग के न जाएं, तब पोल खुलेगी, तब अच्छा पता लग जाएगा सब लोगों को। समाप्त करें मान्यवर, मैं खत्म करता हूं। हम लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। अभी इन्होंने कहा है कि हमको बताया कि जाति, धर्म, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। हम फैलाते हैं, आप फैलाते हैं। कोरोना के दौर में जो 3-3 वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, किसी देशवासी से जाति, धर्म, वर्ग पूछा गया? 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 5 साल तक और देंगे, क्या जाति, धर्म, वर्ग पूछा जा रहा है? आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का इलाज जो किया जा रहा है, क्या जाति, धर्म, वर्ग पूछा गया? मुफ्त आवास जो दिए गए हैं, क्या जाति, धर्म, वर्ग पूछा गया?
मान्यवर ये सब एक कहने की बात है, हम लोगों ने कहीं पर भी कभी देखा ही नहीं। सबको बराबरी का समान दर्जा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। चंद्रयान में हम पहुंच गए, आदित्य एल आज हमारा चित्र ले रहा है। राम मंदिर में कैकेयी माता के वरदान पर मात्र 14 साल का आपको पता है कि वनवास दिया था। हमारे विपक्ष और कांग्रेस ने तो 500 साल तक भगवान राम को वनवास दिया, और जब मोदी जी आए तब वनवास खत्म हुआ। आज वो गद्दी पर बैठे हैं। कौन सी ऐसी चीज है मान्यवर कि जो मान्यवर आपका समय नहीं, हम आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। एक मिनट और कहेंगे। एक मिनट और देता हूं मान्यवर, शुरुआती हो रही है अभी। मान्यवर आपके दल मॉर्गन स्टैनली ने अर्थव्यवस्था में हम आगे हैं, जल में थल में नभ में हम आगे हैं, विदेशी मुद्रा का भंडार भरा है, स्वदेशी मुद्रा का भंडार भरा है, हमारी पर कैपिटा इनकम हमारी आगे आ रही है। देश में 10 सालों में कायाकल्प हो गया है। ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। दुनिया के जाने माने अर्थज्ञ मॉर्गन स्टैनली ने 2004 से 10 की रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरती हुई है। आप सब जानते हैं मान्यवर, उन्होंने साफ साफ बोला है। लेकिन 2014 से 23 की ही रिपोर्ट आई उन्हीं की कि आज अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। भारत की बढ़ गई है, इतनी तेजी से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास अपना फाइटर हो गया है, हमने अपना विक्रांत बना दिया है, दुनिया हिल के रख गई है। और हम सब बातें आगे। ठीक महात्मा, धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समर्थन दिया, और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी तरफ से बधाई देता हूं। आपको समय दिया, समर्थन करता हूं। समर्थन आपको नहीं, समय तो थोड़ा अगर 1-2 मिनट और देते अच्छी बात आ जाती, लेकिन आपकी आज्ञा सिरोधारी है माननीय। श्री लालजी वर्मा जी। सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राष्ट्रपति के भाषण की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की महान जनता को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने एक अहंकार को तोड़कर एक मजबूर सरकार बनाने का काम किया। साथ ही साथ मैं अयोध्या मंडल की जनता का, महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिस महान जनता ने उस मंडल की 5 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने का काम किया। माननीय श्री राष्ट्रपति जी के द्वारा सरकार ने जो अपना बात रखी, चुनाव आयोग पर आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से सरकार को चुनाव आयोग पर आभार व्यक्त करना चाहिए, इसलिए कि अगर ये सरकार बनी है तो चुनाव आयोग के भेदभावपूर्ण कार्यों के कारण बनी है। मतदाता सूची का लालजी वर्मा जी, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, आप करें ये सरकार बनी है चुनाव आयोग के भेदभाव, ये कृपया चुनाव आयोग आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी आपने स्वयं कहा कि अयोध्या की 5 सीट हम जीत गए, तो आखिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता होगी। कृपया किसी का। हाँ, धन्यवाद। माननीय सभापति जी, अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता, मशीनरी का दुरुपयोग ना होता, जगह जगह खुलेआम धन और दारू का प्रयोग न हुआ होता, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 20 सीटें और इंडिया गठबंधन की आती। मान्यवर, आज माननीय मतदाताओं पे आप सवाल उठा रहे हैं। माननीय सभापति जी, आज निष्पक्ष नहीं हुआ। मान्यवर, जिस तरह से आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो वादा किया था 2014 में, उस वादे पर पूरी तरह से ये सरकार फेल हुई है। वादा था महंगाई को समाप्त करने का, वादा था बेरोजगारी को समाप्त करने का, लेकिन इस सरकार ने दिया क्या है? मान्यवर,
श्री प्रधानमंत्री जी की सरकार ने आम जनता के लिए महंगाई की गारंटी दिया, छात्रों के लिए पेपर लीक की गारंटी दिया, युवाओं के लिए बेरोजगारी की गारंटी दिया, यात्रियों के लिए हादसों की गारंटी दिया, किसानों के लिए कर्ज दार बनाने की गारंटी दिया, छोटे उद्योगों के लिए बर्बादी की गारंटी दिया और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात को आरक्षण मिला। बड़े संघर्षों के बाद मंडल आयोग के माध्यम से पिछड़ी जाति के लोगों को हिस्सेदारी मिली सरकारी नौकरियों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस आरक्षण पर डाका डालने का काम किया। विभिन्न वर्गों के आरक्षण का लाभ न मिलने पावे इसलिए निजीकरण करने का काम किया और जो नौकरियां बची भी हैं उस आरक्षण पर नॉट फाउंड सुटेबल की गारंटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लीगल गारंटी नहीं दिया। माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय लेकर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन उनकी बात से ये झलक रहा था कि उनको मंत्री ना बनाए जाने की चिंता सता रही थी और इसलिए बार बार पानी पीकर भी वो सरकार की तारीफ नहीं कर पा रहे थे। मान्यवर, आज जो आरक्षण है ओबीसी का पूरी तरह से विभिन्न संस्थाओं में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है। उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं। 34 विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर बनते हैं एक भी पीडीए के 1 या 2 हैं, बाकी एक भी नहीं है। इसी तरह से विभिन्न जिलों में चाहे जहां भी जो सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग होती है उसमें भी इन वर्गों की उपेक्षा की जाती है। मान्यवर, मैं आपके दृष्टांत में लाना चाहता हूं कि किस तरह से रिजर्वेशन के साथ अन्याय हो रहा है। ओबीसी श्रेणी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इनका कॉलेज है, एक ओबीसी श्रेणी के लिए बुलाए गए भर्तियों की संख्या 377 थी और उसमें मान्यवर जो क्वालिफाइड थे और 377 लोगों के इंटरव्यू के बाद कुल विज्ञापित पद अनरिजर्व्ड 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और ओबीसी का पद जो दिखाया गया 377 एलिजिबल थे और उसके बाद उसमें लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल, यानी 377 लोगों में से एक भी श्री राम कॉलेज में सुटेबल नहीं थे और उन्हीं विद्यालयों से पढ़े हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए पीएचडी नेट क्वालिफाइड लोगों में से एक भी सुटेबल नहीं पाया। माननीय सदस्य, आपकी मेडिन स्पीच है लेकिन 9 सदस्यों की आपकी पार्टी बस मान्यवर 1-2 मिनट में खत्म, 1-2 मिनट। मान्यवर, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पीजीआई, एसजीपीजीआई है, बड़ी अच्छी संस्था है। वहां भी इंटरव्यू हुआ। 48 पद एससी ओबीसी के लिए रिजर्व थे। उस 48 पदों में से माइक्रोबायोलॉजी का एक पद था, एक अनुसूचित जात के लिए रिजर्व थी। केजीएमयू से पढ़ी हुई एक लड़की गई इंटरव्यू देने और उसको 15 मेडल, गोल्ड मेडल मिला था केजीएमयू में और उसके पद को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया। वो उसके लिए भी एलिजिबल नहीं थी। मान्यवर, इसी तरह से न्यूरोलॉजी में 2 पद थे, एक अनरिजर्व था, एक रिजर्व था ओबीसी के लिए। वहीं से पास आउट दोनों छात्र थे। 2-2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर केजीएमयू में रहे। जो अनरिजर्व था उसका मेरिट नीचे थी, जो डीएम का प्रवेश परीक्षा थी उसमें वो जनरल सीट के लिए क्वालिफाइड हो गया
ओबीसी सीट के लिए नॉट फाउंड सुटेबल हो गया। इस तरह से मान्य, बस 1 मिनट के अंदर मैं खत्म कर रहा हूं, मैं अपनी मर्यादा को समझता हूं मान्यवर। इसी तरह से पूरे प्रदेश में, जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश में आज अनुसूचित जाति पिछड़ा के पदों के साथ जो उसमें एक्सपर्ट बनाए जाते हैं, 3 के 3 एक्सपर्ट वो सामान्य वर्ग के बना दिए जाते हैं, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। इस तरह से आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने मंत्रिमंडल का भी बनाने का काम किया, कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी के लोगों के साथ अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, बस कंक्लूड करा मैं, इस तरह से अन्याय हो रहा। मान्यवर, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, सरकार ने जो मंत्रिमंडल भी 30 लोगों का कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके साथ भी ये हिस्सेदारी हमें देने का काम नहीं कर रहे हैं। अब समाप्त आप इस तरह से पूरे प्रदेश में आज किसानों का जो समर्थन मूल्य है, कहा था किसान की आमदनी 2 गुना होगी, आमदनी तो दूनी नहीं होगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 गुना हो गया। माननीय वर्मा जी, मैं इन्हीं बातों के साथ मान्यवर, चूंकि आप बार बार टोक रहे हैं मान्यवर, मुझे टोकना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए लेकिन मैं खुद ही दल पहली मेरी स्पीच थी, लेकिन मैं अपने 1 घंटे का के समय सीमा में रहते है, हुए 10 सदस्य आपके नाम। ठीक है मान्यवर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज इस तरह से इस तरह का अन्याय हो रहा है, चाहे वो बुनकर हो, किसान हो, धन्यवाद, छात्र हो, धन्यवाद। मैं इसके लिए मैं श्री पीपी चौधरी जी, धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने विचार रखूंगा। सभापति महोदय, बहुत खुशी की बात है कि गुलामी से मुक्ति अगर हम देखते हैं तो पहली बार पिछले 10 सालों में हमें देखने को मिली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मैं प्रोफेशन मेरा वकालत का है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैंने 43 साल की अपने प्रोफेशन में जो पहले इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट होते थे, एक गुलामी की देन थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सजा देने का प्रावधान था। वो न्याय की बात नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून अपने हिसाब से बनाए थे। लंबे समय तक किसी ने यह साहस नहीं किया और पहली बार हम देखते हैं कि यह साहस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने किया। ये कानून 1 जुलाई से लागू हुए और पूरे देश में आम जनता में इस बात के लिए हर्ष है कि समय पे कार्रवाई होगी और जो हमें हमेशा देखते थे डिले हो रहा है न्याय में, वो न्याय में डिले नहीं होगा और ये कानून अब सजा के लिए न्याय के लिए हैं, दोनों पक्षों के न्याय के लिए हैं। पहले सिर्फ इनकी जो अप्रोच जो थी वो सजा की थी। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। और सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो पिछले 10 सालों में एक संकल्प रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, जो 10 सालों में मोदी जी का विजन रहा देश के लिए, अगर हम इसकी तुलना करें 10 सालों को, देश आजाद होने के सालों के बीच के पीरियड को, तो हम पाएंगे कि 10 सालों में जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, वो आकर करके मोदी जी के राज के दौरान 10 सालों में 5वें नंबर पे आई। और जिस हिसाब से जो ग्रोथ रेट चल रही है, उस हिसाब से अगले आने वाले कुछ ही वर्षों में हम तीसरी विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, 2021 से 2024 के बीच में 8% रफ्तार से विकास और ग्रोथ रेट हो रही है, जबकि समय अगर हम देखें वो सामान्य नहीं था। 100 सालों के दौरान में इतनी बड़ी कोविड जैसी आपदा नहीं थी और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी ही है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहीं भी किसी रूप में लड़खड़ा गई नहीं लड़खड़ाई। तो साफ जाहिर होता है कि आज पूरे विश्व में भारत का जो है वो 15% दुनिया की ग्रोथ में योगदान है। और ये इसके लिए हमारे यही कारण है कि आज भारत का मान और सम्मान सिर्फ पूरे विश्व में है और भारत
और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी को पूरे देश ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, क्योंकि उनकी लीडरशिप पे, उनकी गवर्नेंस पे आम जनता को विश्वास है। पिछले 10 सालों में जिस हिसाब से चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवा सशक्तिकरण हो, भिन्न भिन्न योजनाओं के द्वारा इनका सशक्तिकरण में हमेशा ध्यान रखा गया है। और यही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी योजना 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज पिछले कई सालों से ये व्यवस्था करना, ये विश्व में और कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में है, और बिना किसी भेदभाव के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे हम ग्रामीण विकास देखें, चाहे शहरी विकास देखें, ग्रामीण विकास में पिछले 10 सालों में करीब 3,80,000 किलोमीटर की सड़कें जो हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे एक्सप्रेसवेज की बात करें, चाहे रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो साफ जाहिर हो रहा है कि पिछले 10 सालों में विकास हुआ है। मैं किसानों के बारे में, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, तो ये पहली बार हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि के पिछले 10 सालों में करीब 3,20,000 करोड़ सीधे किसानों के खातों में गए। मैं मेरे विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगा, क्या कभी इस तरह की योजना किसानों के लिए कोई भी सरकार लेके आई? ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के हम देखें तो उससे द्वारा इतना पैसा जो लीकेज हो रहा था, वो लीकेज से बचा। एमएसपी में भी किसानों के लिए जो रिकॉर्ड वृद्धि करी गई, और सहकारिता जो कॉर्पोरेशन का एक अलग से मंत्रालय बना, और ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और पैक्स वगैरह को जो ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं, उनका भी बड़ा नेटवर्क जो है पूरे देश में बनेगा, तो किसानों को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। और श्री अन्न जो मोटे अनाज का जो है एक सुपर फूड के रूप में अब पूरे के पूरे एक फैशन हो गया। पूरे विश्व में जो पहले बाजरा कोई खरीदता नहीं था, इस तरह मोटा अनाज खरीदता नहीं था, आज मोटे अनाज खरीदने का बिल्कुल फैशन है। स्वास्थ्य के लिए हर एक लोग जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे हमारा एक्सपोर्ट निर्यात होगा, उससे किसानों को फायदा होगा। सभापति महोदय, अभी हाल ही चुनाव में हमने देखा किस तरह संचार क्रांति का, एक टेक्नोलॉजी का, चाहे इनसाइड इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, उसका दुरुपयोग किया गया। विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, समाज में दरारें डालने के लिए अफवाह फैलाई गई, झूठ फैलाया गया, जनता को गुमराह किया गया, भ्रम फैलाया गया, और मिस इन्फॉर्मेशन का सारा लेकर के किस तरह चुनाव में कि अगर बीजेपी अगर आ गई तो आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। एक तरह से एक जो झूठ फैलाया गया जनता में, आम जनता में, जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि इनके झूठ पे विश्वास नहीं किया और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार। कृपया झूठ को असत्य कह सकते हैं आप। झूठ इज नॉट पार्लियामेंट्री वर्ड्स। झूठ की जगह पे असत्य कहें। यस सर। तो इस तरह से ये बेरोक टोक नहीं चलने दिया जाएगा, और इसमें आने वाले समय में ये मानवता के विरुद्ध में बहुत गलत उपयोग हुआ है। और इनका मैं तो कहूंगा कि जिस हिसाब से कांग्रेस के साथी भी बैठे हैं, विपक्ष बैठे हैं, तो एक झूठ का जनरेटर के रूप में इन्होंने काम किया। सॉरी तो आप देखेंगे सर। और इसके अलावा कल अभी राहुल गांधी जी यहाँ पर बोले थे, तो मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने हिंदू समाज को एक हिंसकवादी कहना, एक नफरत करने वाला समाज कहना, ये पूरे हिंदू समाज जो है आज पूरे देश का इस बात के लिए बहुत नाराज हैं, और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, अग्निवीर के मामले में उन्होंने सही तथ्य, अग्निवीर के मामले में उन्होंने सही तथ्य पार्लियामेंट में नहीं रखे, जो कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने उसी समय इस बात को बताया। और जो अभी देखा हमने कि जब शपथ ले रहे थे सारे हमारे विपक्ष के साथी, भारत का संविधान लेकर रह रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया, संविधान को तार तार किया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी हम बात करते हैं कि इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन इमरजेंसी लगी क्यों, इस तथ्य में जाना जरूरी है।
इमरजेंसी इसलिए लगी कि 1971 में 352 सीटें कांग्रेस को मिलने के बाद इंदिरा गांधी जी का चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। जब कोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया था तो भारत के संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट लाया गया कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके लिए आंदोलन हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे समाजवादी एसपी के साथी भी बैठे हैं, डीएमके के बैठे हैं और आरजेडी के भी बैठे हैं। हमारे मुलायम सिंह जी, नेताजी मुलायम सिंह जी को स्वर्गीय, और हमारे लालू जी को, हमारे करुणानिधि जी को, इन्होंने सारों ने आवाज उठाई और आवाज उठा करके इन्होंने आंदोलन किए। लेकिन आज मुझे अचंभा हो रहा है इस बात का कि ये इंडिया अलायंस के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनकी विचारधारा जो है ये नहीं मिलती। जब हमारे राष्ट्रपति जी का, हमारे माननीय स्पीकर महोदय जी का जब हो रहा था भाषण और सबने, हमने उनको जब सम्मान देने के लिए खड़े हुए, तब जो उस समय स्थिति जो थी वो कांग्रेस की और आप लोगों की स्थिति ऐसा लग रहा था कि ये आपका जो मेल जोल है लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी विचारधारा जो है, मैं मानता हूं संविधान के प्रति आपकी विचारधारा है, चाहे हमारे एसपी की हो, चाहे आरजेडी की हो, चाहे डीएमके की हो, लेकिन कांग्रेस से मेल आपकी विचारधारा भारत के संविधान के लिए नहीं खाती है। तो इसीलिए ये जो ढोंग रचा गया, जिस हिसाब से भारत के संविधान को दिखा करके शपथ ली गई, आम जनता जब इमरजेंसी को याद करती तो उनको पता लगता है कि संविधान के सबसे बड़ा हमला जो है वो किसने किया है। और मैं बताना चाहूंगा, और संविधान जब इमरजेंसी लगी उसके दौरान आप याद करो किस तरह जुडिशरी पे कमिटेड जुडिशरी बनाने के लिए, जब गोलकनाथ के केस में, केशवानंद भारती के केस में, एडीएम जबलपुर के केस में, जब सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की पीठ ने यह निर्णय दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं किया जा सकता, आपने इमरजेंसी में बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया और सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ल्ड को इमरजेंसी के दौरान, जब सारे नेता, हमारे मुलायम जी भी, लालू जी भी और करुणानिधि जी भी, सारे और भी बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, सब बड़े बड़े देश के नेता जेल में थे, तब आपने भारत का संविधान बदला। जो ये संविधान की बात करते हैं, भारत का संविधान बदला, उसमें अमेंडमेंट किए और पार्लियामेंट का टेन्योर जो है 1 साल संविधान बदल करके 1 साल बढ़ाया। इससे ज्यादा पूरे भारत के इतिहास में संविधान पे हमला कोई हो नहीं सकता। जो लोग ये संविधान की बातें करते हैं, आम जनता अब ये समझते हैं, इनकी जो है ये इस तरह की जो कार्रवाई है वो आगे चलने वाली नहीं है। और यही नहीं कि जिस हिसाब से जो जजेज ने फैसला खिलाफ दिया, अगर उन्होंने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, उनको सुपरसीड किया गया, उनके जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, उनको रिजाइन भी करना पड़ा। तो कमिटेड जुडिशरी, आज तक भारत के इतिहास में जो जुडिशरी का गला इमरजेंसी के दौरान और इंदिरा गांधी के राज में घोंटा गया, कांग्रेस के द्वारा ये उनके पीरियड में हुआ, ये पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज आप देखें, हमारी जुडिशरी जो है एक बहुत बड़ा एक लोकतंत्र का भाग है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जुडिशरी उस समय कंप्लीटली कमिटेड थे। उन्हीं लोगों का प्रमोशन होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते थे, जो कि सरकार के साथ रहते हैं। और आप देखेंगे, आप बात करते हैं दलितों की, जब दलितों की बात करते हैं और अंबेडकर जी को आपने क्या ट्रीटमेंट दिया, जब ये तो मोदी जी ने उनको आगे लाने लगे तब आप दौड़ करके आने लगे। आपने 1946 में उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं बनने दिया और उनको जाकर करके बंगाल से, जो कि अभी बांग्लादेश में है, वहां से आना पड़ा। और उसके बाद में आपने 1952 में अंबेडकर जी को नेहरू जी ने जाकर के उनके खिलाफ प्रचार करा करके उनको 1952 में
बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी को हराया। क्योंकि और उसके यही नहीं, उसके बाद में 1954 में बाई इलेक्शन हुए, उसमें आपने अंबेडकर जी को हराया। तो आप दलितों की बात करते हो तो एक मजाक सा लगता है कि नाटक सा लगता है। और यही नहीं, एक तरफ बस एक सेकंड, एक मिनट, और यही नहीं, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से देश के दलित नेता, जो कि हम बहुत मान और सम्मान देते हैं, क्योंकि उनका लेवल जो था, नेहरू जी को हमेशा डर रहता था कि अंबेडकर जी कहीं ऐसा मेरे बराबर का नेता तो इसको कैसे दबाया जाए, तो उनको आपने हमेशा दबाने की कोशिश की गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी जब भी पावर में थी, उनके द्वारा हमने पंच तीर्थ तैयार किए, चाहे उनके जन्म स्थान महो में हो, चाहे दिल्ली में उनका घर हो, चाहे 15 जनपद ऑडिटोरियम हो, चाहे मुंबई में उनका क्रिमिनेशन स्थान हो, चाहे लंदन में जहां वहां पड़े हैं वो हो, और उसके अलावा भारत रत्न अगर देने का काम किया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्टैंड पे उनको भारत रत्न दिया गया। इन लोगों ने ले लिया। तो कहने का मतलब ये है, ये दलितों की भली बात करें, दलितों के लिए करते कुछ नहीं है। गरीबी हटाओ, गरीबों को जरूर इन्होंने हटा दिया है। तो कांग्रेस के कथनी और करनी में फर्क है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने, जब कल मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ये विपक्ष के नेता बने, लेकिन मैं इनसे ये भी निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि विपक्ष का रोल बहुत बड़ा है और आप मर्यादा के साथ साथ आप मैच्योरिटी रखते हैं, परिपक्वता। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में पूरी परिपक्वता का वो पूरा अपना आप प्रदर्शन करेंगे। और इस तरह से इमैच्योरिटी से, जिस हिसाब से सदन का एक पूरी गरिमा पूरे देश में घटी, पूरे विश्व में घटी, इस तरह की बात वो नहीं करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पेपर्स टू बी लेट ऑन पंकज चौधरी जी। श्री पंकज महोदय, मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित अधिसूचना पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क जो रुपये 3250 मीट्रिक टन से बढ़ाकर रुपये 6000 मीट्रिक टन करने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 के अधिसूचना क्रमांक 18/2020 केंद्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित करने के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित भारत के गजट में प्रकाशित दिनांक 1 जुलाई 2024 की अधिसूचना संख्या 17/2024 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। श्री असउद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं शुरुआत में बताना चाह रहा हूं कि मैं हुकूमत की तरफ से लाए गए इस रेजोल्यूशन की मुखालिफत में बोल रहा हूं और मैंने अमेंडमेंट्स भी दिए हैं प्रेजेंट एड्रेस के लिए। और चेयरमैन साहब, आप उर्दू को जानते हैं, किसी एक शायर ने शायद बरसर इख्तिदार जमात के लिए ये शेर कहा होगा कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था न होगा कभी, कि अपने हिर्स के बंदे हो बेजमीर हो तुम, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूं जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर, मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई, तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर
राजी नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने क्या कहा था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने। उन्होंने मुखालिफत की थी अलाइड वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा था, आई कोट सर, इट इज द ड्यूटी ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी टू एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर इलेक्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए, मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, एच.सी. मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तनाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है। एक मिनट आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, आप लोग बैठ जाएं, कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अपने प्रारंभिक माननीय आप लोग बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो शब्द प्रयोग करा है उसको ऑथेंटिकेट करा जाए। और अभी उन्होंने उल्लेख करा कि मोदी के बुलडोजर ने वहां मॉब लिंचिंग करा है, उसको भी ऑथेंटिकेट करा जाए। निश्चित तौर से इसको ठीक है। ओवैसी साहब, जब भी कोई बात नहीं सर, आप चेयर पर बैठे हैं जी, इसलिए आप मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाल्लाह, शुक्रिया उनका। नहीं, तो सर मैं बोल रहा था, यही है ये अरे नहीं, मंत्री इससे बुरी बात क्या है? पेट में दर्द हो सकता है, वो दर्द ये सब ठीक। अच्छा, दर्द हुआ, चलिए दर्द हुआ, दिल का दर्द हुआ। तो सर, जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है। आई वुड लाइक टू से इट इज नॉट मोदीज इन डॉक, बट एवरी सिंगल पर्सन वोटेड him despite his anti-Muslim voice. And I would like to tell the opposition parties, this is not a moral victory for you. This is a victory of majoritarianism. Everyone should contemplate and do introspection. Why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation? Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are only here to vote for you. Sir, आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तालश, बेरोजगारी का आलम यह है सर
ये मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड करें। अरे सर मेरा टाइम है, कहाँ टाइम है सर? आप ये टाइम ले लिए मेरा सर, मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं सर? नस्लकशी हो रही है। सदर जमहूरिया के खुतबे में राष्ट्रपति के सर, मैं उसी पे बोल रहा हूं सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए। सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को तीनों स्कॉलरशिप को डिमांड करती है सर, उसको आपने बजट कम कर दिया। सर बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है। सर आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी बात सर, पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि हमने घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाकर? सर समाप्त करो। कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ? सर हम एससीओ को नहीं जा रहे। सर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर, सुनिए सर, अब हो गया खत्म कर रहा हूं सर। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान के नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे सर? ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है, जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है सर। आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके समक्ष खड़ा तो हूं, लेकिन वर्तमान में मेरा मन और मेरा ध्यान असम में हो रही बाढ़ पर है, और मैं आशा करूंगा कि यहां की सरकार अपनी चिंता व्यक्त करे और असम में अभी तुरंत आज ही एनडीआरएफ की एक टीम भेजे और जल शक्ति के मंत्री भी वहां पे जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एम्बैंकमेंट चारों तरफ टूट रहे हैं, पानी जिस तरफ से बढ़ रहा है, बहुत ही एक खतरनाक एक वातावरण वहां पे है। आप भी बिहार और यूपी में देखते हैं कि कितना बाढ़ के और कटाव से लोगों को कितनी परेशानी होती है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ की सरकार असम में होती हुई बाढ़ के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आज ही एक एनडीआरएफ की टीम भेजे और जल शक्ति मंत्री तुरंत वहां पे जाए। मैं शुरुआत में भाजपा के सांसदों और हमारे इंडिया अलायंस के सांसदों और सभी सांसदों को मैं विशेष रूप से अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता चाहूंगा कि वो इस चुनाव में जीत के आए, और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर वोट आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं। आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं, और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की आवाम इस वोट से ये कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। ये संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा
मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस देश के आम नागरिकों का, जिन्होंने आज एक प्रधानमंत्री को नहीं, आज देश ने एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष को चुना है। आज देश ने एक सत्ता को नहीं, आज देश ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है। और इसीलिए मैं देश के लोगों का आभार प्रकट करता हूं और देश के लोगों को आपके जरिए ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपके होते हुए हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष, संविधान को बचाने का संघर्ष, पिछले दलित वंचित अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, हमने ये मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम पे हम ये चढ़ते जाएंगे, इस रास्ते पे हम चलते जाएंगे। हम आवाज बन के रहेंगे उन देशवासियों की जिनकी समस्या ना आज इस सदन में व्यक्त होती है, ना अखबारों में व्यक्त होती है। हम आवाज उठाएंगे उन गरीब लोगों की जो आज अस्पताल में लगभग 6-6 साल उनको रुकना पड़ता है पर उनको सर्जरी का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। हम आवाज उठाएंगे वो सड़क पे सोते हुए युवाओं की, लोगों की, जिन पर एक अमीर का गाड़ी, एक अमीर बाप का गाड़ी का बेटे का गाड़ी रेंगते हुए उनको मार देता है और फिर वो बेटा बाद में बेल पर निकल जाता है और उन जो लोग जो सड़क पे सोते हैं आज उनके बारे में कोई नहीं सोचता। हम बात उठाएंगे उन छोटे दुकानदारों की जिनका दुकान, सालों का दुकान आज टूट जाता है जब एक मंदिर का विस्तार होता है। हम बात उठाएंगे उन बेरोजगार युवाओं की जो आज वीजा भटक के संघर्ष में आज वो कभी पनामा के रूट से अमेरिका में जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं, कभी मिडिल ईस्ट जाते हैं। आज यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात का युवा आज उसको देश के अंदर नहीं, अगर रोजगार मिलता है तो विदेश में मिलता है। हम उनकी आवाज उठाएंगे। हम आवाज उठाएंगे उन बच्चों की जो आज रो रहे हैं, सालों की मेहनत आज उनका व्यर्थ हो गया है जब नीट का ये पेपर लीक हो गया है। हम बात उठाएंगे उन जवानों की जो आज जम्मू में जिनकी आज शहादत हुई है। हम बात उठाएंगे उन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की जिनका पैसा आज हम देख रहे हैं कि कहीं बिहार पर पुल गिर जाने पर उनका टैक्स पेयर का पैसा व्यर्थ होता है, तो कहीं एयरपोर्ट का टर्मिनल लीक होने पे उनका टैक्स पेयर का पैसा व्यर्थ होता है। पर हमें यह भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना रवैया नहीं बदलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास दो ही अस्त्र है, एक भय है और भ्रम है। भय वो दिखाते हैं इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के साथ, लेकिन देशवासियों ने इस बार कह दिया है कि हम इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से डरते नहीं हैं। और दूसरा जो उनका अस्त्र है वो भ्रम का, वो हमने प्रचार में भी देखा। बांसवाड़ा में उन्होंने क्या कहा, बांसकाठा में उन्होंने क्या कहा, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के भ्रम को देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में नकारा, उसी तरीके से आज भी आप राहुल गांधी जी के भाषण पर जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को भी देशवासी नकारेंगे। इसीलिए मैं देशवासियों के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि देश बदल चुका है, सदन बदल चुका है। आज आप देख रहे हैं कि जब विपक्ष जब अपनी बात उठता है तो प्रधानमंत्री को भी, कैबिनेट को भी अध्यक्ष महोदय से संरक्षण मांगना होता है। मैंने ऐसा नजारा पिछले 10 साल में नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और गृह मंत्री उठ के बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो। ये है ताकत लोकतंत्र की, जहां पे सत्ता पक्ष हो, जहां पे विपक्ष हो। अगर आपके पास सत्ता है इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो, अगर हम विपक्ष में हैं इसका मतलब हम गलत है, ये इसका मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष लोगों की दो राय रखता है और फिर जनता जनार्दन निर्धारित करती है कि वो किसको राय को स्वीकारता है, चाहे वो सत्ता हो का विपक्ष को। और इसीलिए आज में देश बदल चुका है उत्तर पूर्वांचल से, जहां से आज मणिपुर के 2 सांसद हम जीत के आए हैं। नागालैंड में हम पिछले बार जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो वो 1996 में थी, अब आज दोबारा हम 2024 में जीत के आए हैं। मेघालय में इनके जो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं, वो पिछला सीट हम 1996-98 में हम जीते थे, आज दोबारा वो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं। आज एनडीए को उत्तर पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है। मणिपुर में दोनों सीट हारे हैं, नागालैंड में 1 सीट हारे हैं, मेघालय में ये दोनों सीट हारे हैं।
मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके द्वारा जोरहाट के लोगों को जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धुबरी के लोगों को जिन्होंने एक सांप्रदायिक शक्ति को 10 लाख वोटों से हराकर एक संदेश दिया है कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक गुरु भी कहता हो, लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को बांटता है तो प्रजा उसके साथ नहीं होगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और ये बदलाव लाने के लिए वे सारे जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। वे हजारों लोग जो राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे चले, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उन पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने निष्पक्षता से अपने पत्रकारी का जो उन्होंने जिम्मेवार उन्होंने उठाया। आज एक संदेश गया उन पत्रकारों को जिनको हौले हौले प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार है। एक संदेश गया उन पत्रकारों को जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि अपनी पत्रकारिता पर ध्यान दे, नहीं तो लोग आपको देखना बंद कर देंगे। मैं आज युवाओं को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपना विवेक का इस्तेमाल किया। मैं उन सनातन धर्मों को मानने वाले लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आज नफरत और हिंसा पर नहीं, लेकिन धर्म जो हमें सिखाता है इंसानियत, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर धर्म हमें सिखाता है कि हम एक अच्छा इंसान बने। इंसानियत के आदर्शों को हमें सिखाता है, समाज एक आदर्श बने वो हमें सिखाता है। मैं अब गुजारिश करना चाहता हूं आपके द्वारा, मैं अब अंत में आ रहा हूं सर, लास्ट के मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप बार बार बात करते हैं कि हमने एक नया सदन बनाया, लेकिन क्या ये उचित नहीं होता कि चाहे पुराना सदन हो चाहे नया सदन हो, इन दोनों सदनों के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हमारे सदन के सामने होनी चाहिए थी? क्या ये उचित नहीं था? क्या यह उचित नहीं था कि चाहे नया सदन हो? ये स्पीकर का प्रीमाइसेज होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं अपनी व्यथा गुजारिश कर रहा हूं। मैं स्पीकर महोदय को आपके द्वारा गुजारिश कर रहा हूं कि पहले के तरह सदन के सामने आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति को रखिए, और पहले के तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को मैं गुजारिश कर रहा हूं। मैं स्पीकर के निर्णय का सम्मान करते हुए उनके मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी भी बात सुने, हमारी भी जो मैं चेयर पे हूं, तो अगर आपने स्पीकर से गुजारिश की तो सुन लीजिए। आपने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति यहाँ जो स्थापित होनी चाहिए। आपको भी निमंत्रण गया होगा। इस पार्लियामेंट में पहली बार सारे महापुरुषों का, बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर के महाराणा प्रताप से लेकर के, एक बड़ी वीथिका बनाई गई है उसी संविधान भवन के साथ, और जिसका उद्घाटन हुआ पिछले दिनों। शायद आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी चीज हो गई कि कोई भी बाहर का डेलीगेशन या हमारे खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बाहर के लोग आएंगे तो उनको इस संविधान भवन, इस पार्लियामेंट के साथ साथ अपने देश के महापुरुषों को एक साथ सारी प्रतिमाओं को ढंग से रख करके पार्क बनाया गया है। धन्यवाद। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं बस गुजारिश कर रहा हूं, आप हमारी भी बात रखने, आप सुनिए कि सदन के सामने अगर प्रेरणा स्थल बनाना भी हो तो सदन के सामने जहां पे उनका स्थान है, जहां पे उनके इतने सालों से जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को स्थापन करने के लिए एक पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था, उस स्थान को एक वजह के से चुना गया था कि उस सदन के सामने हो। क्या ये उचित नहीं है? क्या ये हमारे गरिमा के अनुसार नहीं होना चाहिए कि सदन के सामने जिस हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी हमारे सदन के सामने हो? तो मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के मैं विनम्र आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये दोनों महापुरुषों के मूर्तियों को आप सदन में रखें, और अंत में समाप्त करें। अंत में अगर अंत में बस आ रहा हूं, अंत में जो हमने एक मांग रखी
कि नीट को लेके एक चर्चा हो, शिक्षा विभाग को लेके आज एक बहुत एक असमंजस नेता प्रतिपक्ष नीट पर लेके एक चर्चा हो, उस चर्चे पे एक आप अमल करें। और बस आखिरी मांग कि आज जो आदरणीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी 2021 में ली। 2021 में अपनी जिम्मेवारी लेने के पश्चात आज इतने सारे पेपर लीक हुए, उनको शिक्षा मंत्री एक और दिन होने का। श्री इंदिरा, आपने चर्चा की मांग की, बस श्री इंदिरा हंग सुब्बा जी, श्री इंदिरा हंग। धन्यवाद सभापति जी। आज राष्ट्रपति जी की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सिक्किम के ओर से सारे नवनिर्वाचित सदस्यों को हम बधाई देते हैं और सबसे पहले तो सिक्किम के जितने भी वोटर्स हैं, हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर एक बार इस सदन में सिक्किम और सिक्किम की जनता का बात को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए मौका दिया है। जैसे राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये 18वीं लोकसभा ऐतिहासिक है कि यह अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहे हैं और ये 18वीं लोकसभा सिक्किम के लिए भी अत्यंत ऐतिहासिक है, ये बहुत स्पेशल है। 2025 साल में सिक्किम इस भारत का अभिन्न अंग एक 22nd स्टेट के रूप में रहा 50 साल पूरा हो रहा है और हम एसकेएम पार्टी और हमारे सरकार इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमारे राज्य सिक्किम को स्वर्णिम और समृद्ध बनाने की कमिटमेंट लेके आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल में एनडीए सरकार ने सिक्किम को हर सेक्टर में सहयोग किया है। सिक्किम के विकास के लिए बहुत सारे काम किया गया है। जो सिक्किम एक हिमालय राज्य है और वहाँ के रोड्स बहुत नैरो हुआ करता था और सिक्किम में एक ही नेशनल हाईवे था जो कि सेवक से लेके गंगटोक तक 2 लेन वाला था और आज भी वो सेवक से लेके रामपुर तक का जो NH10 का स्ट्रेच है, इसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस है। तो हमने और हमारे सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट किया है कि इसको NH10 को कोई भी सेंट्रल एजेंसी NHIDCL हो या कोई भी सेंट्रल एजेंसी में दिया जाए, क्योंकि बंगाल सरकार की तरफ से इस नेशनल हाईवे 10 को ठीक से मेंटेन ना करने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान सिक्किम को हो रहा है। और हमारा स्टेट एक ब्यूटीफुल स्टेट है। आप सब कहीं हम सदस्यों ने सिक्किम में टूरिज्म और घूमने के लिए आए होंगे और लास्ट 10 इयर्स में तो एनडीए सरकार बनने के बाद हमारे मंत्री लोग हर एक 3 महीने में हर एक महीने में सिक्किम आ रहे हैं और सिक्किम एक बहुत ही पीसफुल स्टेट है। जिन पीसफुल स्टेट को हम इसको मेंटेन करने के लिए सिक्किम सरकार ने हर काम किया है। लेकिन रोड की जब बात आती है सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हिमालयन रीजन में सिर्फ सिक्किम की बात नहीं, चाहे कोई भी हिमालयन रीजन हो, उस रीजन में टिपिकल इश्यूज रहते हैं और वहाँ पे ज्यादातर 5 से 6 महीने तक तो मानसून चलता है और मानसून के चलते वहाँ पे इतना ज्यादा लैंडस्लाइड्स होता है कि रोड डिस्टर्ब होना वो ऑब्वियस है। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हिमालयन रीजन, नॉट ओनली सिक्किम बट एंटायर हिमालयन रीजन के लिए जो पॉलिसीज बनते हैं रोड्स में हो और कोई भी पॉलिसीज में एक्सेप्शन रखनी चाहिए और उसके लिए फंड्स और उसके लिए पॉलिसीज अलग से बनना चाहिए। और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने
जितने भी पॉलिसीज बनते हैं उसके लिए हिमालयन रीजन के लिए स्पेशली अलग सा कमिटी बनना चाहिए, जिसमें कि हिमालयन रीजन का टिपिकल इश्यूज डिस्कस हो। जैसे कि भारत इस 2047 तक में विकसित होने का जो प्रारंभ किया है, हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम भी सिक्किम से कुछ करना चाहते हैं। तो सिक्किम हमेशा से पीसफुल स्टेट रहा है और पिछले दिनों में आपने देखा सभापति महोदय कि क्लाइमेट चेंज कितना विजिबल हो गया है, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा किसी को अगर असर हो रहा है तो हिमालयन रीजन्स को हो रहा है। और हमने ग्रीनरी इतना ज्यादा बना के रखे हैं सिक्किम में। आपको बता दूं सभापति महोदय, थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट, बहुत से माननीय सदस्य हैं, इतना बताना चाहूंगा। आपका समय जितना है सभापति उससे अधिक मैंने दे दिया। आपको बता दूं कि मैं एक सेकंड टर्म का हूं और पहली बार इतना टाइम मिला है सभापति महोदय। ये एक पॉइंट मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं कंक्लूड कर लूंगा। तो जितने भी हिमालयन ये क्लाइमेट चेंज इतना विजिबल हो गया है, ये हीट वेव हुआ, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रहा है, ऐसा रेनफॉल हमने कभी देखा नहीं। और सिक्किम में लास्ट ईयर इतना बड़ा फ्लड हुआ जिसका हमें एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, और इसका रिपोर्ट हम पूरा बना के सरकार को दे भी चुके हैं, और एनडीए सरकार हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं इसमें। धन्यवाद। तो हम इतना चाहते हैं कि सिक्किम के लिए भी और हिमालयन रीजन के लिए अलग सा पॉलिसी बनाने का, डिस्कशन बनाने का एक कमेटी बनाया जाए, जिस कमेटी में हमारा टिपिकल इश्यूज हो, और इस डिलिमिटेशन के साथ हमारे वुमेन एम्पावरमेंट को भी आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ मैं राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में शिवहर की महान जनता के द्वारा चुनकर आई हूं, और मैं यहाँ से शिवहर की महान जनता को आभार व्यक्त करती हूँ, उनके प्रति धन्यवाद देती हूँ। ये हमारा दूसरा टर्म है। अध्यक्ष जी, दूसरी बार अध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिए मैं आपको हृदय की गहराई से बधाई व शुभकामनाएं देती हूं। महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए खड़ी हूं। कामना करती हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। अध्यक्ष जी, मेरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है। आनंद मोहन जी के दादाजी स्वर्गीय राम बहादुर बाबू, जिन्हें कोसी का लोग गांधी कहते थे, और मेरे दादाजी स्वर्गीय रामेश्वर बाबू, दोनों स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में साथ थे। इस देश में आजादी और लोकतंत्र की स्थापना में जब हमारे पुरखों का बड़ा योगदान रहा है, परंतु खेद है कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ठीक आज से 50 साल पहले 5 जून 1975 में एक काली अंधेरी रात को जो यहाँ की उस समय में हिटलर की उपाधि दी जाती थी, यहाँ इंदिरा जी के जो हिटलर शाही था उस तर्ज पर इमरजेंसी थोप दी गई। इमरजेंसी के चरणों ने सीमित तानाशाही की वकालत की। चारणों ने, किसी ने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लोक नायक जयप्रकाश नारायण,
मोरारजी देसाई, राजनारायण, मधु लीमय, चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, नीतीश कुमार जी, ललन जी, आनंद मोहन जी जैसे लाखों लोगों को, यहाँ तक कि उस समय लालू जी भी थे, लाखों लोगों को जेल के सलाखों में डाल दिए गए। पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया। न्यायपालिका पर पहरा बिठा दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई। संविधान के साथ अनेकों छेड़खानियां की गई। 3 वर्ष की कठिन लड़ाई, हजारों को लाठी गोली, जेल, मौत को वरण, लाखों लोगों को जेलों में अपनी जवानियां गंवाने के बाद देश उस खौफनाक मंजर से बाहर निकला। नाम परा फ्री आजादी। लेकिन आश्चर्य है कि जिन लोगों ने देश को कैद खाने में तब्दील कर दिया, लोकतंत्र का गला घोटा, प्रेस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीनी, संविधान को बूटों तले रौंदा, वही चुनाव में चिल्लाते रहे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस तरह से हमने देखा संविधान का मजाक उड़ाते हुए संविधान की कॉपी हाथ में रखकर शपथ लेते रहे। अध्यक्ष जी, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में मिला यह जनादेश, आजादी, न्यायपालिका और प्रेस की आजादी को हम हर कीमत पर अक्षुण्ण रखने का, देश को संबल, समृद्ध और श्रेष्ठ बनाने का, महिलाओं को शक्ति संपन्न, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का, चोरों लुटेरों बेईमानों से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। प्रधानमंत्री जी इस दिशा में मजबूती से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया और महिला सशक्तिकरण के लिए उसी तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया। इस तरह से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया। पूरा देश उनके साथ। अभी आज प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देता है। और दिनकर जी ने कभी कहा था, सेनानी करो प्रयास अब है, सारा इतिहास तुम्हारा है, ये नखत आभा के बूझते ही, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। बहुत बहुत मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि कृपया समाप्त करें। मांग करती हूँ कि मैं माता सीता की प्राकट्य भूमि पुनौरा धाम में जमीन अधिग्रहण और सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 72 करोड़ और 47 लाख रुपए के आवंटन और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपया प्रदान करने के लिए शिवहर, सीतामढ़ी सहित सभी मिथिला वासियों की तरफ से कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूँ। मैं आपके माध्यम से पुरजोर मांग करती हूँ शिवहर को रेल मार्ग से जोड़ने और वर्षों से बंद पड़े रीगा चीनी मिल को चालू कराने, छोटा जिला त्वरित विकास के तर्ज पर ढाका को जिला बनाने, कृपया इस पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। अंतिम में मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि अयोध्या सीतामढ़ी जनकपुर की बीच स्पेशल कॉरिडोर बनाकर श्रद्धालुओं को यातायात सुगम किया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की स्थिर ये जो चिर प्रतीक्षित मांग है कि बंटवारे के बाद जब बिहार और झारखंड बटा है तो बिहार में बहुत सारे ये हो गया है, संसाधन की कमी हो गई है। तो हमारा जो पार्टी का पुराना मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मैं पुरजोर मांग करती हूँ। और फिर से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैं अनुमोदन करते हुए आपने जो हमें समय दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय शिवहर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर जी। माननीय सभापति जी, जय भीम। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने को आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को मैं
याद भी करता हूं आज के दिन पर। साथ साथ नगीना की महान जनता और भीम आर्मी और हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। इसके बाद अपने कुल गुरु जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने दुनिया को लगभग 600 साल पहले बेगमपुरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महान लोकतांत्रिक दर्शन दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति जी, 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश आजादी में था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हम कहां खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पे बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी, 70% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो गांव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में, उनके साथ भी जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक के जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं हैं। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आया हूं नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को MSP की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। साथ साथ 2 अप्रैल 2018 को SC ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना, वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी,
पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें चंद्रशेखर। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद 1 मिनट और बोलिए। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया, और महिलाओं में भी स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी बस सब समाप्त कर रहा हूं। नोटबंदी पे छोटे मजले उद्योग की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी एसटी के योग्य अभ्यर्थी को एनएफएस करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं, और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता, तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पे यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग, वो राज्य के विषय हैं। आप सर मैं आपके राज्य सरकार के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ विषय सर। पुलिस सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत पसीना बात है, 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विसंगति, बॉर्डर स्कीम से उनको जो बहाल किया जाए। माननीय सभापति जी, 1 मिनट चाहिए सभापति जी। राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी, राम मंदिर से पहले हमारे गुरुघर तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर नहीं बना। साथ साथ सभापति जी, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का है सर, इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर 70 साल बाद भी? दलित, पिछड़े, मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए, और देश किसी की बपौती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर, और संविधान से चलेगा, संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। कृपया शांत। आपने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में मुझे बोलने का मौका दिया। अभी जब मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ तो बहुत प्रसिद्ध 2 पंक्तियां याद कर रही हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम सब ने फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया था, और जनता के आशीर्वाद ने और जनता की दुआओं ने इस नारे को यथार्थ में परिणत किया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विचारधारा को आधार करके तीसरी बार मोदी सरकार भारत देश की जनता की सेवा में जुट चुकी है। यह कहते हुए फक्र हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत ओडिशा राज्य में, जहां से मैं आती हूं, वहां हासिल की, और अभी ओडिशा राज्य में लोगों की सेवा का कार्य हमने शुरू कर दिया। और 18वीं लोकसभा की का जो यह मेरा वक्तव्य है, यह भुवनेश्वर लोकसभा के आदिवासियों, मेरे भाइयों और बहनों के प्रति मैं समर्पित करती हूं, जिन्होंने दूसरी बार मेरी ऊपर आस्था दिखाई और मुझे लोकसभा भेजा।
Respected Chairman, sir, since yesterday I have been sitting here and I have been hearing all the opposition leaders, one after the other. They all have been accusing BJP, the Bharatiya Janata Party, of spreading hatred and violence in the country. Bharatiya Janata Party is being projected as a political party which has sinister designs and which is creating disharmony in the society. Dear friends from both the sides, the fifth largest economy in the world and its GDP does not grow at around 8%, which was in 23-24 per annum, with a kind of doomsday bleak scenario that all of you are painting about the country. This happens, we become fifth largest economy and our GDP grows at around 8% because there is good governance in the country. There is peace in the country and there is stability in the country. We must understand this. If we have seen record exports of $780 billion in 23-24, if India has become the second largest exporter of mobile phones in the world, if India has emerged as the biggest exporter of rice in the world, if the Indian engineering goods are finding place in the nooks and corners of the world, if the Bombay Stock Exchange Sensex points cross 79,000, then, my dear friends, it does not happen in a society ripped by violence and hatred. It happens in a society where there is strong, able, decisive, efficient government. And that is why we all need to acknowledge this particular aspect. Our government has been pursuing the setting up of IIMs, IITs, NISER, all across the country with, I would say, a single-minded devotion. The government has been spending around rupees 10 lakh crore on infrastructure development every year. And I must tell you that because of this infrastructure development focus, we have been able to get in a lot of private investments, and I'm delighted as a part of the government, as a part of Modi ji's team, that today 27% of the GDP is the private investment in our country. This particular figure, this 27%, was down by 6% in 2016. It's going up every day because we are trying to create a very positive environment in the country. Private investments are coming. Infrastructure development is taking place. There is a lot of stability, a lot of peace in the country. My dear friends, I have heard, in fact, I have been hearing all the while I've been sitting here and hearing all of you. One after the other, you have been accusing the government of Prime Minister Modi as regards the price rise, the inflation. I'm delighted that Honorable Finance Minister, for whom I have tremendous regard and respect, is sitting here. The opposition leaders have been talking about inflation, price rise in the country. I'm giving you data. Let's talk with figures. Let's talk with data. Let's talk with statistics. Dear friends, only 2 months back, sugar was selling at rupees 120 per kg in the neighboring countries, whereas our government could manage to keep it between rupees 35 to rupees 40 per kg.
When onion was selling at rupees 100 to 120 per kg abroad, our government was good enough, efficient enough, able enough, prompt enough to manage to keep it between rupees 30 to rupees 35 per kg, the price of the onion. Because of the Russia-Ukraine conflict, when the wheat was selling in global market at rupees 40 or 40 per kg, the efficient government brought it down to 20 to 25 rupees per kg. My dear friends, instead of appreciating the government efforts at controlling the prices, despite very adverse, very volatile geopolitical situation, I heard a number of opposition leaders cribbing about the price rise, not appreciating the role of the government in handling these crucial matters. Friends, while pursuing the goals of Viksit Bharat by 2047, I would urge the honorable leaders of the opposition to be positive, to give concrete ideas, offer solutions, rather than indulge in mudslinging. This government of Prime Minister Modi has been moving with a lot of purpose and steadfastness, and I would definitely like to bring to your kind knowledge that all the ministries have been asked to prepare that 100 days action plan, and we are all moving with heart within and God overhead towards creating a better India, towards creating the developed India that we all have been talking about. We are talking of economic development, we are talking of strategy for women, poor, youth, and farmers. Friends, we are on our way to becoming a 5 trillion economy by 2027, despite your negativity and pessimism. We have been able to provide 4 crore houses. In the last 10 years, 10 crore women have been integrated with the self-help groups. 3 crore Lakhpati Didis are coming in the country. They are actually being promoted. 100% saturation approach is being adopted as far as water supply system is concerned, provisioning of water supply system is concerned. So I think we all need to be positive. We all need to give concrete solutions. We all need to be part of the development process. We are all moving towards Viksit Bharat by 2047. Thank you. मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने के पहले निश्चित तौर पर एक वाक्य हिंदी में कहना चाहूंगी। साजिशें लाखों बनती है मेरी हस्ती मिटाने की, बस दुआएं सबकी इसे मुकम्मल होने नहीं देती। I support the motion of thanks tabled by Sri Anurag Thakur ji. Many, many thanks. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, पहली बार लोकतंत्र के इस मंदिर में देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे मेरी बात रखने का अवसर मिलना मेरे लिए गर्व का विषय है। इसका श्रेय मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी, मेरे लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की महान जनता तथा पीडीए की एकता को देना चाहता हूं, जिसके लिए मैं उस बहत्तर समाज और उसे एकता के सूत्र में बांधकर समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का वंदन अभिनंदन करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष, मुझे उम्मीद थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की आय दोगुनी करने का जो एक दशक पुराना वायदा है उसका कुछ तो उल्लेख होगा। याद रखना, बिना किसानों के समृद्धि के अमृतकाल और विकसित भारत जैसे शब्द बेईमानी है। मुझे अदम गोंडवी साहब की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। क्या हालत है आज किसानों की, किसान कर्ज तले दबा हुआ है। आवारा पशुओं और सांडों ने
खेत में तबाही मचा रखी है, सड़क पर किसान और आम आदमियों की साण जान ले रहे हैं। तेंदुओं ने पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहराइच की जनसभा में कहा था कि 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका वादा याद दिलाना चाहता हूं। नवगठित 18वीं लोकसभा की पहली बैठक ऐसे कालखंड में हो रही है जब भारत की तरुणाई अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। अति महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक होने जैसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पड़ी है। देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन की जायज मांग कर रहे हैं। यूपी के शिक्षा मित्र सैकड़ों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर रखा है। मैं देश के इन युवाओं को, इन सभी कमेरा वर्ग के लोगों को पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपकी आवाज बुलंद करती रहेगी। हमने ये सोचकर तलवार उठा ली, बढ़कर जुल्म सहना भी तो जालिम की तरफदारी है। सभापति जी, यहाँ आने से पहले नई संसद के बारे काफी सुना था, लेकिन अंदर घुसते ही कदम ठिठक गए जब फर्श हमने मोर पंख की प्रतिकृति देखी। हमारे हिंदू धर्म में ये पवित्र मोर पंख माना गया है जो ऊर्जा देता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर इसको मान देने का काम किया था। अपने सदन की आलोचना नहीं जी। ये जो सदन या परिसर है पार्लियामेंट का, ये स्पीकर के डोमेन में है। आप जो मिल हैं सुझाव दे देंगे। ये कहीं न कहीं इसको हटाना चाहिए, इसलिए मैं इसको हटाने की मांग करता हूं। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, आपने मुझे बीच में टोक दिया। टोका नहीं, करेक्ट किया। आपको हमने केवल करेक्ट करने को, आपकी मेड इन स्पीच, माननीय सभापति जी, आपकी मेड इन स्पीच है, इसलिए मैं टोक नहीं रहा। माननीय सभापति जी, आपने तो अपने जज्बात की तर्जुमानी अदम गोडनवी के उससे असरात से ही कर दिए हैं। नहीं, माननीय सभापति जी, अब आपने, चूंकि मैं सरकार पर ज्यादा हमलावर था इसलिए शायद आप मुझे टोक रहे थे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, सत्ता पक्ष भले ही महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के मार्फत ये दावा करे कि उसकी बहुमत कार बने, लेकिन देश हकीकत जानता है ऐसे ये बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। यहाँ दुष्यंत कुमार जी की 4 पंक्तियां मुझे बरबस याद आ रही हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अंत में मैं नैमिषारण्य की पवित्र पुण्य भूमि, छोटी काशी गोला की पवित्र पुण्य भूमि, महाराजा छीतापासी की पवित्र पुण्य भूमि की नमन करते हुए आदरणीय नेताजी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत धन्यवाद आनंद जी। बहुत बढ़िया। श्री के सुब्बारायण। स्पीकर साहब, அறிவுபூர்வமான முறையில் மக்கள் வழங்கி இருக்கிறார்கள். பலவீனமான ஆளுங்கட்சி, பலமான எதிர்க்கட்சி. எவ்வளவு புத்திசாலித்தனத்தோடு தீர்ப்பளித்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். இந்த தீர்ப்புக்கு காரணம் என்ன என்பதை கடந்த 10 ஆண்டு கால அனுபவத்தை பார்த்தால் நம்மால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அரசியல், பொருளாதார, சமூக வாழ்வின்பால் ஆளும் தரப்புக்கு என்ன அக்கறை, எத்தகைய கொள்கைகளை மேற்கொண்டார்கள் என்பதை மக்கள் பரிசீலித்து பார்த்து தீர்ப்பளித்திருக்கிறார்கள்.
அதனால்தான் பலமாக இருக்க வேண்டிய ஆளும் தரப்பு பலவீனமாக இருக்கிறது, பலவீனமாக இருக்க வேண்டிய எதிர்த்தரப்பு பலமாக இருக்கிறது. இந்த தீர்ப்பை தந்ததற்கு கடந்த 10 ஆண்டு கால ஆளுங்கட்சியினுடைய தவறான அணுகுமுறைகள் தான் காரணமாகும். நான் அது பற்றி விரிவாக போக நேரம் இல்லை. அரசியலை பொறுத்தவரைகளில் ஆளும் தரப்பினரின் நிலை என்னவென்றால், ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பின் மீது நம்பிக்கையற்றவர்கள். அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட குருபீடம் என்பது ஜனநாயகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஜனநாயகம் என்பது இந்திய சரக்கு அல்ல, அது அந்நிய சரக்கு என்று சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். எனவே ஜனநாயகத்தை ஏற்க இயலாத பாடத்தை படித்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள். அதனால் என்ன செய்கிறார்கள்? ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பை பயன்படுத்தியே ஜனநாயகத்தை தகர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வேலையைத்தான் ஆளுங்கட்சியினர் செய்தார்கள். இதை மக்கள் அங்கீகரிக்கவில்லை என்பதுதான் தீர்ப்பு. ஜனநாயகம் என்பது என்ன? எதிர்த்தரப்பை வென்று எடுப்பதுதான் ஜனநாயகம். பாசிசம் என்பது எதிர்த்தரப்பை கொன்று அழிப்பதாகும். ஆனால் எதிர்த்தரப்பை வென்று எடுக்கிற அணுகுமுறை என்பது இந்த நிமிடம் வரை ஆளும் கட்சிக்கு இல்லை என்பதை பிரைம் மினிஸ்டரிலிருந்து அனைத்து தரப்பினருடைய நடவடிக்கைகளின் மூலம் தெரிகிறது. எனவே இவர்களின் பாசிச பாதை நீக்கப்படுகிற வரை மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் தோல்வியை சந்திப்பார்கள். அடுத்து பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரை நான் குறிப்பிட விரும்புவது என்பது என்ன? பொருளாதாரம் எல்லாம் தனியார் மயம். கல்வியை பற்றி அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பு, அதேபோல் மருத்துவம், இந்த மூன்றிலும் என்ன நிலை? இலவசமாக தர வேண்டிய ஒன்று கல்வியை தருவதும், அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பை தருவதும், மருத்துவத்தை தருவதும் அரசின் பொறுப்பு. அரசாங்கம் தன் பொறுப்பை தட்டி கைகழுவி விட்டது. அதை தனியாருக்கு கொடுத்து விட்டது. தனியார் கொள்ளையடிக்கிறார்கள், மக்களை கரும்பு சாறாக பிழிகிறார்கள். இதற்கு யார் காரணம்? மத்திய அரசினுடைய பொருளாதார கொள்கைதான் காரணம். எனவே பொருளாதார கொள்கை, FDI, அதேபோல் உள்நாட்டு கார்ப்பரேட்டுகள் கொள்ளையடிப்பதற்கும் சாமானிய மக்கள் அதற்காக தங்களை உழைப்பை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கும் பயன்படுகிறது. எனவே பொருளாதார கொள்கை அந்நிய கம்பெனிகளின் கொள்ளை காடாக இந்தியா மாற்றப்பட்டு விட்டது. கடல் வளம், நிலவளம், மலை வளம், சகல வளங்களையும் அந்நிய கம்பெனிகள் கொள்ளையடிக்கின்றன. இன்றைக்கு இந்த கொள்ளைக்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்த கொள்கை தான் ஒன்றிய அரசின் பொருளாதார கொள்கை. அதேபோல் சமூகத்தை பொறுத்தவரை இவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? வர்ணாசிரம முறை அடிப்படையில் மக்களை சாதி சாதியாக பிளவுபடுத்துவது, மத ரீதியாக பிளவுபடுத்துவது என்பதை தொடர்ந்து கடைபிடித்து வருகிறார்கள். எனவே அரசியல் வாழ்வில் பாசிசம், பொருளாதாரத்தில் சொந்த நாட்டு தொழில்களை அழித்து அந்நிய கம்பெனிகளை வேட்டையாட அனுமதிக்கிற கொள்கைதான் லிபரலைசேஷன். அதைத்தான் இவர்கள் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அது இந்தியாவிற்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. நான் ஒரு உதாரணத்தை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். பொதுத்துறை நிறுவனங்களை எல்லாம் நாங்கள் தனியார் மயமாக்குறோம் என்று பிஜேபி அரசு மக்களிடம் கேட்டதுண்டா? அனுமதி பெற்றதுண்டா? ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றி பேசுவதற்கு உங்களுக்கு வெட்கமாக இல்லையா என்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன். ஜவஹர்லால் நேரு தான் நீண்ட அனுபவங்களின் அடிப்படையிலும் தேசிய விடுதலை இயக்கத்திலிருந்து வந்தவர் என்ற அடிப்படையிலும் இந்தியாவில் பொதுத்துறையை 245க்கு மேற்பட்ட பொதுத்துறைகளை கட்டி காப்பாற்றினார்கள், கோயிலாக காப்பாற்றினார்கள். ஆனால் தொடர்ந்து அதை விற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆளுந்தரப்பினர். பொது சொத்தை விற்கிற உரிமையை மக்கள் உங்களுக்கு கொடுத்தார்களா?
மக்கள் அனுமதித்தார்களா? பின்னர் அதற்கு பொது சொத்தை சூறையாடுகிறீர்கள், சூறையாட அனுமதிக்கிறீர்கள். அனுமதித்தது தவறு. இந்த கொள்கையில் இன்று வரையிலும் அவர்கள் உறுதியாக இருக்கிறார்கள். இவ்வளவு தவறுகளை உணர்ந்துதான் மக்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள். இதற்கு யாரெல்லாம் கூட்டணி? எலெக்ஷன் கமிஷன் பிஜேபியோடு கூட்டணி, அதேபோல் இடி, ஐடி, சிபிஐ எல்லாம் கூட்டு சேர்ந்து பலவீனப்படுத்தினார்கள் எதிர்க்கட்சியை. ஆனால் மக்கள் பலப்படுத்தினார்கள். அதற்கு காரணம் இவர்களின் கொள்கைதான். இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு அளிப்பது எது? Within 2 minutes I will conclude. Please. 1 minute. Please, 2 minutes I will conclude it. அதாவது இதுதான் பிரச்சனையே. ஜனநாயகத்தில் பேசுகிற வாய்ப்பு குறைவு. எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பேசுகிற உரிமையும் ஆளுங்கட்சிகள் காதை திறந்து கேட்பதும் தான் ஜனநாயகம். அதை விடுத்து நிமிடம் கூட அனுமதிக்கவில்லை என்றால் பேசவே இயலாது. நான் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்லி முடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தொழிலாளர் விவசாயிகள் நிலைமை பற்றி இந்த அரசுக்கு என்ன கண்ணோட்டம்? இந்த 4 சட்டங்களையும் ரத்து செய்ய வேண்டும், தொழிலாளர் விரோத சட்டங்கள். அதே மாதிரி விவசாயிகளுக்கு WTOவில் என்ன ஒப்பந்தத்தில் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்? அந்த ஒப்பந்தம் தேச விரோதம் அல்லவா? விவசாயத்துக்கு விரோதம் அல்லவா? அவற்றை எல்லாம் இவர்கள் ரத்து செய்ய தயாராக இல்லை. நான் இறுதியாக ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன், நேரம் இல்லாததால். only one minute. அதாவது இவருடைய வரி விதிக்கிற கொள்கையை பாருங்கள். எம்பிக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது 5 கோடி, அதில் 90 லட்சம் ஜிஎஸ்டி. யாருடைய பணம் இது? அரசின் வரி பணம். மக்கள் அரசுக்கு கொடுத்த வரி பணம். அதை மக்கள் பிரதிநிதிகள் மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்ற ஒதுக்க பயன்படுத்தினால் அதற்கு 18% ஜிஎஸ்டி, 90 லட்சம் போய்விடுகிறது. இது சரியல்ல. இதை ரத்து செய்ய வேண்டும். மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே அவரை தங்கள் மூலம் இந்த அவையின் சார்பில் கேட்டுக் கொள்கிறேன். வணக்கம். श्री थोल तिरुमा वालवन जी, श्री थोल तिरुमा वालवन जी. மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். என்னை தேர்ந்தெடுத்த சில தொகுதி வாக்காளர் பொதுமக்களுக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு 2 இடங்களில் சிதம்பரம் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய 2 இடங்களில் வெற்றியை தந்து ஒரு மாநில கட்சியாக அங்கீகரித்திருக்கிற இரு தொகுதி வாக்காளர் பொதுமக்களுக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணிக்கு 40க்கு 40 100க்கு 100 வெற்றியை தந்த தமிழ்நாட்டு வாக்காளர் பொதுமக்களுக்கும் அகில இந்திய அளவில் அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்கென எதிர்க்கட்சிகளுக்கு 234 இடங்களை அளித்து ஒரு மகத்தான தீர்ப்பை வழங்கிய இந்திய வாக்காளர் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். குடியரசுத் தலைவரின் உரை மீதான நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் 240 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு தனி மெஜாரிட்டி கிடைத்திருக்கிறது என்ற தவறான தகவலை பேசியிருக்கிறார் நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர். அதுவே ஆளும் கட்சி அவருக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் எதிர்க்கட்சிகள் மக்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரான பிற்போக்கு சக்திகளை எதிர்க்க வேண்டும், வீழ்த்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்தியா கூட்டணியின் ஒரே நிலைப்பாடாக இருந்தது. திரு ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் அனைவரும் ஒருமித்த குரலில் நாட்டு மக்களுக்கு விடுத்த ஒரே வேண்டுகோள், இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு பெரும் ஆபத்து சூழ்ந்திருக்கிறது. பாரதிய ஜனதாவின் தலைமையிலான கூட்டணி கட்சிகள் ஜனநாயகத்தை அழிக்க துடிக்கிறார்கள்.
அரசமைப்பு சட்டத்தை சிதைக்க துடிக்கிறார்கள். நீங்கள் எங்களை ஆட்சி அமர்த்த வேண்டும் என்பதை விட இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க முன்வாருங்கள் என்றுதான் வேண்டுகோள் விடுத்தோம். இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்று இந்திய வாக்காளர் பொதுமக்கள் 234 தொகுதிகளில் வெற்றியை தந்து ஒரு வலுவான எதிர்க்கட்சி அணியாக இன்றைக்கு இந்த அவையிலே அமர வைத்திருக்கிறார்கள். இது ஆளும் கட்சிக்கு மக்கள் தந்திருக்கிற படிப்பினை, பாடம் புகட்டி இருக்கிறார்கள். பாம்பில்லாத பாம்பை, பல்லில்லாத பாம்பை போல, கொம்பில்லாத மாட்டை போல இன்றைக்கு வலுவில்லாத பாஜகவாக இந்த அவையிலே ஆளுங்கட்சி அமர்ந்திருக்கிறது. இந்த பாடத்தை புகட்டிய வாக்காளர் பொதுமக்களுக்கு நான் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நீட் தொடர்பாக இங்கே பலரும் பேசியிருக்கிறார்கள். அதில் ஏராளமான முறைகேடுகள் நடந்து வருகின்றன. NTA நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அந்த அமைப்பை முதலில் கலைக்க வேண்டும். அது பொறுப்பேற்ற பிறகு ஏற்பட்டிருக்கிற முறைகேடுகள் இன்றைக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கின்றன. அந்த அமைப்பை கலைப்பதோடு நீட் தேர்வையே முழுமையாக தேசிய அளவில் நீக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தமிழ்நாடு அரசு நீட் தேர்வை முழுமையாக விளக்க வேண்டும் என்று ஒரு முறைக்கு 2 முறை தீர்மானம் நிறைவேற்றி குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரையில் அது பொருட்படுத்தப்படவில்லை. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை அவமதிக்கிற ஒரு செயலாகத்தான் இந்த செயலை நான் சுட்டிக்காட்ட, கண்டிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நீட் தேர்வை முழுமையாக இந்திய அளவிலே நீக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். அரசமைப்பு சட்டத்தில் ஆர்டிகிள் 47 உறுப்பு எண் 47 டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் மிக முக்கியமான ஒரு வழிகாட்டுதலை தருகிறது. இந்திய அளவிலே இந்திய ஒன்றிய அரசு போதைப் பொருள்களையும் சாராயத்தையும் முழுமையாக நீக்குவதற்கு, விலக்குவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வழிகாட்டி இருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் 1954 ஒரு கமிட்டி உருவாக்கப்பட்டது, மதுவிலக்கு விசாரணை குழு. அது அளித்த அறிக்கை 1958 நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தது. ஆனால் இந்திய ஒன்றிய அரசு இதுவரையில் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எந்த முயற்சியையும் மேற்கொள்ளவில்லை. அதே 44 யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அந்த ஆர்டிகிள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சிவில் கோடு உருவாக்குவதற்கான முயற்சியிலே இந்த அரசு ஈடுபடுகிறது. ஆனால் 47 பொருட்படுத்தவில்லை. நான் இந்திய அளவிலே இன்றைக்கு இளம் தலைமுறை பாழாகி வருவதை எண்ணி வேதனைப்படுகிறேன். இந்த அரசுக்கு அந்த வேதனை இருக்கிறதா என்பதை நான் கேள்வி எழுப்ப விரும்புகிறேன். இளம் தலைமுறையினர், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், மனித வளம் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது. போதைப் பொருள்கள் இந்தியா முழுவதும் இங்கும் அங்கும் என்ற அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இல்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் மட்டும் இல்லை, இந்தியா மாநிலங்கள் அனைத்திலும் போதைப் பொருள்கள் மிக தாராளமாக புழக்கத்தில் இருக்கின்றன. கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சப்படுகிறது. 4 மாநிலங்களை தவிர எல்லா மாநிலங்களிலும் அரசு மதுபானங்களை விற்பனை செய்கிறது. இது நாட்டுக்கு செய்கிற மிகப்பெரிய துரோகம், இளம் தலைமுறைக்கு செய்கிற துரோகம், மனித வளத்தை சிதைக்கிற ஒரு நடவடிக்கை. எனவே தேசிய மதுவிலக்கு கொள்கையை ஒரு கொள்கையாக இந்த அரசு கொண்டு வர வேண்டும். இந்தியா முழுவதும் மதுவிலக்கை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும், போதை புழக்கத்தை தடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Dr. B. Shabri. Please. Very senior member, Tol Tirumalavan, has spoken. I'll say this, if you allow me, both in English and Tamil. He is requesting the Union government to invoke provisions given in the Constitution, particularly referring to the preamble, to bring in prohibition and also ensure that there are no drugs in the country. A very noble cause. I really appreciate the point he's raised there. But
the party with which he is in alliance in Tamil Nadu, which is in government there, saw 56 people die due to illegal liquor. He should first preach there. He should first preach there. He should first talk there. Drug is rampant in Tamil Nadu. He should talk there rather than tell us, madam. Thank you. Dr. B. Shabri. Dr. B. Shabri. Dr. Shabri. Dr. Shabri. Respected Speaker, ma'am. Can you? Respected Speaker, ma'am. Honorable members. Respected Speaker, ma'am, honorable members, I'm extremely happy to make my maiden speech on the occasion on address of Honorable President of India. Firstly, I would like to object to the words of Kalyan Banerjee ji. Today he has commented on our Honorable Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu, and also for misleading the House that he was arrested by ED and CBI. But our Honorable Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu was arrested by AP CID in my very own parliament, that is Nandyal. Nandyal parliament is since decades, it has been Congress and YSRCP strongly ruled. But I would like to question Banerjee ji, why do you think Nandyal Parliament has won 7 on 7 assembly seats? And why do you think I have won more than the majority he was boasting about today? Why do you think people of Andhra Pradesh has given clear mandate by Telugu Desam Party with NDA Alliance and Jana Sena winning 164 out of 175 seats and 21 out of 25 parliament seats? He has also mentioned, he was very sarcastic. I wish he was here today at this session, but he was very sarcastic today. He mentioned our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is walking with 2 clutches, and one clutch is Telugu Desam Party. Sir, remember, I thought you were the senior most leader with immense knowledge, but please remember that the clutch you are talking about is not a clutch, but it's a sword. And as you can see, the world has witnessed our leader, Nara Chandrababu Naidu Garu, who has transformed Hyderabad and Secunderabad into IT or Biocon hub. How he has improved the farmers' lives, how our per capita income was increased. So, I would also like to remember that the youth of our state have been improved. They were employed under the rule of Telugu Desam Party. Our country coronates to be the 3rd largest economy very soon. And I am sure Telugu Desam Party is going to become the jewel in that crown under the leadership of Nara Chandrababu Naidu Garu, Pawan Kalyan Garu, and the future of Andhra Pradesh, Nara Lokesh Garu. For the past 5 years, I would like to remind every citizen of Andhra Pradesh, when
the country was developing. YSRCP, the past government, for the past 5 years, it has missed the development bus. The YSRCP, due to its unhealthy fiscal policies, now the state we have acquired is in severe economic crisis. As I can say, Amaravati, ma'am, is there any state without a capital in this country? That is our Andhra Pradesh. I need 1 minute, ma'am. This is the first time I'm speaking. This is the maiden speech. It's just 1 minute. The Amaravati, the foundation was laid by our Prime Minister and Nara Chandrababu Naidu Garu. But then, after YSRCP came into power, they have opted for 3 capitals, and these 3 capitals, not even a foundation, not even a stone was laid. And Polavaram project, and 33,000 fertile acres of fertile land was donated by our Amati farmers, which has gone to waste. And Polavaram project, not even 70% was completed by Telugu Desam Party, but not even 1% was built. About 13,000 crores were given in July 15, 2022 to YSRCP party, but it was completely used for corruption. And 8,000 crores were given from the central government to the Panchayati Raj, which not even a rupee was used for our village panchayats. Not even a single industry, not even a single IT company, especially in my region, Rayalaseema region, not even a single IT company was brought by the YSRCP. All we saw was vendetta politics, liquor mafia, sand mafia, and also land mafia, but nothing else. As you can see, YSRCP party, Yuvajana Shramik, Raitu party, youth of our state have gone begging. Then Shramiks, we have seen their hunger, suicide, and our farmers, we have seen our suicides of the farmers. So my only request is, I would like the union government to support our state, because माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूं कि आपने दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के मंदिर में मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया है। मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूं। और आज इस आदरणीय सदन में उन तमाम माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, जो आज इस महान सदन में अपने अपने क्षेत्रों से जीत के आए हैं। माननीय सभापति जी, मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी सीट जो अयोध्या में है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती है, जिस सीट के लिए 54 फैजाबाद के लिए देश और दुनिया की निगाहें लगी थी। और आज मान्यवर, आज जब चुनाव हो गया है, जब वहां देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे चुनाव जिताकर भेजा है, तो आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में चर्चा है। मान्यवर, मैं देवतुल्य मतदाताओं को आभार प्रकट करता हूं। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था आभार प्रकट करता हूं और अपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को
सुना और देखा। मान्यवर, ये 29 पृष्ठ का है, लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम यहाँ होना चाहिए था, जहाँ संसद के समक्ष भारत की राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये दुनिया के में किस तरह के मैसेज जाएगा? हमारे देश में कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है, इसको मान्यवर होना चाहिए था। मान्यवर, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंकित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है। मानवर, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी परसों में गया था अयोध्या में, वहां की गलियों को देखा था, कीचड़ भरा है, और जहां पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का जो अयोध्या के नाम है उसका उद्घाटन किया था। 150 से ज्यादा बाउंड्री वाल है, ढह गई है। और सबसे दुखद पहलू है मानवर, सबसे दुखद पहलू है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के न जाने कितने लोग प्रभु राम श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क है, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है। अब कैसे कैसे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रभु राम के मंदिर में जाएंगे तो सारी गंदगी को पैर से छप करके जाएंगे। और यही नहीं मानवर, मैं और आगे बढ़ा तो वहां पर जलायन एक अयोध्या का प्रभु श्री राम के मंदिर के पास का है जलायन मोहल्ला, पानी भरा है, और इतना पानी भरा है, और मानवर गरीबों का मोहल्ला है, कमजोरों का मोहल्ला है, दलितों का मोहल्ला है, और पानी भरा है। और सुना है उसके निकासी के लिए 35 करोड़ रुपए राट हुआ है, लेकिन पता नहीं है ये पैसा कहाँ गया है, किस पे खर्च हो रहा है, गरीबों का मुआवजा नहीं दिया। और मानवर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वहां पर एरोड्रम बना है, लेकिन एरोड्रम बनने में गरीबों को, किसानों को पैसा नहीं दिया गया। और अफसोस की बात है कि हर साल मार्च के एंड में सर्किल रेट बनता है, सर्किल रेट के द्वारा जमीनों का मूल्य का निर्धारण होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में सर्किल रेट बना है, लेकिन आज 7 साल हो गया है फैजाबाद के, अयोध्या के किसानों के जमीनों के लिए सर्किल रेट न बनने के कारण उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बाहरी लोगों को बसाने का काम किया है। हमारे नेता के पास न जाने कितने लोग आए, लेकिन हम कह के आए मानवर कि हम मुआवजा दिलाएंगे, हमारे नेता ने कहा था, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। मानवर, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है। और निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे जी, धन्यवाद। वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है, गरीबों के घर को ढहाया गया। अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। मैंने कल से लेके
आज तक सभापति महोदया सारे विपक्ष के भाषण को सुना। सारे विपक्ष के भाषण में असत्य, गुमराह करने वाले तथ्य, निराशावादी, डर और डर की जो पराकाष्ठा हो सकती है कि डर के आगे कुछ नहीं है, हम कभी जीत नहीं सकते, उस तरह के भाषण को देखा। यहां विपक्ष के नेता ने भाषण दिया, सभापति महोदया, मैं वो नहीं हूं जो हूं, जो मैं दिखता हूं वो मैं नहीं हूं। पिछले बार मैंने कहा था कि यहां प्रेत आकर भाषण देके चला गया। इस बार जो मुझे लगा उनके भाषण से कि एक फिल्म हमने देखी थी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर जो है किसी को दिखते नहीं है, फिर दिख जाते हैं। यदि लाल जो है कहीं दिखाई देगा तो वो मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर हैं, जो दिखते हैं वो नहीं दिखते हैं, जो दिखते हैं वो नहीं दिखते। विपक्ष का क्या डर है सभापति महोदया, ये आप समझिए। गॉस्पेल ट्रुथ के आधार पर असत्य को सत्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा विपक्ष जो मुस्लिम की राजनीति करता रहा, आज हिंदू हिंदू चिल्ला रहा है। जिस लोकसभा से अवधेश, जिस लोकसभा से अवधेश पासी एमपी है, उसका नाम फैजाबाद है। किसी ने फैजाबाद नहीं कहा, सबने अयोध्या कहा। यही भारतीय जनता पार्टी की जीत है, यही मोदी की जीत है। और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। रामायण की एक चौपाई है कि राम रमापति करधन लेहु, खैंचत चाप मिटाई संदेहु। उन्होंने पूरे देश को ये मैसेज दे दिया कि ये देश हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है और मुसलमान के नाम पर कोई राजनीति नहीं हो सकती है। फैजाबाद का नाम अपोजिशन के किसी आदमी ने नहीं लिया। क्या सत्य है? इन्होंने कहा हमारे ऊपर ईडी आ गई, हमारे ऊपर सीबीआई आ गई, हम किसी से नहीं डरते। आप वहां चले गए, बांसवाड़ा चले गए, आपने क्या भाषण दे दिया, क्या जीत गए? मैं एक ऐसा शख्स हूं, अखिलेश जी सुनिए आराम से, मेरे ऊपर कांग्रेस और जेएमएम ने 44 केस किए। मेरे 80 साल 85 साल के माँ पिताजी के ऊपर केस हुए। गैलरी में मेरी वाइफ बैठी हुई है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर केस हुआ, भाई के ऊपर केस हुआ। और सरकार ने आरटीआई मैंने मंगाया है, 10 करोड़ रुपया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेरे से केस लड़ने के लिए किया। मैं जब चुनाव लड़ने के लिए गया, राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे का 2 कार्यक्रम हुआ, प्रियंका गांधी जी गई, उन्होंने कहा कि मैं चैम्बर में बैठा रहता हूं और मैंने कहा कि मैं मोदी का सिपाही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मैंने वचन लिया, प्रण लिया कि मैं जनता के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा। 2 मार्च को पार्टी ने मेरा टिकट अनाउंस किया, 2 मार्च को मेरा चुनाव 1 जून को हुआ। 90 दिन के पूरे कैंपेन में मैंने जनता से वोट नहीं मांगा और मैं यहां पार्लियामेंट में जीत कर आया, आपको हरा कर आया हूं। जिस क्षेत्र से हेमंत सोरेन विधायक हैं, उस जिले का मैं सांसद हूं और आदिवासी बाहुल इलाके से मैं 10,000 वोट से जीत कर आया हूं। मेरा समय है, आप सुनिए, मेरा समय है, 5 मिनट तब नहीं होगा ये बातें। किस तरह का सत्य और असत्य की बात कर रहे हो आप कर रहे हो, मुस्लिम की बात कर रहे हो, मंगलसूत्र की बात कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया। 2009 में सभापति महोदया आप मंत्री थी, 2009 से इस संसद में, इस सदन में मैं 200 बार बोल चुका हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं बांग्लादेश, वहां बांग्लादेशी घुसपैठिया बढ़ा हुआ है संथाल परगना में, चाहे वो जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, साहबगंज हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, किशनगंज हो, अररिया हो। और हालत यह है, हमारी स्थिति यह है कि यहां विजय हाजदा बैठे हुए, मैं उनसे पूछ रहा था, गोपीचक एक गांव है, गाय काट दिया और गाय काटने का जब मुसलमानों ने प्रतिरोध किया, अभी 15 दिन पहले
पूरे बांग्लादेश वहां से आके बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अपने आप को पश्चिम बंगाल का नागरिक कहते हैं, उन्होंने हमारी बहू बेटी का इज्जत लूटा, उनके घर को जलाया, उनके घर को भगाया। आप कह रहे हो कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, उनकी जनसंख्या नहीं है। स्पीकर साहब, पूरे देश भर में, मैं गोपी चक की बात कर रहा हूं। सभापति महोदया, पूरे देश में परिसीमन हो गया, पूरे देश में परिसीमन हो गया। आप आदिवासी की बात करते हो, आप पिछड़े की बात करते हो, हमारे यहाँ परिसीमन नहीं हुआ। आदिवासी की संख्या जो 36% थी वो 26% हो गई। ये पूरे देश को जानने की आवश्यकता है। 1 लोकसभा का सीट आदिवासी का और 3 विधानसभा का सीट घट रहा है। परिसीमन नहीं हो गया, घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है। इसके बाद भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री घुसपैठिए की बात नहीं करेंगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? मैं आपको बताऊं, सभापति महोदय, शिव की बात होती है, हम उस विचारधारा के लोग हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको कुछ समझ में नहीं आती। यदि आपको गुरु नानक आना था तो मंदिर चले जाते यार, गुरुद्वारा चले जाते। इस पार्लियामेंट में फोटो क्यों दिखा रहे? चले जाते ना। और जिस अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूं और मुझे गर्व है कि ब्राह्मण हूं। जिस अभय मुद्रा की बात करते हो, भगवान शंकर को 4 हाथ है, 4 हाथ है, 1 हाथ नहीं होता है। और हस्त मुद्रा में ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है। 28 मुद्राएं हैं। और 28 मुद्रा क्या है जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं, ये सबको जानने की आवश्यकता है। एक मुद्रा वो है जिसके हाथ में डमरू बजा हुआ है। डमरू मतलब स्टार्ट करिए, प्रकृति को स्टार्ट करिए, जीवन को स्टार्ट करिए, गरीबों के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए। दूसरे हाथ में क्या है? डिस्ट्रॉय करना, अग्नि है भगवान शिव के हाथ में। वो ये कहता है कि चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे केजरीवाल हो, जो भ्रष्टाचारी है, जिसने जनता का पैसा लूटा है, उसको जेल भेजिए। तीसरा हाथ है जो ये कहता है कि जनता को खाना खिलाइए। और चौथा हाथ है कि कभी भी विकसित भारत के लिए, भविष्य के लिए, इंसॉल्वेशन के लिए, ये भगवान शिव हैं। आपको यदि धर्म नहीं पता है यार, कहां से धर्म के बारे में पता करोगे? त्रिशूल जो है भूत, भविष्य और वर्तमान की व्याख्या करता है, इसीलिए वो त्रिशूल है। और हमारे प्रधानमंत्री भूत, भविष्य और वर्तमान को देखकर विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। सभापति महोदया, ये संविधान की बात करती हैं। अभी मैंने कहा मिश्रा जी, मैं आपके बारे में बोला, उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा। मिश्रा भारती जब पैदा हुई तो जेल में थे। मेरे गुरु गोविंदाचार्य उस वक्त वो भी जेल में थे, राम बहादुर राय भी जेल में थे। और लालू जी को राम बहादुर राय ने सजेस्ट किया कि अपनी बेटी का नाम मिश्रा रख दो, इसीलिए उनका नाम मिश्रा भारती। जिस किताब का विमोचन राहुल गांधी ने किया, एमके स्टालिन की आत्मकथा का, उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक क्या है सभापति महोदया पता है? कि इमरजेंसी में जो है मेरे पिताजी ने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। और यहां बैठे हुए हैं अखिलेश यादव जी, इनके पिताजी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और बड़े आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे कि वो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा भाषण सुनता हूं। उन्होंने मुझे इमरजेंसी की कहानी सुनाई कि जिस दिन इमरजेंसी गए तो उनकी वाइफ के पास जो है खाना खिलाने के लिए अपने परिवार के पास नहीं था। आप संविधान की बात करते हो, आपने कहा राज्य डिवीजन कर लिया। आपको पता है कि क्या हुआ? 7वां संशोधन 1956 में जब नेहरू ने किया तो उन्होंने कहा संविधान की आत्मा, आपने भी नरेंद्र मोदी कहा, इसलिए मैं नेहरू कर रहा हूं।
जानता था कि आप अटैक करो। प्लीज एड्रेस द चेयर। सभापति महोदया, 7वां संशोधन ये किया कि राज्य को कोई अधिकार नहीं होगा अपना बाउंड्री चुनने का, और यही कारण है कि 7वें संशोधन के बाद 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बन गए। आप संविधान की बात करते हो, आप कहते हो संविधान बचाने की बात करते हो। संविधान की प्रस्तावना स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद जब इमरजेंसी में सारे बड़े नेता, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, करुणानिधि जी हो, अडवाणी जी हो, अटल जी हो, हेमवती नंदन बहुगुणा हो, कांग्रेस के चंद्रशेखर जी हो, बाबू जगजीवन राम हो, जब सारे जयप्रकाश नारायण, मैं एमपी की बात कर रहा हूं, ये सारे लोग जब जेल में बंद थे तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई 1976 में। 42वां संशोधन हुआ। उस 42वें संशोधन ने हमारे धर्मपरायण देश को, हम धार्मिक हैं, हम हिंदू हैं, बिट्टू यहां बैठा हुआ सिख है, बुद्धिस्ट हैं, रिजू जी उन्होंने कहा कि हम बुद्धिस्ट हैं, यहाँ ओवैसी बैठे हुए इस्लाम उनके लिए गर्व का विषय है। आपने हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कर दिया, रातों रात बदल दिया। आपने उसमें इंटीग्रिटी शब्द जोड़ दिया। पूरा देश जो है ईमानदार है, इसी कारण ईमानदारी से चलता है। आपने ईमानदार जोड़ दिया और आपने उसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया। अरे कैसे सोशलिस्ट हो सकते हैं हम यार? कोई कम्युनिस्ट हो सकता है, कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है, तुमने जो है सोशलिस्ट पूरे प्रेम्बल को बदल दिया और आप संविधान बनाने की बात करते हो। उन्होंने कहा कि जो हम कानून बनाएंगे, जो फंडामेंटल राइट हुए थे, जो हमने हमारे फोर फादर्स ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए थे, उसके साथ आपने फंडामेंटल ड्यूटीज एक अलग शब्द जोड़ दिया। आप संविधान बनाने की बात करते हो। पूरा का पूरा 42वां संशोधन, उन्होंने कहा कि जो संविधान कानून बनाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म हो गई थी, उन्होंने कहा कि हम फिर से रिइंस्टेट होकर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। लोकसभा के जो समय है, समय सीमा 5 साल, उन्होंने कहा अब 6 साल होगा। खाता न वही, इंदिरा गांधी जो कहे सही, संविधान वही है। अरे संविधान बचाने वाले यदि मोदी ने संविधान बदला, 370 के लिए बदला, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बदला, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बदला, और जब भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी की बात होगी, हम संविधान बदलेंगे और हमको कोई संकोच नहीं। सवाल ये है, ये आर्य और अनार्य की बात करते हैं, ऋषि मुनि की बात करते हैं। राजा साहब, आप हमारे मित्र हो। मैं एक ऐसा आदमी था जो तिहाड़ में आपसे मिलने के लिए गया, कांग्रेस ने आपको जेल भेजा। आपको पता है कि गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त मुनि, ये कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। रामायण, महाभारत, गीता लिखने वाले कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। कोई भगवान ब्राह्मण नहीं है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी, महाभारत वेद व्यास ने लिखा, चारों वेद और 13 उपनिषद सभी वेद व्यास ने लिखे, जो मछुआरे के बेटे थे। और चाहे वो ऋषि अगस्त हो, ऋषि कन्नन हो, आप जो है आर्य और अनार्य के बीच में, और आप ही के सांसद, कांग्रेस के सांसद 1952 में जिस कांग्रेस के सांसद रामधारी सिंह दिनकर को नेहरू जी सांसद बनाकर लेकर आए, सांसद रहे, 12 साल रहे, देश के बहुत बड़े कवि, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे। उस संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने लिखा कि न कोई आर्य है न कोई अनार्य है। जो हरिजन, जो शेड्यूल कास्ट तमिलनाडु का है, वही कलकत्ता का ब्राह्मण है, और जो कलकत्ता का ओबीसी है वही पंजाब का जो है सिख है। ये उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने लिखा, आपके सांसद ने लिखा। हमें तो गर्व है कि ये देश एक है, न जाति है न बिरादरी है। आप किस तरह की बात करते हो, जाति प्रथा की बात करते हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां जितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए, स्वागत राय जी बैठे होंगे, आज से 50 साल पहले किसी बड़े घर में, किसी गांव में कहीं कोई शौचालय नहीं होता था। चाहे बड़े परिवार की महिलाएं हो या छोटे परिवार की महिलाएं हो, वो खेत में जाती थी। तो जब खेत में जाती थी तो मेहतर प्रथा कहां से आ गया? जो मुगलों ने दिया, आप उसको सही मान रहे हो
और आप पूरे देश को जो है हिंदुत्व के नाम पर, आर्य के नाम पर, अनार्य के नाम पर, इस्लाम के नाम पर केवल गुमराह करने की कोशिश करते हो। ये गॉस्पेल ट्रूथ को बंद करो, ये कहना बंद करो और देश को जो है साथ लेकर चलने की बात करो। बस मैं अंत में सभापति महोदय एक पॉइंट है कि कल कहा गया कि स्पीकर साहब जो है झुक के प्रधानमंत्री जी को जो है अभिवादन किए और राहुल जी को ऐसे। आज मैंने एक फोटो देखा थल सेना अध्यक्ष का, वर्दी में कहा जाता है कि किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आज सारे अखबारों में थल सेना अध्यक्ष का फोटो छपा है और अपनी मां को पैर छू के वर्दी में प्रणाम कर रहे हैं। तैत्तिरीयोपनिषद का एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धा पसेबिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आपसे जो भी बड़े आदमी हैं, पद की, मर्यादा की कभी परवाह नहीं करिए। अभी पार्लियामेंट खत्म हुआ, मैं फरवरी की बात कर रहा हूं। जिस दिन पार्लियामेंट खत्म हुआ मैं बाहर गाड़ी का वेट कर रहा था। मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस पर अटैक करता हूं। राहुल जी, सोनिया जी या पूरा कांग्रेस गांधी परिवार मेरा टॉपिक है, क्योंकि मेरे फादर 1975 में इमरजेंसी में सैक कर दिए गए, उनकी जिंदगी में नौकरी नहीं लगी। 19 महीने मेरे परिवार के लोग इमरजेंसी में बंद रहे, इसलिए कांग्रेस के प्रति इतना विद्रोह या ये चीज जो है मेरे मन में है बचपन से है, क्योंकि मेरा बचपन मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि हम लोग सभी देशद्रोही के परिवार के माने जाते थे। सोनिया जी आई, सोनिया जी ने मेरा हाथ पकड़ा सबके सामने, क्योंकि सबके सामने पब्लिक में एक काम हुआ, इसलिए मैं पब्लिक में बात कर रहा हूं। और उन्होंने मुझे कहा कि निशिकांत, आज मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को पार्लियामेंट आना चाहिए। मैंने प्रणाम किया उनको। मैंने ये नहीं सोचा कि वो सोनिया गांधी वो बड़ी हैं। आप किस तरह के डिस्कोर्स में ले जाना चाहते हो? माननीय मोदी जी हमारे पार्टी के बड़े आदमी हैं। पार्टी टिकट दी तो ओम बिरला जो है इस कुर्सी पर बैठे। यदि उनको पैर छू के भी प्रणाम कर लेते ओम बिरला जी, तो उस कुर्सी की ताकत कम नहीं होती। आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं पता है, और यदि भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में नहीं पता है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। आज आप 98 में हो, अगले चुनाव में आपको जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी मौका नहीं मिलेगा। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। फ्रांसिस जॉर्ज। Rule. Under what rule? Will you please quote the rule? No. 352. 352. Name was taken of our leader और कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा उनको बरी किया गया और उसके बाद उनको भ्रष्टाचारी यहां पे कहा जा रहा है, तो इट शुड बी एक्सपंज्ड। कोर्ट द्वारा बेल मिला है और उन पे आरोप सीधे तौर पे बोला गया है कि आरोप उन पे तय नहीं होता है, It will be deleted, Mr. Francis नहीं बनता है, और ये उनको भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जबकि कोर्ट से उनको जो है बेल मिला। एक्सपंज करना होगा मैडम। Yes, it is deleted. Thank you, ma'am. Sir, when our country is completing 75 years as a republic, we are all fortunate to be present in this house, and we have to be grateful to the people of India for giving us a chance to be members of parliament at a very critical and glorious time in the history of our country. Sir, the President in her address has mentioned several things about what the government is doing for the agriculture sector. But the basic thing is, I would like to inform the government what is the farming community, what is their basic demand.
Sir, the farmers are again on an agitational path, and they are demanding not all these fancy things, but a legal framework for minimum support price. But the government, ever since the India dispensation came to power, the Honorable Prime Minister has been promising that the government will give the farmers the C2 plus 50% formula, MSP, that has been recommended by the Swaminathan Commission. But so far the government has not done anything about it. So in the first farmers' agitation, almost 700 farmers gave their lives, and now also the agitation is going on. But the government has prevented the farmers to enter the capital. So who are we to prevent the farmers of this country who feed the country to enter the capital? Sir, the same poet Thiruvalluvar, he had said, and I am quoting, so Ududundu Valvore Valvo, Mattallam Toludundu Pinchelbavo. So the farmer who tills the land should be hailed. That is what Thiruvalluvar said. Instead of hailing them, we are despising them, we are just ignoring them, and we are not giving any consideration to the basic demands of the farming community of this country. Sir, I would like to quote one issue, sir. So my constituency in Kerala, Kottayam, is known as the rubber capital of India. The rubber farmers of this country has been reeling under price fall for the past 12 years. But the government did not invoke the basic safeguard duty when there is large-scale imports to control the unabated large-scale imports of natural rubber. It's very good that the Commerce Minister is here. Sir, under Article 19(1)(a) of GATT 1994, if there is large-scale import of a particular commodity, and if it affects the economic situation of a particular area, also if it affects the income of the cultivating or a particular section, we can invoke Article 19 under the WTO regime. The government always says that we are under the WTO dispensation, so we can't do anything about imports. But there is a particular provision saying that if there is income fall, if there is job loss, the government is rightfully the government can invoke this particular section. The government of India has not done anything about it. Sir, now adding to insult, now we are told that the DGFT, the Director General of Foreign Trade, had proposed to extend the export obligation period of the DEPB passbook holders, the exporters who export goods like natural rubber and make value-added products and then re-export it. Sir, presently it is 6 months for them to export these commodities after value addition. Now the DGFT has recommended that it can be extended to 12 months. So this will create serious problems for not only for rubber farmers, for any other commodity. There will be large imports. These imports are done under duty-free. And sir, this will create a glut in the market, and this will cause price fall. I don't have to tell the Honorable Commerce Minister. So it is going to affect 1.2 million farmers, rubber farmers of our country. 1 minute. Yes, sir. I will conclude within 1 minute. 1 minute. कंक्लूड कर दें आप. Saying that. Conclude कर दें आप. He is on record saying that India is the only country where you can't touch the wild animal, even if it attacks and kill you, if it destroys your crop. World over, there are rules prohibiting this. See, sir, there is well-known scientific studies saying that
in a particular forest area, there is this thing called carrying capacity. And if wild animals exceed the carrying capacity, they have to be culled and removed. India is the only country where it is not done. The poor farmers, the poor people who live in the forest fringes, they are being left to the mercy of wild animals. Every day, wild animals are killing people, destroying crops. Nothing is being done by the central government. Professor Madhav Gadgil himself has, in fact, he has recommended that the Wildlife Protection Act should be scrapped. We don't say that. We only say that the particular provisions has to be amended, and there has to be a mechanism to cull these wild animals who destroys crops and also kill people. Sir, I am concluding, sir. Duruvai, for this opportunity to make this maiden address in this temple of democracy, the Indian Parliament. I come from a state where in this house, I have to tell you, this so-called one member. Could you just please finish? Speaker, I thank you for this opportunity to make this maiden address in this temple of democracy. I come from a state where faiths over the Lords, Shiva, Vishnu, Jesus and Allah coexist with the rationalism of Tandai Periyar. A state where social justice and secularism have shielded the oppressed and downtrodden. A state wherein its people would rather die than live without self-respect and honor. A state where we have always stood united irrespective of caste, creed and religion. Just as our great king Veerapandiya Kattabomman fought alongside Veeran Sundaralingam, Vandiyathevan and Thanadhipati Pillai against the British imperialism, I bring along with me the expectations and hope of more than 1 million people from my constituency, Trichy. I represent a small political party, but a party and a leader with a big heart, that is MDMK and Sri Vaikoji. I would like to emphasize on certain issues that have not been given the due importance in the Honorable President's speech. Sir, though there are 1,000 burning issues concerning my fellow citizens, I would like to use my maiden speech to highlight 5 important aspects concerning my country, state and constituency. The first one being revitalizing India's energy engineering powerhouse, Trichy. Trichy boasts a rich legacy as India's engineering powerhouse. Public sector giants like BHEL, Ordnance Factory, Golden Rock Railway Workshop and HAPP have been the pillars of this success story. However, a concerning trend has emerged in recent years. Firstly, a decline in work orders for public sector units has impacted the entire ecosystem. BHEL, for example, has seen a worrying 50% drop in employment potential, mirroring a similar decline across other PSUs. This in turn has had a domino effect on ancillary MSMEs who rely heavily on BHEL's work orders. A once thriving network of 600 MSMEs has shrunk to just 60, highlighting the human cost of the situation. In the past 10 years, the employment capacity of MSMEs has declined from mere 50,000 to mere 10,000 today. So I request the government to do the necessary to revitalize the public sector units in my constituency. Sir, just 2 minutes, sir. This is my maiden speech. Sir, secondly, I would like to emphasize the plight of the Tamil Nadu fishermen who have faced aggression and violence from the Sri Lankan Navy for more than 3 decades. I urge upon the Union government, especially the Honorable Prime Minister Modi ji and the Honorable External Affairs Minister Jaishankar ji, to immediately take steps either to retrieve Kachetivu or restore the rights of the fishermen in the traditional fishing area. अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया है। मैं इस सदन में तीसरी बार आया हूं और मैं दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें तीसरी बार चुन के भेजा और सिर्फ हमें ही नहीं भेजा बल्कि हमारे दिल्ली के 7 के 7 लोगों को तीसरी बार जिता करके भेजा है। हम सभी यहाँ सांसद खड़े हैं, जरा इनका संरक्षण करें अध्यक्ष जी। मात्र मुझे ही नहीं भेजा बल्कि हमारे
7 के 7 सांसदों को तीसरी बार भेजा और नरेंद्र मोदी जी में वो विश्वास दिलाया। आज तक दिल्ली में नया इतिहास बना, कभी तीसरी बार 7 सांसद 7-0 से जीत के आए ही नहीं। ये विश्वास है हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रति, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति। और मैं पूरी दिल्ली के सहित अपने लोकसभा के लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हम जब 2014 में आए थे इस सदन में, तब हम एक दूसरी दुनिया से आए थे और जब हम सदन में घुसने जा रहे थे, जब मेरी नजर पड़ी कि देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे एक व्यक्ति, जिन सीढ़ियों से लोग चप्पल जूते पहन के जा रहे थे, अचानक हमने देखा वो नरेंद्र मोदी जी उन सीढ़ियों पर माथा रख के झुक गए थे। हमारे जैसे लोग जो किसी और दुनिया से राजनीति में आते हैं, उनके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल था। मैंने अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो हमने देखा देश के होने वाले प्रधानमंत्री उन सीढ़ियों पर माथा रख के आगे बढ़ रहे थे। जब हम दूसरी बार, माननीय अध्यक्ष जी, जब हम दूसरी बार 2019 में जब हम संसद में आए तो हमने देखा देश के प्रधानमंत्री पद पे आ रहे नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को इसे माथा झुका करके प्रणाम किया। वो दृश्य हमारे लिए, और मैं समझता हूं मेरे सभी साथियों के लिए, हाथ में संविधान लेना भी ठीक है, लेकिन संविधान लहराना और संविधान की पूजा करना दोनों में अंतर है। हमने नरेंद्र मोदी जी को संविधान की पूजा करते हुए देखा है। इसलिए मैं बड़े ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद मैं जब दिल्ली के ही अपनी कुछ बातें करूंगा, दिल्ली के ही सौभाग्य को देखूंगा। कोई द्वारका एक्सप्रेस पे जाकर के गाड़ी चलाता होगा, तब उसको समझ में आता होगा कि सरकार क्या होती है और कैसे लोगों का काम होता है। NH-24 पे जाते होंगे, आज दिल्ली मेरठ तक चली गई है अध्यक्ष जी। आज लोग दिल्ली में मेरठ से काम करने आते हैं और 35 से 40 मिनट में पहुंचते हैं। तब हम सबको गर्व होना चाहिए। हमें गर्व क्यों नहीं होना चाहिए जब हमें पता चलता है कि देश के 4 करोड़ 22 लाख बेघर को पहली बार घर मिल गया। हमें क्यों नहीं गर्व होना चाहिए अध्यक्ष जी जब 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन जाते हो, जब 52 करोड़ में गांव का आदमी हो। अध्यक्ष जी, हमारी माँ पहले एक हमारी गांव में काम करती थी, उनके लिए हमसे एक बार वो 20,000 रुपया मांग के दी थी, और एक दिन वही हमारी माई हमसे कहती है, ए मनोज, तू जाना तला झुरी तिवारी के मेहरारू के उनके घर मिल गए, मोदी जी घर दिले बाड़े। अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि गांव में घरों में टॉयलेट न होने का क्या दंश होता था। हम लोग साइकिल से जाते थे तो सड़क पे खड़ी महिलाएं खड़ी हो जाती थीं। अगर उस दंश को किसी ने दूर किया
वो नरेंद्र मोदी जी, वो सरकार, हम क्यों न गर्व करें इस पे। 13 करोड़ घरों में नल से जल लगा दिए। हम दिल्ली में पाइप से घरों में गैस जा रही है, पाइप से गैस जा रही है, और दिल्ली में एक बैठी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार नल से जल तक नहीं दे पाई। हम ये भी दंश इसी दिल्ली में देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, कभी भारत मंडपम देखिए। मेरे विपक्ष के भी साथी लोग, आप लोग जाइए, आप जब जाएंगे तो आपको गर्व होगा। आप कभी, हाँ दादा होता है, होगा। आप कभी यशोभूमि को देखिए, आप कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर को देखिए। इसी दिल्ली में जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अंतिम क्रिया के लिए 1 कट्ठा जमीन नहीं दिया गया, बुरा मत मानना, नाराज मत होना, उसी दिल्ली के हृदय में नरेंद्र मोदी जी ने 5 एकड़ में बाबा साहब का स्टडी सेंटर बना के दिया है। ये होता है सम्मान संविधान के प्रति और संविधान के बनाने वालों के प्रति। मुझे बहुत वेदना के साथ टीएमसी के एक हमारे सांसद, मेरे प्रिय साथी, आज आपने एक्ट्रेस के नाम पे क्या दिया? क्या एक महिला को आप देखो, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के, आपको ये बात इस तरह से महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए कल्याण दादा, नहीं करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप कोई एक्ट्रेस को सिर्फ देखने वाली वस्तु महिलाओं को न समझा जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें गर्व इस बात का होना चाहिए। अध्यक्ष जी, माफी चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं खत्म करूंगा। मुझे गर्व तब होना चाहिए जब इस दिल्ली में, अब इस देश में, नहीं हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई बात नहीं दादा, अब इस देश में दादा ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के 70 साल के बुजुर्गों को अब वृद्धाश्रम भेजने की आवश्यकता नहीं। खत्म करना अध्यक्ष जी, प्लीज जी, ओके, प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज नो, अध्यक्ष जी, हमको गर्व होता है वंदे भारत जैसी ट्रेन में बैठकर। हमको गर्व होता है जब 70 साल के बुजुर्ग को अब किसी वृद्धाश्रम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसका इलाज कराने के लिए मोदी सरकार खड़ी रहेगी। हमें तब गर्व होता है अध्यक्ष जी। हमें गर्व होना चाहिए जब भ्रष्टाचारियों पर नकेल हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं अपने सभी साथियों से कि हो सके तो, हाँ गाना तो गाते हैं दादा, हम आप सभी से प्रार्थना कर, अब आज जब यहाँ से हम निकलते हैं तो हमें अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाने का एक अभियान जो शुरू हुआ है उसमें साथ देना चाहिए। चलिए मिलकर के माँ के नाम से एक पेड़ लगाते हैं। दादा, माँ के नाम से आप भी लगा दें। कल्याण जी, माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए। और
अध्यक्ष जी, मैं एक लाइन के नरेंद्र मोदी जी सरकार को प्लीज तीसरी बार अगर इस देश की जनता ने चुन के भेजा है, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं दो पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश ने ऐसे नहीं चुना है। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नरेंद्र मोदी जी की भी आयु बढ़े, नरेंद्र मोदी जी के सरकार की भी आयु बढ़े, ये इस देश की जनता चाहती है। आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बहुत ही उत्तम मानता हूं, बहुत समर्थन करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर के बोलिए एक बार, एक इसवी को बोलिए। मैंने एक मिनट प्लीज, नो, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। एक मिनट बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए। ऑनरेबल मेंबर्स, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। मणिपुर के मैंने एक माननीय सदस्य को पहले ही बोलने का मौका दे दिया था। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अहम विषय उठाए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबका और देश का मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय
सभापति जी, कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं विशेष करके जो पहली बार सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। आदरणीय सभापति जी, देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ और लोकतंत्र के माननीय प्रतिपक्ष के नेता ये शोभा नहीं देता। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो, ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं सदन की डायरेक्शन दे दें आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी, सभापति जी, एक विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान
और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। आदरणीय सभापति जी, हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने जिस समर्पण भाव से जन सेवा ही प्रभु सेवा इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए हमने जो कार्य किया है, उसके कारण 10 साल में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले। देश की आजादी के कालखंड में इतने कम समय में इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है। आदरणीय सभापति जी, हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो 0 टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। आदरणीय सभापति जी, आज दुनिया भर में भारत की साख बड़ी है। आज विश्व में भारत का गौरव हो रहा है और भारत के तरफ देखने का नजरिया भी एक गौरवपूर्ण नजरिया हर भारतवासी अनुभव करता है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, भारत सर्वप्रथम है। हमारे हर नीति, हमारे हर निर्णय, हमारे हर कार्य का एक ही
कि भारत प्रथम और भारत की इस प्रथम की भावना के साथ देश में जो आवश्यक रिफॉर्म थे उस रिफॉर्म को भी हमने लगातार जारी रखा है। 10 वर्ष में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है। आदरणीय सभापति जी, हम उस सिद्धांतों को समर्पित है जिसमें भारत के संविधान के स्पिरिट के अनुसार सर्वपंथ संभाव उस विचार को सर्वोपरि रखते हुए हमने देश की सेवा करने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है इसको परिपूर्ण करना। और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठा करके मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है और इसलिए हमने जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट टू नन इस सिद्धांत को लेकर के हम चले। आदरणीय सभापति जी, 10 साल के हमारे कार्य को देखने परखने के बाद भारत की जनता ने हमारा समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हमें फिर एक बार 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का मौका मिला है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है। भारत की जनता कितने विवेकपूर्ण रूप से और कितने उच्च आदर्शों को लेकर के अपने विवेक का सद्बुद्धि से उपयोग करती है और उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने, देश की जनता के सामने नम्रता पूर्वक सेवा
सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमारी नीतियों को देखा है, हमारी नियत, हमारी निष्ठा, उस पर देश की जनता ने भरोसा किया है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में हम जनता के बीच एक बड़े संकल्प के साथ देश की जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे और हमने आशीर्वाद मांगा था विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए। हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभ निष्ठा के साथ जन सामान्य का कल्याण करने के इरादे से हम गए थे। जनता ने विकसित भारत के संकल्प को 4 चांद लगा करके हमें फिर से एक बार विजयी बना करके देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के सपने पूरे होते हैं। देश जब विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के संकल्प सिद्ध होते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का सीधा सीधा लाभ हमारे देश के नागरिकों की गरिमा, हमारे देश के नागरिकों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार, ये स्वाभाविक हमें विकसित भारत होने से देश के कोटि कोटि जनों के भाग्य में आता है। आजादी के बाद मेरा देश का सामान्य नागरिक इन चीजों के लिए तरसता रहा है। आदरणीय सभापति जी, जब विकसित भारत होता है तब हमारे गांव की स्थिति, हमारे शहरों की स्थिति, उसमें भी बहुत बड़ा सुधार होता है। गांव के जीवन में गौरव भी होता है, गरिमा भी होती है और विकास के नए नए अवसर भी होते हैं। हमारे शहरों का विकास भी एक अवसर के रूप में विकसित भारत में उभरता है। तब दुनिया की विकास यात्रा में भारत के शहर भी बराबरी करेंगे, ये हमारा सपना है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का मतलब होता है कोटि कोटि नागरिकों को कोटि कोटि अवसर उपलब्ध होते हैं, अनेक अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं और वो अपने कौशल्य, अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार विकास की नई सीमाओं को प्राप्त कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, मैं
के माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और हमारा समय का पल पल और हमारे शरीर का कण कण हम देशवासियों को विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लगाएंगे। हमने देश की जनता को कहा था 24/7 फॉर 2047। आज मैं इस सदन में ये दोहराता हूं कि हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था। देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे समय 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है, तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, उस देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय सामान्य मानवी के मुंह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये 7 शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के इन 7 शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। पॉलिसी पैरालिसिस था, फ्रेजाइल 5 में पहुंच चुके थे। भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी। ये स्थिति पैदा हुई थी। गरीब को घर लेना हो
हजारों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी। आदरणीय सभापति जी, अरे गैस के कनेक्शन के लिए मेंबर पार्लियामेंट के यहाँ, सांसदों के यहाँ अच्छे को चक्कर काटने पड़ते थे और वो भी बिना कट के लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। आदरणीय सभापति जी, मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए, हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। और हमारे ज्यादातर भारतीय भाई बहन इतने निराश हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को दोष दे करके, अपने नसीब को दोष दे करके जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो एक वक्त था 2014 के पहले, जब वो 7 शब्द हिंदुस्तान के जनमन में स्थिर हो चुके थे, निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था। तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना और वो पल देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। और 10 साल में मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलताएं हैं, अनेक सिद्धियां हैं, लेकिन एक सिद्धि जिसने हर सिद्धियों में भी जोर भर दिया, ताकत भर दी, वो थी देश निराशा की गर्त में से निकल करके आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया। देश में आत्मविश्वास बुलंदी पर पहुंचा और उसके कारण वो सब वक्त जो शब्द थे देश की युवा पीढ़ी की डिक्शनरी से निकलने लगे। धीरे धीरे देश के मन में स्थिर हो गया, जो 2014 से पहले कहते थे कुछ नहीं हो सकता, वो कहने लगे अब इस देश में सब कुछ हो सकता है, इस देश में सब कुछ संभव है। ये विश्वास जताने का काम किया हमने। जब हमने सबसे पहले तेज 5G रोल आउट हमने दिखाया, आज देश कहने लगा तीव्र गति से 5G का रोल आउट होना, देश गौरव से कहने लगा भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक जमाना था जब कोयले घोटाले में बड़ों बड़ों के हाथ काले हो चुके थे। आज कोयले का सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक प्रोडक्शन, आज कोल प्रोडक्शन के विक्रम हुए हैं और इसी के कारण देश अब कहने लगा है अब भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक समय था 2014 के पहले जब फोन बैंकिंग करके बड़े बड़े बैंक घोटाले किए जा रहे थे। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन, निर्णयों में गति
निष्ठा प्रामाणिकता की, और उसी का परिणाम है दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया। आज भारत की बैंक सर्वाधिक मुनाफा करने वाली बैंक बन गई और लोगों की सेवा करने की जगह। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। आज आदरणीय सभापति जी, देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने, वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है। आदरणीय सभापति जी, 140 करोड़ देशवासियों में ये विश्वास पैदा होना, ये उम्मीद और जब विश्वास जगता है तो विकास का वो ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। इस विश्वास ने विकास का ड्राइविंग फोर्स का काम किया है। आदरणीय सभापति जी, ये विश्वास
विकसित भारत संकल्प से सिद्धि का विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, जब आजादी का जंग चल रहा था और जो भाव देश में था, जो जोश था, उत्साह था, उमंग था, जो विश्वास था कि आजादी लेके रहेंगे, आज देश के कोटि कोटि जनों में वो विश्वास पैदा हुआ है, जिस विश्वास के कारण आज विकसित भारत होना एक प्रकार से उसकी मजबूत नींव इस चुनाव में शिलान्यास हो चुका है। जो ललक आजादी के आंदोलन में थी, वही ललक विकसित भारत के इस सपने को साकार करने में है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत के लक्ष्य बहुत विराट है और आज भारत को एक ऐसी स्थिति पे 10 साल में पहुंचा है कि हमें खुद से ही स्पर्धा करनी है, हमें ही अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं और नेक्स्ट लेवल पर हमें हमारी विकास की यात्रा को ले जाना है। 10 वर्षों में भारत विकास की जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, वो हमारी प्रतिस्पर्धा का एक मार्ग बन चुका है, एक बेंचमार्क बन चुका है। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में ले जाने का है और मेरा विश्वास है देश की इच्छा को हम उसी गति से पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, हम हर सफलता को, हर सेक्टर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 सालों में भारत की इकोनॉमी को 10 साल के अल्पकाल में हम 10 नंबर से इकोनॉमी को 5 नंबर पे ले गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जिस गति से निकले हैं, अब हम देश की इकोनॉमी को नंबर 3 पर ले जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 सालों में हमने भारत को मोबाइल फोन का बड़ा मैन्युफैक्चरर बना दिया, भारत को मोबाइल फोन का बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया। अब यही काम इस हमारे टेन्योर में सेमीकंडक्टर और अन्य सेक्टर्स में हम करने जा रहे हैं। दुनिया के महत्वपूर्ण कामों में जो चिप्स काम में आएगी, वो चिप्स मेरे भारत की मिट्टी में तैयार हुई होगी, मेरे भारत के नौजवानों की बुद्धि का परिणाम होगा, मेरे भारत के नौजवानों के परिश्रम का परिणाम होगा। ये विश्वास हमारे भीतर है। आदरणीय सभापति जी, हम आधुनिक भारत की तरफ भी जाएंगे, हम विकास की नई ऊंचाइयों को, लेकिन हमारी जड़ें जमीन से जुड़ी रहेगी, हमारे पैर देश के जन सामान्य की जिंदगी से जुड़े रहेंगे और हम
4 करोड़ गरीबों के घर बना चुके हैं। आने वाले इस टेन्योर में तेज गति से 3 करोड़ और घर बना करके इस देश में किसी को भी घर के बिना रहना न पड़े, ये हम देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने देश की कोटि-कोटि बहनों को एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में एक बहुत सफलतापूर्वक हमने आगे बढ़े हैं। अब हमने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। अब हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि इतनी बढ़ाना चाहते हैं, उसका इतना विस्तार करना चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में 3 करोड़ ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर के चलने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहराऊं, हमारी तीसरी टर्म में इसका मतलब है हम 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को 3 गुना परिणाम ला करके देंगे। सदस्यगणों, नेता प्रतिपक्ष माननीय सदन मेरे सबको मौका दिया, आपने 90 मिनट बोला, ये संसद में तरीका ठीक नहीं है। मैं आग्रह करूंगा, आप इस तरीके से संसद की मर्यादाओं को बनाए, उचित नहीं है। आप जाइए बेंच में से, बैठिए। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया, आपको 90 मिनट बोलने दिया और समय पूरा दिया। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी के बाद ये सौभाग्य दूसरी बार इस देश में आया है और 60 साल के बाद आया। इसका मतलब ये सिद्धि पाना कितना कठोर परिश्रम के बाद होता है, कितना अभूतपूर्व विश्वास संपादन होने के बाद होता है। ऐसे ही ये राजनीति के खेल से नहीं होता है, जनता जनार्दन की सेवा से प्राप्त आशीर्वाद से होता है। आदरणीय सभापति जी, जनता ने हमें स्थिरता और निरंतरता, इसके लिए जनादेश दिया। लोकसभा चुनाव के साथ ही आदरणीय सभापति जी,
लोगों की नजर से चीजें जरा ओझल हो गई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हमारे देश में 4 राज्यों के बीच चुनाव हुए और आदरणीय सभापति जी, इन चारों ही राज्यों में एनडीए ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। अभूतपूर्व सफलता प्राप्त, हमने शानदार विजय प्राप्त की है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती उड़ीसा ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। आदरणीय सभापति जी, आंध्र प्रदेश एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र में भी ये नजर नहीं आते हैं। आदरणीय सभापति जी, अरुणाचल प्रदेश हम फिर एक बार सरकार बनाई है। सिक्किम में एनडीए ने फिर एक बार सरकार बनाई है। अभी 6 महीने पहले ही आदरणीय सभापति जी, आपका होम स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने प्रचंड विजय पाया है। आदरणीय सभापति जी, हमें नए नए क्षेत्रों में जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, बीजेपी ने केरला में इस बार खाता खोला है और बड़े गर्व के साथ केरला से हमारे सांसद हमारे साथ बैठते हैं। तमिलनाडु में कई सीटों पर बीजेपी ने दमदार उपस्थिति दर्ज की है। कर्नाटक, यूपी और राजस्थान में पिछली बार की तुलना में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है। आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है। जिन राज्यों में चुनाव, उसमें से 3 की मैं बात करता हूं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, यहां चुनाव आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पिछली विधानसभा में इन 3 राज्यों में हमें जितने वोट मिले थे, इस लोकसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में हमें उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं। आदरणीय सभापति जी, पंजाब में भी हमारा भूतपूर्व प्रदर्शन रहा है और हमें बढ़त मिली है। जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में
तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, 1984 उस चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए, 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह
के चक्कर में फंसे गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ।
जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। आदरणीय सभापति जी, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल है उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है, और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। मैं जब परजीवी कह रहा हूं तो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन को और इस सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, या जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पास 1, 2, 3 सीटें थी, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है, 26% है। लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मौका, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी उनका स्ट्राइक रेट 50% है। और कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने उनको जिताया है। और इसलिए मैं कहता हूं ये परजीवी कांग्रेस है। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी, वहां उसका वोट शेयर इस चुनाव में गिर चुका है। आदरणीय सभापति जी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से 64 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई है। 64 में से 2। इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़ करके ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं वो अगर न खाए होते तो लोकसभा में उनके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी बहुत मुश्किल था। आदरणीय सभापति जी, ऐसे समय एक अवसर आया। देश ने विकास के रास्ते को चुना है। देश ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का मन बना लिया है। तब भारत को एकजुट होकर समृद्धि का नया सफर तय करना है। ऐसे समय ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी हुई है। ये दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं। ये उत्तर में जाकर के पश्चिम के खिलाफ जहर उगलते हैं। पश्चिम के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने भाषा के आधार पर बांटने की हर कोशिश की है। जिन नेताओं ने देश के हिस्से को भारत से अलग करने की वकालत की थी, उनको संसद की टिकट देने तक का दुर्भाग्य हमें देखना पड़ा जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया। कांग्रेस पार्टी खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नई नैरेटिव गढ़ रही है, नए तय अफवाहें फैला रही है। आदरणीय सभापति जी, देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने की प्रवृत्ति का भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान जो बातें की गई, राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता
आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल जानबूझ करके खेला जा रहा है। मंचों से साफ साफ घोषणा की गई, अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया, 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी, लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे। ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए, ये अराजकता फैलाना इनका मकसद है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है। सीएए को लेकर जो अराजकता फैलाई गई, देश के लोगों में गुमराह करने का जो खेल खेला गया, पूरी इकोसिस्टम इस बात को बल देती रही ताकि उनके राजनीतिक मकसद पूरे हो। आदरणीय सभापति जी, देश को दंगों में झोंकने के भी कुत्सित प्रयास पूरे देश ने देखे हैं। आदरणीय सभापति जी, आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा, मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था।
आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। बैठिए माननीय सदस्य प्लीज। ये तरीका आदरणीय अध्यक्ष जी, तुलसीदास जी कह गए हैं अखिलेश जी, तुलसीदास जी कह गए हैं झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठई चबेना। तुलसीदास जी ने कहा है झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का
हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। एक जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। आदरणीय सभापति जी, ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, HAL को लेकर के झूठ, LIC को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि MSP नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ ये सदन का दुर्भाग्य है। और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करे, ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, जो दल 60 साल तक यहां बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है, जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला है, वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाएं, झूठ के रास्ते को चुन ले, तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है। इसका सबूत मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, सदन की गरिमा से खिलवाड़
ये हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है, इस देश के महापुरुषों का अपमान है, देश के लिए आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का अपमान है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं जानता हूं आप बहुत सहृदयी हैं, आप उदार मन के मालिक हैं, आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मीठी मुस्कान के साथ चीजों को झेल लेते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं। और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों का झूठ हमारे देश के नागरिकों की विवेक बुद्धि पर आशंका व्यक्त करता है। उनका झूठ देश के सामान्य विवेक बुद्धि पर एक तमाचा मारने की निर्लज्ज हरकत है। आदरणीय सभापति जी, ये हरकतें देश की महान परंपराओं पर तमाचा है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की गरिमा बचाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। सदन में शुरू हुई झूठ की परंपरा पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ये देशवासियों की भी और इस सदन की भी अपेक्षा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण पर भी हमेशा झूठ बोला है। आज मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने सच्चाई रखना चाहता हूं, बड़ी नम्रता पूर्वक रखना चाहता हूं। देशवासियों ने भी इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल इमरजेंसी का 50वां वर्ष है। इमरजेंसी सिर पर सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर, तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था। और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी है। उसने अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा फैलाया था और देश के ताने बाने को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप किया था। आदरणीय सभापति जी,
सरकारों को गिराना, मीडिया को दबाना, हर कारनामे संविधान की भावना के खिलाफ, संविधान की धाराओं के खिलाफ, संविधान के एक एक शब्द के खिलाफ थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रारंभ से देश के दलितों के साथ, देश के पिछड़ों के साथ घोर अन्याय किया है। आदरणीय सभापति जी, और इसी कारण से बाबा साहब आम्बेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे नेहरू जी ने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय किया, और बाबा साहब आम्बेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा देते समय जो कारण बताए थे, वो कारण इनके चरित्र को दर्शाते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था, मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा पर अपने अंदर उत्पन्न आक्रोश को रोक नहीं सका। ये बाबा साहब आम्बेडकर के शब्द हैं। अनुसूचित जातियों की उपेक्षा, इसने बाबा साहब आम्बेडकर को आक्रोशित कर दिया। बाबा साहब के सीधे हमले के बाद नेहरू जी ने बाबा साहब आम्बेडकर का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आदरणीय सभापति जी, पहले षड्यंत्र पूर्वक बाबा साहब आम्बेडकर को चुनाव में हरवाया गया। आदरणीय सभापति जी, हराया इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर के इस पराजय की, उसका जश्न मनाया, खुशी मनाई, और खुशी उन्होंने व्यक्त की। आदरणीय सभापति जी, एक पत्र में ये लिखित है इस खुशी का। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब की तरह ही दलित नेता बाबू जगजीवन राम जी को भी उनका हक नहीं दिया गया। इमरजेंसी के बाद जगजीवन राम जी का पीएम बनने की संभावना थी। इंदिरा गांधी जी ने पक्का किया कि जगजीवन राम जी किसी भी हालत में पीएम न बने, और एक किताब में लिखा गया है कि किसी भी कीमत पर जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। अगर बन गए तो वो हटेंगे नहीं जिंदगी पर। ये इंदिरा जी गांधी का
कोड उस किताब में है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी यही व्यवहार किया, उनको भी नहीं छोड़ा था। पिछड़ों के नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, बिहार के सपूत सीताराम केसरी के साथ भी अपमानित व्यवहार करने का पाप इसी कांग्रेस ने किया। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस पार्टी प्रांत से ही आरक्षण घोर विरोधी रही है। नेहरू जी ने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके साफ साफ शब्दों में आरक्षण का विरोध किया था। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट ठंडे बक्से में सालों तक दबाए रखा था। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस पार्टी के तीसरे प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी, और जब विपक्ष में थे उनका सबसे लंबा भाषण आरक्षण के खिलाफ था। वो आज भी संसद के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं आज एक गंभीर विषय पर आपका और देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। आदरणीय सभापति जी, हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी,
हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है, उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल मां दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल मां काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य प्लीज। आदरणीय सभापति जी, हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, गांव का हो, शहर का हो, गरीब हो, अमीर हो, इस देश का हर बच्चा ये जानता है ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? आदरणीय सभापति जी,
सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। आदरणीय सभापति जी, हमारी सेनाएं देश का अभिमान है। सारे देश को उनके साहस और हमारी सेना की वीरता पर गर्व है और आज सारा देश देख रहा है हमारी सेनाएं, हमारा डिफेंस सेक्टर आजादी के बाद इतने सालों में जितना नहीं हुआ, इतने रिफॉर्म हो रहे हैं। हमारी सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर चुनौती को हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसलिए युद्ध के सामर्थ्य वाली सेना बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं देश की सुरक्षा का मकसद लेकर के। बीते कुछ सालों में बहुत सारी चीजें बदली है। सीडीएस का पद बनने के बाद इंटीग्रेशन और सशक्त हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमारी सशस्त्र सेनाओं के बीच उनके सहयोग से जो लंबे समय से युद्ध शास्त्र के निष्णातों का मत था कि भारत में थिएटर कमांड जरूरी है, आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि सीडीएस व्यवस्था बनने के बाद देश में सुरक्षा के लिए जरूरी थिएटर कमांड की दिशा में प्रगति हो रही है। आदरणीय सभापति जी, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए। सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूं। आदरणीय सभापति जी, देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला होता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में, अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है। ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है।
जिसको निभाने के लिए गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय देश की सेना को आधुनिक बनाना, सशक्त बनाने के ऐसे समय कांग्रेस क्या कर रही है? ये झूठ फैला रहे हैं। डिफेंस रिफॉर्म के प्रयासों को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, दरअसल कांग्रेस के लोग कभी भी भारतीय सेनाओं को ताकतवर होते नहीं देख सकते। आदरणीय सभापति जी, कौन नहीं जानता कि नेहरू जी के समय देश की सेनाएं कितनी कमजोर होती थी। हमारी सेनाओं में कांग्रेस ने जो लाखों करोड़ों के घोटाले किए, वही तरीका था जिसने देश की सेना को कमजोर किया है। देश की सेनाओं को कमजोर किया। जल हो, थल हो, नभ हो, सेना की हर आवश्यकता में इन्होंने देश आजाद हुआ तब से भ्रष्टाचार की परंपरा बनाई। जीप घोटाला हो, पनडुब्बी घोटाला हो, बॉफोर्स घोटाला हो, इन सारे घोटालों ने देश की सेना की ताकत को बढ़ने से रोका है। वो भी एक वक्त था आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे। सत्ता में रहते हुए देश की सेना को तो बर्बाद किया ही किया, उसको कमजोर किया ही किया, लेकिन ये कारनामे विपक्ष में जाने के बाद भी चलते रहे। विपक्ष में जाने के बाद भी सेना को कमजोर करने के लगातार प्रयास होते रहे। जब ये कांग्रेस सरकार में थे तो फाइटर जेट नहीं लिए, और जब हमने कोशिश की तो कांग्रेस हर तरह की साजिश पर उतर आई। फाइटर जेट एयरफोर्स तक न पहुंच पाए, इसके लिए साजिशें की गई। और आदरणीय सभापति जी, ये बालक बुद्धि देखिए कि राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके उड़ाने में मजा लेते थे, देश की सेना का मजाक उड़ाते थे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ऐसे हर कदम का, हर रिफॉर्म का विरोध करती है जो भारत की सेना को मजबूती दे, भारत की सेना को मजबूत बनाए। माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई
माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण तक के लिए बढ़ाई जाती है और सभा की कार्रवाई सारी कार्रवाई पूर्ण तक बढ़ाई जाती है। आदरणीय सभापति जी, समय देने के लिए और समय का विस्तार करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस के लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा, हमारे सैनिकों का आत्मबल ही हमारे सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पर हमला करके और एक नया तरीका सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाया जा रहा है, ताकि लोग, मेरे देश के नौजवान मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाए, उनको रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं, आखिर किसके लिए कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है? किसके फायदे के लिए कांग्रेस वाले सेना के संबंध में इतना झूठ फैला रहे हैं? आदरणीय सभापति जी, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के देश के शहीद जवानों को उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था को खत्म किया था। दशकों तक कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं होने दिया और चुनाव जब आए तो 500 करोड़ रुपया दिखाकर निवृत्त सेना नायकों को मूर्ख बनाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन उनका इरादा था हो सके उतना वन रैंक वन पेंशन को टालते रहना। एनडीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू की और आदरणीय सभापति जी, भारत के पास संसाधन कितने ही सीमित क्यों न हो, लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिन लड़ाई के बावजूद भी 1,20,000 करोड़ रुपए हमारे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के रूप में दिए गए। प्लीज, नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, ये गलत तरीका। प्लीज, माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। आप संसदीय परंपराओं का पालन करें। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए
अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है। आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प है। आज हमारे सामने आजादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए हर जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, हर गरीब को आवास देना ये हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भारत की विश्व में जैसे जैसे ताकत उभर रही है, हमारी सेनाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये युग हरित युग है, ये युग ग्रीन एरा है और इसलिए दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ रही है, उसको एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम भारत ने बीड़ा उठाया है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी का भारत पावर हाउस बने, उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए हैं और उसको अचीव करने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भविष्य ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ई व्हीकल से जुड़ा हुआ है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए भी हम पूरी तरह संकल्पबद्ध है। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी आज भारत 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें विश्व के सारे बेंचमार्क की बराबरी पे जाना है। आदरणीय सभापति जी, जितना निवेश भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ है, वो इतना पहले कभी नहीं हुआ है और जिसका लाभ आज देशवासी देख रहे हैं। देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार
और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं, उसको अब विस्तार हो, उसको एक नए रूप रंग मिले, आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो और उसके आधार पर इंडस्ट्री 4.0 में भी भारत लीडर के रूप में उभरे और हमारे नौजवानों का भविष्य भी संवरे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक स्टडी है कि पिछले 18 साल में, ये स्टडी बड़ा महत्वपूर्ण है, यह अध्ययन कहता है कि पिछले 18 साल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन में आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। 18 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में एक उदाहरण बना है। विश्व के लोग, मैं G20 समूह में जब भी गया, भारत की डिजिटल इंडिया मूवमेंट को लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के विश्व के समृद्ध देशों को भी अचरज होता है और बड़ी जिज्ञासा के साथ हमें सवाल पूछते हैं। ये भारत की सफलता की बहुत बड़ी कहानी है। माननीय सदस्य प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। नो। आदरणीय सभापति जी, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, स्वाभाविक है प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है और चुनौतियां भी बढ़ रही है। जिन्हें भारत की प्रगति से दिक्कत है, जो भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं, वो गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं। ये ताकतें भारत की डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायवर्सिटी पर हमला कर रही है और ये चिंता सिर्फ मेरी नहीं है, ये चिंता सिर्फ सरकार की नहीं है, ये चिंता सिर्फ ट्रेजरी बेंच की नहीं है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सबको इन बातों से चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो कोर्ट मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट देश के करोड़ों करोड़ लोगों के लिए भी कैसे कैसे संकट आने की संभावनाएं दिख रही है, इसकी तरफ इशारा करता है। आदरणीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बड़ी गंभीरता पूर्वक कहा है और मैं कोट पढ़ता हूं, ऐसा लगता है इस महान देश की प्रगति पर, ऐसा लगता है इस महान देश की प्रगति पर संदेह प्रकट करने, उसे कम करने और हर संभव मोर्चे पर उसे कमजोर करने का एक ठोस प्रयास
जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट आगे कह रही है, इस तरह के किसी भी प्रयत्न या प्रयास को आरंभ में ही रोक दिया जाना चाहिए। देश की सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट है। आदरणीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो भावना व्यक्त की है, इस पर हम यहां वाले या वहां वाले, सदन में है उन्होंने, सदन के बाहर है उन्होंने, सबको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आदरणीय सभापति जी, भारत में भी कुछ लोग हैं जो ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं। देशवासियों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर एक कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, ये ऐसा कालखंड है जब दुनिया भारत की प्रगति को बहुत गंभीरता से ले रही है, हर बारीकी को नोटिस कर रही है। आदरणीय सभापति जी, अब चुनाव हो चुके हैं। 140 करोड़ देशवासियों ने 5 साल के लिए अपना निर्णय जनादेश दे दिया। आवश्यक है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए
इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का योगदान होना चाहिए। मैं उन सबको निमंत्रित करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप भी जिम्मेवारी के साथ आगे आइए। देश हित के विषय पर हम साथ चले, मिलकर के चले और देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में हम कोई कमी न रहने दें। आदरणीय सभापति जी, पॉजिटिव राजनीति भारत के इस कालखंड में बहुत आवश्यक है और मैं हमारे साथी पक्षों को भी कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन के पक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप आइए मैदान में, गुड गवर्नेंस पर स्पर्धा करें। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो एनडीए की सरकारों के साथ गुड गवर्नेंस पर स्पर्धा करें, डिलीवरी पर स्पर्धा करें, लोगों की आकांक्षा पूरी करने पर स्पर्धा करें। देश का भला होगा, आपका भी भला होगा। आदरणीय सभापति जी, आप अच्छे कामों के लिए एनडीए के साथ स्पर्धा करें। आप रिफॉर्म्स के मामले में हिम्मत करें। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो रिफॉर्म से कदम बढ़ाएं और वो विदेशी निवेश को आकर्षित करें। अपने अपने राज्यों में विदेशी निवेश ज्यादा आए, इसके लिए प्रयास करें। उनको ये अवसर है, उनके पास राज्यों में कुछ सरकारें हैं और इसके लिए वो भाजपा की सरकारों से स्पर्धा करें, एनडीए की सरकारों से स्पर्धा करें, सकारात्मक स्पर्धा करें। जिन लोगों को जहां सेवा करने का मौका मिला है वहां पे वे रोजगार के लिए स्पर्धा करें। कौन सरकार ज्यादा रोजगार देती है, उस स्पर्धा के लिए मैदान में आए, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां भी कहा है कि गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति है, यानी कर्म की गति गहन है। इसलिए आक्षेप, झूठ, फरेब, डिबेट ऐसी जीतने के बजाय कर्म से, कुशलता से, समर्पण भाव से, सेवा भाव से जरा लोगों के दिल जीतने के लिए कोशिश होनी चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैंने आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है।
केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, आज एक लंबी चर्चा और आपने देखा है, मैं पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। 2019 में भी मुझे ऐसा भी मुकाबला करना पड़ा। मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है। मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है और मेरे संकल्प भी मजबूत है। आदरणीय सभापति जी, ये कितनी ही संख्या का दावा क्यों न करते हो, 2014 में जब हम आए राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और चेयर का भी जरा झुकाव दूसरी तरफ था, लेकिन सीना तान करके देश की सेवा करने के संकल्प हम डिगे नहीं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आपने जो फैसला सुनाया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी रुकावटों से न मोदी डरने वाला है, न ये सरकार डरने वाली है। जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं, उन संकल्पों को पूरा करके रहेंगे। आदरणीय सभापति जी, जो नए सांसद चुन के आए हैं, उनको मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं मानता हूं कि बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और देश की लोगों की नजरों से गिरते हुए बचने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए मैं उनको भी परमात्मा कुछ सद्बुद्धि दे, मैं बालक बुद्धि को भी सद्बुद्धि दे, इस अपेक्षा के साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का जो उद्बोधन है, उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, विस्तार से मुझे बात बताने का मौका दिया और किसी का कोलाहल सत्य की आवाज को दबा नहीं सकता। सत्य ऐसे प्रयासों के भी दबता नहीं है और झूठ को कोई जड़ें नहीं होती है। आदरणीय सभापति जी, जिन लोगों को अवसर नहीं दिया, वो उनकी पार्टी की जिम्मेवारी है, वो आगे से अपने सांसदों का ध्यान रखेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन का भी धन्यवाद करते हुए, मुझे बहुत आनंद आया, आज बहुत आनंद आया। सत्य की ताकत क्या होती है, वो आज मैंने जी करके देखा। सत्य का सामर्थ्य क्या होता है, उसको मैंने आज उसका साक्षात्कार किया। और इसलिए सभापति जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य महामहिम राष्ट्रपति जी के उस भाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की, उनके अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वह हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय रक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, उस समय जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन चल रहा था, जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा संसदीय मर्यादाओं का लगातार तार जिस तरीके से किया गया है, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस कृत्य की यह पूरा सदन भर्त्सना करता है। मैंने सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया। सभी दलों को देर रात्रि तक बोलने का अवसर दिया। प्रतिपक्ष के नेता को 90 मिनट से ज्यादा बोलने का अवसर दिया। लेकिन माननीय सदस्य, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। ये आपका आचरण, ये आपका व्यवहार न तो संसदीय आचरण के अनुकूल है, न देश के लोकतंत्र के लिए उचित है। और देश आज देख रहा है कि जब हमारे माननीय सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात कर रहे थे, तो प्रतिपक्ष के नेता मान्य सदस्यों में बेल में आके कह रहे थे ये और संसदीय परंपराओं के रूप उचित नहीं है। और मैं आगे आके अपेक्षा करता हूं, संसद नियम प्रक्रियाओं से चलता है। आपकी पार्टी को आपसे ज्यादा समय दिया, नो, गलत। सभी को अपनी पार्टी के ज्यादा समय दिया, देर रात की दशा दिया, एक पार्टी के लोगों को बोलने दिया, गलत तरीका, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ दिनांक 24 जून 2024 को हुआ था। इस सत्र में सदन की 60 बैठकें हुई, जो लगभग 34 घंटे तक चली। सत्र का आरंभ 24 जून 2024 को हुआ था। स्थापित परंपराओं के अनुसार 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र का पहला दिन अवसर की गंभीरता को दृष्टिगत कुछ समय के लिए मौन के साथ प्रारंभ हुआ। सत्र के दौरान 539
माननीय सदस्यों ने शपथ अथवा प्रतिज्ञान किया। दिनांक 26 जून 2024 को लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ। मुझे पुनः इस पवित्र आसन पर सेवा का अवसर देने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष का पीठासीन निर्वाचित होने मेरे लिए असीम सम्मान और गौरव का विषय। इस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सदन में परिचय कराया। माननीय सदस्यगण, माननीय राष्ट्रपति जी ने 27 जून 2024 को समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। उसी दिन मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी और इस आशय की घोषणा सदन में की गई। कल और आज 18 घंटे से अधिक चर्चा के बाद सदन ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया। इस चर्चा में कुल 68 माननीय सदस्यों ने भागीदारी की तथा 50 से अधिक माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे। माननीय सदस्यों के वक्तव्यों के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा का उत्तर दिया। इस दौरान नियम 377 के अधीन 41 मामले सदन के पटल पर रह गए तथा कुल 338 पत्रों का सदन सभा पटल पर रखा गया। सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में माननीय मंत्रियों द्वारा 3 वक्तव्य भी दिए गए। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 103% रही। माननीय सदस्यगण, मैं सत्र के प्रारंभिक दिनों में सदन में कुशल संचालन के लिए 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ अथवा प्रतिज्ञान कराने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब तथा सभापति पालिका के सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों का सदन के संचालन में इनके सहयोग के लिए और योगदान के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, सभी माननीय मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं सभा की प्रदान की गई इसके बाद बोलूं, इसके बाद करने दीजिए सर। मैं इस अवसर पर सदा समर्पित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों का भी सराहना करता हूं। मैं कार्रवाई के सफल संबद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रधान की सहायता के भी धन्यवाद देता हूं। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है, इसका मैं अनुमोदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इसको सदन के सामने रखा जाए स्वीकृत करने के लिए। प्रश्न ये कि प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, कृपया अब वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।
सरकार गंगोत्री से केदारनाथ के लिए पर्वतमाला का प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड के अंदर सिखों के पवित्र धर्म बमाने, तुरंत समाप्त कर रहा हूं, पर उसके लिए भी 13 किलोमीटर की रोपवे की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे एक बात बताते हुए खुशी महोदय कि अभी 50 दिन के अंदर 30 लाख यात्री उत्तराखंड के अंदर आए हैं, जो पिछली बार 22-23 में 56,000, 2023 में। थैंक यू डॉक्टर सोनल मान सिंह। अंतिम बात क्या, मैं सारा विषय समाप्त। इसमें समान नागरिकता का कानून है। मुझे परम आनंद और सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण पर 2 ही पॉइंट चिन्हित करना चाह रही थी। एक के कृषि सखी जो एक योजना बनाई है वो अद्भुत है, वैसे ही स्त्री अन्नपूर्णा है। हमारे यहाँ कहावत है, श्लोक है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। घर घर में अन्नपूर्णाएं हैं हमारे यहाँ, दाने दाने को वो ध्यान से परोसती है। तो कृषि सखी, कृषि और स्त्री, कृषि और अन्नपूर्णा का संबंध ऐतिहासिक है, सनातन है, शाश्वत है। ये एक बहुत सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री ड्रोन योजना भी अद्भुत है तकनीकी डेवलपमेंट के लिए। तो विमेन्स डेवलपमेंट की जगह अब है विमेन लेड डेवलपमेंट। ये भी एक बहुत ही अद्भुत मुझे लगा कि हर तरीके से नारी शक्ति बंधन का अधिनियम हर जगह किस तरीके से, किस सोच से हर एक आयाम क्षेत्र में लागू हो रहा है। इसके पश्चात सर मुझे संस्कृति की बात करनी थी कि संस्कृति हमारी आत्मा है, सभ्यता की आत्मा है। नालंदा जैसा जो अपूर्व विश्वविद्यालय ध्वस्त किया गया था, उसका पुनर्गठन, पुनर्स्थापना, ये विद्या की देवी सरस्वती का भव्य सम्मान है। और कोई भी सभ्यता विद्या और ज्ञान के बिना नहीं पनपती है। मुझे याद है सर कि G20 में जब ये स्टेट डिनर था, रात्रि भोज, तो जो सारे महामहिम आ रहे थे, हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री घूम घूम के उनको नालंदा का बैकड्रॉप दिखा के समझा रहे थे। जिस वक्त विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं थी, विश्वविद्यालय नहीं था, तब नालंदा था और अब वो पुनर्जीवित हो उठा है। तीसरी बात सर जल्दी मैं कहूँगी कि मैं कलाकार हूँ और कलाकार होने के नाते मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ। कलाकारों का, कलाकार संस्कृति का सम्मान इस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य तरीके से किया है। उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैंने जो देखा है सर कि कल से आज तक नवरस जो हमारे नृत्य में है, हमारे श्रृंगार शास्त्र में है, वो नवरस का मैंने देखा कि उसमें श्रृंगार और शांत रस के अलावा सभी रस आ गए। इस सदन में मैंने रौद्र रूप भी देखे, अद्भुत भी देखा, भय भी देखा और विभत्स भी देखा, हास्य भी देखा। अब मेरी जाते जाते एक ही विनती है सदन से सर, आपके माध्यम से, कि श्रृंगार यानी प्रेम, सौजन्य, सौहार्द और शांति ये अभी बनी रहे, ये और भी आवे। और इसी के लिए सर मैं आखिरी में स्वस्ति वचन कहना चाहती हूँ कि जो सबके लिए लागू होता है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद सर। श्री जगत प्रकाश नड्डा। सभापति जी, मैं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर धन्यवाद देने के लिए और प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने के लिए इस अपने वक्तव्य को रख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं राष्ट्रपति अभिभाषण में धन्यवाद ज्ञापन में अपना वक्तव्य रख सकूं। यह जो अभिभाषण है जिसे महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सेंट्रल हॉल में अपने पार्लियामेंट के कक्ष में उसको हम सबके सामने रखा, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि यह हमारे विकास यात्रा की एक कहानी, एक रोड मैप, उसके बारे में माननीय राष्ट्रपति जी ने हम सबके सामने रखा है। और मैं ये कह सकता हूं कि यह जो अभिभाषण है ये समग्रता में है, होलिस्टिक है, और ये विकसित भारत को की विकास यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है इसके बारे में बहुत चिंतन करके उस वक्तव्य में बहुत डिटेल से लिखा गया है। और यह हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी भी है, जिसे हम सब लोग विकसित भारत को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने सरकार की पॉलिसीज, सरकार के प्रोग्राम्स, कार्यक्रम जो उन्होंने उद्धृत किए हैं, वह दोनों बातों को प्रतिलक्षित करते हैं। एक तो वो प्रतिलक्षित करते हैं कि वर्तमान में किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, और दूसरा किस तरीके से ये कार्यक्रम और ये नीतियां, ये पॉलिसीज देश को विकसित भारत बनाने में दूरगामी प्रभाव छोड़ रही हैं, उसको भी उद्धृत करता है। यह हम सब लोगों को ध्यान रखना है। हम सब के लिए खुशी की बात है कि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, और जब हम अमृत काल में प्रवेश किया है हमने, तो आगे हमारे सामने 25 साल की यात्रा है, जिस यात्रा में हम सब लोगों ने अपने देश को डेवलप नेशन, विकसित भारत, डेवलप भारत, इसके संकल्प को आगे बढ़ाने का तय किया है। और इसलिए हम सब लोग, चाहे इधर हो चाहे उधर है, हम सब लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम उस गौरवशाली समय के साक्षी हैं जिन्हें ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की नीतियों का सब दूर प्रभाव हम सब लोगों को दिख रहा है और दिखने लगा है। यह ऐतिहासिक पल अमृत काल का हम सब के लिए सच में बहुत ही सौभाग्यपूर्ण स्थिति है, जब हम इस अमृत काल में अपने आप को जोड़ रहे हैं और विकसित भारत की यात्रा में हम सब लोग भी शामिल हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग, सभी पार्टियों का हम सबको सहयोग मिलेगा, ताकि यह विकसित भारत के संकल्प को हम पूरा कर सकेंगे। अभी अभी हम सब लोगों ने 21 जून को
10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, 10th इंटरनेशनल योग डे। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था 10 साल पहले कि भारत की कोई यूएन जनरल असेंबली में कोई प्रस्ताव लेकर के आएगा और उस प्रस्ताव को एक मत से 77 देश अपना साथ देंगे और वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन जाएगा। और उसी तरीके से आज हम सब लोगों के लिए खुशी का विषय है कि भारत और दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और इंडिया को, भारत को योग का लीडर मान रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हम सबको खुशी है कि 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर, श्री अन्न जिसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं, यह श्री अन्न भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एड्रेस करता है और इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया कार्य का दूरगामी इफेक्ट क्या होता है उसको भी हमको समझना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस सारी दुनिया मना रही है। श्री अन्न की तरफ हम अग्रसर हुए हैं और जब हम श्री अन्न की तरफ अग्रसर हुए हैं तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, उनको इसका बहुत दूरगामी प्रभाव में लाभ मिलने वाला है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात होती है तो मुझे खुशी होती है अपने हाउस के साथ और राष्ट्रपति अभिभाषण के बारे में चर्चा करते हुए इस बात को दोहराने का कि जो भारत के इनिशिएटिव से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत का इनिशिएटिव रहा है, उसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंट्रीज इस इनिशिएटिव में अपने आप को उन्होंने शामिल किया है। यह भी हम सब के लिए गौरव का विषय है। अभी पिछले साल देश G20 के उत्सव का साक्षी रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि G20 या अंतर्राष्ट्रीय तरीके के कार्यक्रम या समायोजन या आयोजन पहले नहीं हुए, पहले भी हुए होंगे, कोई छोटे कोई बड़े। मुझे याद है शायद 70s की बात होगी, उस समय नॉन अलाइंड मूवमेंट की भी यहां पर चर्चा हुई थी और इस देश में उसका भी कार्यक्रम हुआ था। लेकिन जब हम G20 की बात करते हैं तो हम देश के साथ इस बात को साझा करते हैं कि यह कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम नहीं बना, यह कार्यक्रम देश का कार्यक्रम बन गया। इट बिकेम द कंट्री प्रोग्राम। और चाहे कोई प्रदेश विपक्ष में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कहीं किसी और पार्टी की सरकार हो, चाहे कहीं हमारी पार्टी की सरकार हो, सारे देश ने G20 को अपने तरीके से आत्मसात किया और G20 एक नेशनल इवेंट और नेशनल फेस्टिव बन गया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और लगभग 200 मीटिंगें दिल्ली में नहीं हुई, 200 मीटिंगें देश के कोने कोने में हुई और 75 स्थानों में हुई और एक तरीके से दुनिया ने भी भारत के दर्शन किए, इंडिया के दर्शन किए इस G20 में। ये हम सबको ध्यान में आता है। मैं यहां ये भी आपको कहना चाहूंगा कि G20 में, यही G20 पहले दूसरे देशों में भी हुआ। हम किसी रेजोल्यूशन पर या किसी हम समझौते पर नहीं पहुंच सके, कोई हम ड्राफ्ट स्टेटमेंट लेकर के नहीं आ सके, लेकिन मुझे खुशी है कि G20 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन
सर्वसम्मति से हुआ और सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बना G20 का, ये भी हमको याद है। और बहुत खुशी की बात है कि भारत के इनिशिएटिव पर, भारत के नेतृत्व में, भारत के निवेदन पर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर के रूप में उसको जोड़ा गया और वह भी हमारा पार्ट एंड पार्सल बना। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जो एक समझौता हुआ जिसमें रेल और शिपिंग कॉरिडोर के रूप में भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका जो समझौता हुआ, यह भी मैं कहता हूं समझौता तो G20 में हो गया, पर यह दुनिया में भारत को व्यापार में स्थापित करने में बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला है। और इस तरीके का हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, वो भी हम सबको ध्यान में है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, हमें याद है कि 2020 में कोरोना आया, किसी को मालूम नहीं था कि इस कोरोना से कैसे लड़ा जाएगा, किसी को मालूम नहीं था कि ये कोरोना का इंपैक्ट क्या होगा, किसी को मालूम नहीं था कि इस कोरोना से लड़ेंगे कैसे। और ये शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी थी, सबसे बड़ी त्रासदी थी, ये शताब्दी की सबसे बड़ी पेंडेमिक। लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं, वेस्ट के देश फैसला नहीं कर पाए, वो फैसला नहीं कर पाए कि इकोनॉमी जरूरी है कि ह्यूमैनिटी जरूरी है, वो फैसला नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाएं या ना लगाएं। उन्होंने कभी लगाया, कभी हटाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना में सरकार ने लड़ाई नहीं लड़ी, सरकार के साथ साथ मोदी जी ने देश को लड़ने के लिए तैयार किया। इस बात को भी हमको समझना और इसलिए कभी हम हास्य या हास्यास्पद तरीके से खिल्ली उड़ाते थे, ये कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, ये ताली बजाओ, ये थाली बजाओ, ये दिया जलाओ। लेकिन यही ताली बजाओ, यही थाली बजाओ, यही दिया जलाओ ने देश के कॉन्फिडेंस को बना करके रखा और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने में सक्षम हुए। ये भी हम सबको ध्यान रखना। और मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग थे जो पूछते थे लॉकडाउन क्यों लगाया, क्यों लगाया, क्यों लगाया। जब लॉकडाउन हटाया तो बोला क्यों हटाया, क्यों हटाया, क्यों हटाया। उनकी जिंदगी क्यों में ही चली गई, उनको समझ में ही नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं उस समय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री था, आज वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय हमारे पास गिने चुने आईसीयू बेड्स थे, उस समय हमारे पास लड़ने के लिए पीपीई किट्स नहीं थे, उस समय हमारे पास लड़ने के लिए दवाई नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरगामी प्रभाव ने देश को तैयार किया। 2 महीने में हम तैयार हुए, हमारी बहनें तैयार हुई, करोड़ों के हिसाब से मास्क बने, करोड़ों के हिसाब से पीपीई किट्स बना और करोड़ों के हिसाब से भारत ने पीपीई किट बनाना ही नहीं, इस 2 महीने में पीपीई किट एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। ये बदलता भारत हमको देखने को मिला। ये हमारे, मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन की व्यवस्था, हर तरीके से लड़ने की बात की गई। मैं वो दृश्य याद नहीं दिलाना चाहता हूं जब कुछ लोगों ने कहा कि घर को निकल जाओ, सड़कों पर आ जाओ, एक एनआरकी लाने की कोशिश भी हुई। लेकिन उन सब के बावजूद भारत देश एक खड़ा रहा और कोरोना से लड़ने में सफल हुआ। यह भी मैं बताना चाहता हूं। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय,
वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को और नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 से 30 साल लगे। अपने देश में टेटनस की दवा को आने में 30-35 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवा को आने में 30 साल लग गए। अपने देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवा जापान में बनी और 2006 में नेशनल प्रोग्राम के रूप में हमारे देश में आया। 100 साल लग गए। लेकिन पहला कोरोना का केस जनवरी 2020 को डिटेक्ट होता है। अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बनता है और मोदी जी के नेतृत्व में देश के साइंटिस्टों ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके दी। 2-2 वैक्सीन। मुझे याद है उस समय कहते थे बाहर से मंगाओ, हमें इजाजत दो, हम वैक्सीन खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी का लो खरीद लो। एक हफ्ते में लौट करके आ गए, कहने लगे नहीं आप ही बताओ, आप ही दो। और मुझे खुशी के साथ बताना पड़ता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम 220 करोड़ डोज, डबल डोज और विद बूस्टर लगाने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया। ये भी एक ऑन द लाइटर वेन मैं सुनाना चाहता हूं। हर नेता ट्विटर पर अपनी बातें कहता है। उस समय जब वैक्सीन बनकर के तैयार हुई तो क्या कहा गया? ये मोदी टीका है, मोदी वैक्सीन, मोदी वैक्सीन। किसी ने कहा वी आर नॉट गिनी पिग्स, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुआ है। लेकिन चुपके चुपके जाकर के मोदी टीका लगा लिया। मैं देखता रहा उनके ट्विटर। मैंने पूछा यार तुम्हारे ट्विटर पर आया नहीं, टीका लगाया कि नहीं लगाया? बोला चुप 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 चुप। इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी 220 करोड़ लोगों ने कोरोना में डबल डोज लगाया। और जो देश, पाश्चात्य देश बहुत समय तक मास्क लगा के फिरते रहे, वहां घनी आबादी में भी हमारे लोग बिना मास्क के रहे। और इस कारण से, क्योंकि उनको डबल डोज लग चुका था विद बूस्टर, ये भी हमको था। मैं यहां जब इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी, हर इकोनॉमी डिस्टर्ब है। मैं आगे आंकड़ों से बताऊंगा। दुनिया की हर इकोनॉमी डिस्टर्ब है। मे इट बी अमेरिका, मे इट बी यूरोप नेशंस, मे इट बी ऑस्ट्रेलिया, मे इट बी जापान, मे इट बी जर्मनी, कोई भी देश आज उनकी आर्थिक स्थिति मुसीबत में है। लेकिन भारत, मैं कह सकता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि द इंडियन इकोनॉमी इज द ओनली ब्राइट स्पॉट। अगर कोई आशा की किरण है तो वो इंडियन इकोनॉमी है। मॉर्गन स्टैनली बोलते हैं इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2030। भारत 2013 का भारत नहीं रह गया, ये अब डिफरेंट हो गया है। मूडीज कहते हैं जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इंक्रीज टू 8% फॉर द ईयर 2024। और हम सब लोग जानते हैं कि 10 साल पहले भारत की अर्थनीति 11वें पोजीशन पर थी, 11th पोजीशन पर। और आज भारत उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और आप सबका आशीर्वाद चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और आप सबकी शांति चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थशक्ति बनेगा, अर्थ लार्जेस्ट शक्ति बनेगा। मैं अपनी बातों को प्रूव करने के लिए आपके सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन बताना चाहता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2.7%, जर्मनी 0.2%, फ्रांस 0.7%, जापान 0.9%, यूके 0.5%, इंडिया दैट इज भारत 6.8%। यह हमारी ग्रोथ इकोनॉमी है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा ग्रोथ रेट आफ्टर कोविड 2021-22 9.1%, 2022-23 7%, 2023-24 8.2%। और आपको जानकर खुशी होगी और हम सबको खुशी होगी कि भारत आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन 15% है इंडियन इकोनॉमी। और हम, जैसा मैंने कहा कि हम तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होने के लिए लगे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इसलिए हम स्टेटस कोइस नहीं है, हम रुक जाने वाले लोग नहीं हैं। हम कोई सिर्फ हमारा कोई विपक्ष करे जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन हम रुक जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस बात के लिए हम काम करेंगे। और हमारा फ्यूचरिस्टिक विजन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है और इसलिए हमारी नीतियां फार रीचिंग हो और उसके लिए हम काम करने के लिए अग्रसर हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, हमारे यहां मैंडेट की बहुत सी बातें हुई। मैं नेगेटिविज्म में नहीं जाता, मैं कोई निराशावादी तरीके से इस बात को नहीं रखना चाहता हूं, मैं आशावादी तरीके से कहना चाहता हूं। आज देश ने हमारे डिसाइसिव गवर्नमेंट और स्ट्रांग गवर्नमेंट को ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारे देश ने देश की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को विश्वास में रखा है और इसलिए हमारे साथ खड़ी है। और आज लास्ट माइल डिलीवरी की गारंटी वो मोदी की गारंटी है, इसको देश मानता है और इसीलिए देश विकसित भारत को अग्रसर करने के लिए संकल्पबद्ध है, यह मैं कहना चाहता हूं। हम लोगों ने बहुत से सेक्टर्स के बारे में पूरी ताकत के साथ नीतियों में परिवर्तन करके आगे बढ़ने का तय किया है, लेकिन फिर भी मैं सारे सेक्टर्स के बारे में चर्चा कर पाऊं ये संभव नहीं होगा। ये है संभव भी नहीं है कि कम शब्दों में हम सारे सेक्टर्स के बारे में जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं उसके बारे में मैं बता सकूं, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करूं तो आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भारत ने किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है, यह भी रिकॉर्ड मार्जिन के तरीके से हुआ है। प्रोडक्शन के साथ इंसेंटिव्स को लिंक किया है और किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ इंसेंटिव्स को जोड़ा गया है, उसने भी हमारे उद्यमियों को ताकत दी है। मुझे याद है निर्मला जी उस समय भी फाइनेंस मिनिस्टर थी जब कोरोना था, और उस समय जब एमएसएमई सेक्टर के लिए उस समय विशेष करके पैकेज दिया गया था, उसका भी मुझे ध्यान में है। और उस समय लोग बोलते थे पैकेज का मतलब पैसा, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ।
जिन देशों ने कोरोना के समय पैसा बांटा, आज उनकी अर्थनीति मैंने आपको बता दी 0.4 से लेकर 0.7% में सीमित हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मैं पैकेज में पैसे नहीं बांटूंगा, मैं उसको विकास के काम में लगाऊंगा, मैं उद्यमियों को दूंगा और विकास के साथ उसको जोड़ूंगा। और इसलिए आज हमारी इकॉनमी 8% के ग्रोथ पर खड़ी है। इस बात को और इसीलिए अगर हम सेक्टर की बात करें, आज फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया इज नंबर 2। आज दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया भारत। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिकन भी आज भारत की दवाई को ले रहे हैं और ओपनली कहते हैं कि भारत की दवाई हमें अच्छी पड़ती है और दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है तो भारत बन गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। स्टील में हम नंबर 2 पर होकर के खड़े हो गए और इसी तरीके से हम फार्मास्यूटिकल से लेकर के अन्य क्षेत्रों में तो बढ़े ही हैं। मैं मोबाइल की चर्चा करना चाहूंगा। 10 years before 97% of mobiles used to come from outside the country। हमारे पास जो मोबाइल होता था मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन वियतनाम, कोई और देश। आज 97% मोबाइल्स आज भारत में बन रहे हैं, मेड इन इंडिया हो गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, या फिर एयरक्राफ्ट्स हो या एयर कैरियर्स हो या फिर फाइटर जेट्स हो, और सारे सेक्टर्स में भारत एक्सपैंड कर रहा है और लीडर के रूप में आगे बढ़ा है। अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो आईटी सेक्टर या टूरिज्म सेक्टर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसमें भारत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हम हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे बढ़े और हम हेल्थ में सिर्फ देश को ही केटर नहीं कर रहे हैं, अब दुनिया को हम केटर कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। सर्विस सेक्टर, हमारे बहुत से लोग मिडिल ईस्ट में, अन्य देशों में हेल्थ वर्कर्स के रूप में काम करने गए हुए हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर्स, सारा यूके, सारा यूएस से हमारे इंडियन डॉक्टर्स से भरा पड़ा है। और इसलिए हर दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। आईटी तो भारत हब बन चुका है। दुनिया को, भारत को आईटी का लोहा मान रहे हैं। और टूरिज्म में भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं। इसलिए सर्विस सेक्टर में हम अपने आप को, और यह अपने आप में जॉब अपॉर्चुनिटीज को देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और फिशरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, हमारा ब्लू रेवोल्यूशन, इसको हम लोगों ने प्रायोरिटी दी है। और इस प्रायोरिटी के साथ साथ हमने गांवों को जोड़ने का काम किया है, विकास की दृष्टि से विलेजेस को जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज एक नेटवर्क फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का बन रहा है, एफपीओस का बन रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे एफपीओस के साथ साथ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पैक्स के माध्यम से हमारे लगभग 1 लाख पैक्स हैं, जो लगभग उनकी 13 करोड़ फार्मर्स तक की रीच बनी है, और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए फार्मर सेक्टर की दृष्टि से भी हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, जैसा मैंने कहा कि हमारा दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली नीतियां हैं। हमें मालूम था कि भारत में स्टोरेज की कमी है, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टोरेज को बढ़ाने के लिए और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी बनाने वाले हैं,
और उसके लिए हम काम करें। कल हमारे प्रफुल्ल भाई धन्यवाद ज्ञापन के वक्तव्य में कह रहे थे कि उस समय शरद पवार जी ने 70,000 करोड़ रुपए फार्मर्स को दिए थे और उस समय वो बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा था, ऐसा उन्होंने कहा और वो बात सही भी है। लेकिन आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,03,20,000 करोड़ रुपए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन करेक्ट मी, 18वीं किस्त 18 किस्तों में उसको पहुंचाया गया है और अभी अभी कुछ दिन पहले 20 करोड़ रुपए की किस्त पहुंचाई गई है। और ये रुकने वाली नहीं है, ये चलने वाली है, ये सतत चलने वाली है, किसानों के बारे में चिंता करने वाली है। हम वन टाइम रिलीफ देने वाले नहीं हैं, हम हैंड होल्डिंग करने वाले हैं। किसान जब तक खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसके साथ खड़े होने वाले हैं, उसको भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ साथ डाइवर्सिफाई करने के लिए भी एग्रीकल्चर में जोर दिया। इसके साथ साथ हमने ऑर्गेनिक खेती को भी हम लोगों ने जोर दिया और नेचुरल फार्मिंग को, उसको भी हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं और उसके लिए हम प्रेरणा दें। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पिछले 10 सालों में लगभग 3,80,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है, 3,80,000। मैं यहां बताना चाहता हूं, मैं अपने विपक्षी भाइयों के साथ भी इसको शेयर करना चाहता हूं। मैं 1993 में विधायक बन गया था और बीजेपी ग्रुप का नेता था। 1993 में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस समय लगभग 40 सड़कें थी और आपको मालूम है बजट कैसे आता था उन दिनों? हमारे को बजट 40 सड़कों के लिए 40 लाख रुपए मिलता था। और जब मैं अपने एक्सीएन से पूछा करता था, मिस्टर एक्सीएन टेल मी हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प मी, उसने कहा इसका तरीका यह है कि आप 20-20 लाख 2 सड़कों में लगा दो, कम से कम वो तो थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ये तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने की बात है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी सड़क पर किसी भी गांव को पैदल नहीं जाना पड़ता है, ऑल वेदर रोड बन गया और सारे देश में बना है। और 3,80,000 किलोमीटर सड़क, 3,80,000 किलोमीटर। उसी के साथ साथ अगर हम देखें, चाहे वो अटल जी का जमाना हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज हो, चाहे वो मोदी जी का जमाना हो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का विषय हो, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवेज की बात हो, चाहे नेशनल हाईवेज की बात हो, सब तरीके से एक्सप्रेसवेज, हाईवेज। आप देखिए दिल्ली कितना बदल गया। जो बात हो जाती है तो उसको हमें याद नहीं रहता। अब दिल्ली में कोई जयपुर से आने वाला ट्रैफिक जो पंजाब को जाने वाला है वो दिल्ली नहीं आता, वो बाईपास से निकल जाता है। अब कोई राजस्थान के साइड से आने वाला या दिल्ली की तरफ से आने वाला की ट्रैफिक जिसे दिल्ली से मतलब नहीं, वो दिल्ली नहीं आता, वो बगल से निकल करके मेरठ पहुंच जाता है, वो बुलंदशहर पहुंच जाता है। हाईवेज पे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एक नहीं अनेकों बन रहे हैं। एक टाइम था जब 12.1 किलोमीटर 2014 से पहले 12.1 किलोमीटर पर डे सड़क बनती थी, आज 28.3 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। और इसलिए कनेक्टिविटी, अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, कौन कौन से एक्सप्रेसवे नाम लेना याद रखना मुश्किल है, कहां से कौन सा एक्सप्रेसवे चला है, कौन सी कनेक्टिविटी किससे जोड़ रही है। मैं यहां पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में विशेष करके बोलना चाहूंगा। मुझे याद है नॉर्थ ईस्ट का जाने का मतलब होता था दूसरी दुनिया में जाना, गोइंग टू अनदर वर्ल्ड।
लौट के आ गए तो लगे अच्छा दूसरी दुनिया में आ गए, यह स्थिति थी। आज देखिए मैक्सिमम स्टेट कैपिटल्स आर नाउ कनेक्टेड विथ एयर कनेक्टिविटी, मैक्सिमम। और अभी सिक्किम में भी एयरपोर्ट बन गया, उसका रिपेयर चल रहा है। अब वहां भी स्पाइसजेट की एयरक्राफ्ट जा रही है सिक्किम में। अब ये अलग बात है कि मौसम अपने आप को, नेचर के साथ तो कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सिक्किम में भी पहुंच गया। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो मेघालय में रेल नेटवर्क आफ्टर 67 इयर्स पहुंचा, रेल नेटवर्क मेघालय में। नागालैंड ने 100 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन देखा, 100 इयर्स, जब अंग्रेज थे तब देखा था और उसके बाद अब देखा है। और फर्स्ट गुड्स ट्रेन रानी गाइडलू रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वो पहली बार पहुंची मणिपुर में, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहुंच रही है, वो वंदे भारत ट्रेन पहुंच रही है। और इस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक टुवर्ड्स ईस्ट, एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट फर्स्ट, इस तरीके की नीतियों को प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। आज नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम में आ चुका है, मेन स्ट्रीम के अंदर पहुंच चुका है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, सुबह जाओ अगरतला, शाम को वापस आओ, सुबह जाओ इम्फाल, शाम को वापस आओ, सुबह जाओ आइजोल, शाम को वापस आओ। मैं तो जाता हूं, आप वहां राजनीति के लिए जाते हैं, मैं वहां मानवता के लिए जाता हूं। मित्रों, इसलिए नॉर्थ ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि विशेष करके अभी हमारी आदरणीय बहन जी सुनमान सिंह जी कह रही थी विमेन डेवलपमेंट एंड विमेन लेड डेवलपमेंट, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये विमेन लेड डेवलपमेंट को अगर किसी ने रूप दिया है तो नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास, इट इज द पॉलिटिकल विल, आपका समर्थन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 30 इयर्स से बिल पड़ा हुआ था, 30 इयर्स, द पॉलिटिकल विल वॉज नॉट देयर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और 30 साल का बिल 3 दिन में पारित हुआ और नारी शक्ति वंदन विधेयक को हम लोगों ने लागू किया। मैं यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा कर रहा हूं। 4 करोड़ आवास योजना बने हैं। मैं सभी लोगों से जमीन की बात करना चाहता हूं। मैं 1993 में जब एमएलए बना तो मेरा बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं बार बार सुनाता हूं उसको, मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आता था, नड्डा साहब चाय पिलाइए, आपको खुशखबरी सुनानी। मैं कहा चाय तो पियो, उसका खुशखबरी से कोई लेना देना नहीं है, तो स्वागत है, आप आइए चाय पीजिए, एक बार नहीं अनेकों बार। पर खुशखबरी क्या है? तो कहते थे इस बार आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2 इंदिरा आवास योजना, बोलो किसको दूं? मैं कहता था भैया तू ही रख ले, तू ही बांट देना, मैं कहां बांट पाऊंगा, 1 अनार 100 बीमार। आज प्रधानमंत्री आवास योजना एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान। मैं जमीन की बात बोल रहा हूं, एक एक पंचायत में एक समय में 5 लाख रुपए आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, मेरा पोखर का ये ठीक करा दो, मेरे को रास्ता दे दो, मेरे को वो कर दो, मेरे को ये पहुंचा दो, प्रधानमंत्री, प्रधान जी, प्रधान जी। और प्रधान जी हमारे को बोलते थे विधायक जी जरा हमारी चिंता कीजिए। और मैं अगर 2 लाख रुपए उनको एक्स्ट्रा दे दूं तो मैं बड़ा एहसान मानता, देखो अब 2 लाख दे दिया, अब इसके बाद मुंह मत मोड़ना, अपने काम में जुट जाओ, अब अगले साल मिलेंगे। आज
एक एक पंचायत को अध्यक्ष महोदय 2.5 करोड़ से 5-5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं विकास, 5 करोड़। और फिर भी हमारा पंचायत का प्रधान बोलता कुछ और। वे इसलिए बोलता है कुछ और क्योंकि उसको मालूम है कि मोदी जी बैठे हैं और वो हमारी बात को सुनेंगे और हमारे। जब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करता हूं, 4 करोड़ मकान बन गए और वो भी महिलाओं को उसमें से ताकत दी गई। मैक्सिमम बेनिफिशियरीज की जो ओनरशिप है वो महिलाओं के पास। यह महिलाओं का लेड डेवलपमेंट और महिलाओं के बारे में ध्यान रखा गया। और उसी तरीके से अभी जब पहली कैबिनेट हुई, मुझे भी उस कैबिनेट में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया कि जो हम चुनाव में कह के आए हैं 3 करोड़ घर और बनेंगे, कोई भी पक्की छत के बगैर इस देश में नहीं रहेगा। ये विकसित भारत के कल्पना को पूरा कर रहे हैं। और उसी तरीके से महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से। कभी सोचा था कि हम लखपति दीदी बनाएंगे? और संख्या क्या है? 3 करोड़। ये अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, ये स्पीड, स्केल और स्किल का परिणाम है कि हम स्पीड में भी मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ स्केल को भी बढ़ा रहे हैं। और उसी तरीके से अब सबको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नमो ड्रोन दीदी, अभी 1000 नमो ड्रोन दीदी ने प्रधानमंत्री जी के सामने उसका एक रिहर्सल किया, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, सारी दुनिया ने देखा। ये महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा एक जीता जागता तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमो ड्रोन दीदी यह सिर्फ दीदी ही चलाएंगी। ये हमको समझना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के प्रति किस तरीके का कमिटमेंट है, वो अभी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब लोग भी उसके पार्ट होंगे, मैं तो पहाड़ में रहता हूं, मैंने तो वो काम कर लिया है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप करिए। और वो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कृपया करके आप इसका उपयोग कीजिए। और ये जो हमारे कई दल वालों ने कहा हम आपका बिजली का बिल ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बिजली का बिल माफ कर देंगे। अब माफ करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी ने आपको आजाद कर दिया है, अब बिजली का बिल ही नहीं आएगा। इस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी, बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। और पैसा कमाएंगे अलग, टका, वो टका टक नहीं, वो घर आएगा, वो घर आए। वो बिजली का बिल, पहले तो आपकी बिजली मुफ्त हो गई, फिर आपकी बिजली ग्रिड में जाएगी और ग्रिड में जितना यूज होगा उतना आपकी आमदनी हो जाएगी। आप बोलो ये क्या बोलते हैं, आम के आम गुठली के दाम, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, क्योंकि यह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, आप भी इसका सदुपयोग करें और आप उसमें शामिल हो, ऐसा अच्छा है। अगर मैं बात ट्राइबल भाइयों की करूं और वो भी रिमोट और बैकवर्ड एरिया की, तो उसमें जो प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम है उसने लगभग 24,000 करोड़ रुपए रखा है, 24,000 करोड़ रुपीस। और ये हमारी तस्वीर बदलेगा, रेजिडेंशियल स्कूल से लेकर के एकल विद्यालय से लेकर के बाकी सब तरीके से कैसे डेवलपमेंट हो सकता है और उनको जोड़ने का काम इस कार्यक्रम में चलेगा। मैं यहाँ आपके साथ यह भी बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या आया है? इसका इम्पैक्ट ये आया है, जो नीति आयोग ने बताया है कि भारत के 25 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं।
25 करोड़। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बोलता है कि इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय लेस देन 1%। ये बदलता भारत है, ये आगे बढ़ता भारत है। क्या आज एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारी लेस देन 1% हो गया, और उसके दृष्टि से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2014-15 में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लाल किले के प्राचीर से कहा था। उस समय इसकी हेठी हुई थी, हंसी हुई थी, इसको मजाक में लिया गया था। और क्या कहा गया था? प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग अबाउट स्वच्छता अभियान फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहा है, कोई और बात करने को रह नहीं गई। सभापति महोदय, जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं उनको गरीबी मालूम क्या है। उनको ये क्या मालूम कि आम आदमी का जीवन कैसा दुभर होता है। उनको ये क्या मालूम कि स्वच्छता अभियान का अर्थ क्या बनता है। 12 करोड़ शौचालय बने। मुझे याद है राम मनोहर लोहिया जी ने 66 में पार्लियामेंट में कहा था, मुझे शर्म आती है जब मेरी गाड़ी नेशनल हाईवे पर जाती है और औरतों के झुंड लोटा लेकर के अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाते हैं, मुझे मानवता पर हंसी आती है। ये राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, ये 66 में कहा था, 1966। और 1966 से 2014 बीत गया, किसी ने चिंता नहीं की। ये चाय वाले का बेटा, साधारण परिवार से आने वाला नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की और 12 करोड़ शौचालय बनाए, 12 करोड़। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि यूएन यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, अंटोनियो गुटेरेस ने यहां भारत में आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब दिया था। नड्डा जी, प्रमोद तिवारी जी ने घड़ी की तरफ इशारा किया है। 40 मिनट्स थे, बट योर पार्टी हैज इनफ टाइम। यू मे इंडिकेट हाउ मच टाइम यू विल टेक। थोड़ा लगेगा, मैं जितना कोशिश करूंगा। पर तिवारी जी, मैं तो कभी कभी बोलता हूं। तो मैं ये कह रहा था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, इससे नवाजा गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। और वह भी यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल, वो भारत आकर के उन्होंने ये खिताब दिया। ये भारत का अर्थ बना। स्वच्छता अभियान का क्या मतलब बनता है, ये हम समझ रहे हैं। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। सभापति जी, मैं जब पहले स्वास्थ्य मंत्री था तो मुझे विदेश जाने का मिलता था, तो वहां एक फैशनेबल वर्ड बन गया था और वो वर्ड था यूएचसी। एक सेकेंड, आप मुझे भी थोड़ी राहत दीजिए। जब आप स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे तब भी आप मुझे बाधित करते थे कि डॉक्टरों के कार्यक्रम में जाओ, और आपने कहा था कि डॉक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ते और आप उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब वो विभाग आपको मिल गया है। धन्यवाद। ऐसे मैंने 2 अच्छे कार्यक्रम किए हैं। जी। एक भारत मंडप में हजारों डॉक्टर उपस्थित। सभापति जी, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मेरा निवेदन हमेशा स्वीकार किया और डॉक्टर्स को उससे बहुत प्रोत्साहन मिला और उनको अच्छा भी लगा। तो मैं कह रहा था आयुष्मान भारत, तो उस समय चलता था यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मैं स्वीडन गया, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया, यूएचसी, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट यूएचसी। और मुझे लगता था कि भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए क्या कर पाएगा, हम कहां खड़े हैं, हम कैसे कर पाएंगे। हम यहाँ आए, भारत जब आए तो प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, उनका स्कीम बनाओ, कुछ सोचो। और निर्मला जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारा बहुत योगदान किया।
और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत की 40% की आबादी, 40% ऑफ पॉपुलेशन, 55 करोड़। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग। कौन? मैं बार बार बताता हूं, ये बाय प्रोफेशन है। रिक्शा वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, ठेला वाला, रैग पिकर, लिफ्टमैन, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, वेटर जो होटल में काम करता है, ये जो हमारे अपने रैग पिकर्स जो रैग पिक करते हैं, बार्बर जो बाल काटते हैं, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का काम किया। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 30,000 करोड़ रुपए गरीबों की सेवा के लिए लग चुका है और 30,000 करोड़ रुपए उन गरीबों के इलाज के लिए लग चुका है। और मैं आप सबको खुशी के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेखित है, सबको बताना चाहता हूं। आप सब लोग मुझे, और हम सब लोग अभी 60 से नीचे हैं, लेकिन 70 होने के बाद हम सब लोग 70 होने के बाद हम सब लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए के हेल्थ कवरेज के लिए दाद हो जाता है। कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी इनकम ग्रुप का, किसी भी जेंडर का, और तिवारी जी के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। मगर तिवारी जी एक साथ हैं इस मामले में। सबको 70 साल के बाद 5 लाख। जयराम जी भी हैं। हाँ, अच्छा, सबको 70 की उम्र के बाद उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। और ये आप ध्यान में रखिए, हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन 70 के बाद 80 आता है और बीमारी होने की परिस्थिति बनती है। यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 70 के बाद इंश्योरेंस नहीं करती हैं, और मोदी जी आपको 70 से आजीवन तक 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। यह है आयुष्मान भव, आयुष्मान भारत, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से मैं यहां आपसे जन औषधि केंद्र के बारे में भी बात करना चाहूंगा। आजकल कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो जीवन भर पर्यंत हमको लेनी पड़ती, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, किडनी की, लिवर की, सारे जीवन लेनी पड़ती है। और उसको आप ब्रांडेड दवा, वो महंगी होती है, और ब्रांडेड दवा में कम से कम 80% का फर्क होता है, 80 to 90%। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन औषधि केंद्र खोल करके और लगभग 1000 आउटलेट्स, और आज आपको 10,000 आउटलेट्स, और हमने तय किया है कि मोदी जी ने तय किया है कि 25,000 आउटलेट्स खुलेंगे, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति जो 5,000 रुपए खर्च करता था, वो आज 300-400 रुपए खर्च करता है महीने का, और उसको इलाज के लिए दवाई मिलती है। इस तरीके की स्थिति की गई है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, हमारे विपक्ष के लोग ही बैंकिंग के बारे में कहते थे, एनपीओ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बैंक डूब रहे हैं। सबको मालूम है कि 2014 से पहले बैंकिंग स्थिति कोलैप्स की स्थिति में आ गई थी। निर्मला जी ज्यादा अच्छे से बताएंगी, मैं कोई आर्थिक विषय का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन इतना साधारण जानता हूं कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा था। और उस समय उस कोलैप्स होने की स्थिति में बैंकिंग में रिफॉर्म्स लाए गए, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बना, आईबीसी बना। और आज आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर बन गया है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। आज जो प्रॉफिट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का,
वो 1.4 लाख करोड़ 2023-24 में क्रॉस किया है। 1.4 लाख करोड़, ये हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्थिति है और ये लगभग 35% हायर देन द लास्ट ईयर, 35% हायर है लास्ट ईयर से। और हमारे कुछ विपक्ष के नेता जो किसी और सदन में भी होंगे, उन्होंने प्रश्न उठाया था एसबीआई के बारे में और उन्होंने एसबीआई की वर्किंग के बारे में कहा था कि एसबीआई के काम करने के तरीके पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया था। आज मुझे खुशी है कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इज अर्निंग रिकॉर्ड प्रॉफिट। आज वो रिकॉर्ड प्रॉफिट पर खड़ा है। उसी तरीके से एलआईसी की बिल्डिंग को कहा गया ये भूत बंगला बन गया है, ये भूतिया बंगला है, ये एलआईसी की बिल्डिंग भूतिया बंगला बन गई है। ये इस तरीके से एलआईसी को डेरोगेट करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, मैं सीना तान के कहना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं कि आज एलआईसी के रिकॉर्ड शेयर किया गया है और रिकॉर्ड शेयर हुआ है। ये भी हमको ध्यान, ये है बदलता भारत जिसको हमको समझना चाहिए। मुझे याद है एक समय में हमारे राजनीतिक दल, विपक्षी दल एचएएल के सामने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने धरने पर बैठ गए थे। वहां के एम्प्लॉयज के साथ बड़ा भारी हमदर्दी दिखा रहे थे। उनके साथ बैठ करके जो अंदर जाना चाहते थे उनको भी बाहर खींच के ला रहे थे और ये टोकनिज्म चल रहा था। एचएएल डूब गया, एचएएल खत्म हो गया, ये सारी बातें कहने वाले लोग थे। आज एचएएल जो है वो कंट्री के डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बन गया है। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए और इस तरीके से एचएएल आज स्ट्रेंथनिंग हो रही है। उसी तरीके से जीएसटी ने लगभग मीडियम और जीएसटी ने हमारे इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया है और हमारे बिजनेस को और ट्रेड को उसने आसान बनाया है। अप्रैल का जीएसटी का कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। किस तरीके से इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ है। ये ठीक है, नारे देने के लिए और राजनीति करने के लिए जीएसटी ये है और वो उसको कोई गब्बर बोले, कोई फलाना बोले, कोई ढमकाना बोले। देश ऐसे नहीं चलता। देश बहुत बारीकियों से नीतियां बना करके आगे बढ़ता है, तब चलता है। ये 2 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट ऐसे नहीं आया है। ये जो कई लोग चर्चा करते थे कि ये नोटबंदी हो गई, फलाना हो गई, आज इनफॉर्मल इकोनॉमी से भारत फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ आ गई। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए और इसीलिए आज जीएसटी के माध्यम से हम आगे बढ़े। मैं यहां पर डिजिटल इंडिया की भी बात करना चाहूंगा। जब डिजिटल इंडिया के बारे में हम बढ़ने की कोशिश की सभापति जी, तो हमारे भारत के ताकत पर प्रश्न खड़े हुए। मुझे याद है हमारे बड़े लर्नेड, आज वो अभी हाउस में नहीं है, चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा हाउ विल एन अनएजुकेटेड लेडी विल यूज दी मोबाइल, कैसे काम होगा, कैसे यूपीआई चलेगा, कैसे डिजिटल इंडिया चलेगा। आज भारत के आपने भारत की ताकत को पहचाना नहीं था, मोदी जी ने पहचाना था। आज आप सब्जी खरीदने जाओ तो वहां भी सब्जी वाला बोलता है ये मेरा है क्यूआर कोड, जरा इस पर लगा दो और हमारे को पेमेंट। ये बदलता भारत। 40% वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन 40%। और इसी तरीके से लगभग हमारे डिजिटल इंडिया को के पेमेंट्स हो रही हैं, वो हम सबके ध्यान में है। मैं डिफेंस के बारे में भी बोलना चाहूंगा। मैं एक पहाड़ी राज्य से आता हूं। दो साधारण भाषा में कहना हो तो पुंछ में गोली चलती थी, राजौरी में गोली चलती थी। जब गोली चलती थी सभापति महोदय, तो वहां का जवान, मैं वहां गया हूं, मैं एक बार नहीं अनेकों बार बॉर्डर पर गया हूं, वहां मुझे जवान बोलते थे साहब अपनी जीवन बचाना ही बहुत बड़ी बात है। मैं पूछता था क्यों?
कहते थे हमें जवाब देने का अधिकार नहीं है। मैं क्या करते हो? तो वो कहता था कि हम नगरोटा को इन्फॉर्म करते हैं, नगरोटा चंडी मंदिर को इन्फॉर्म करता है और चंडी मंदिर दिल्ली को इन्फॉर्म करता है और दिल्ली बोलता है कि चुप रहो, जब कहेंगे तब जवाब देना। ये बातें हमने देखी हैं। मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये तय हो गया है, जहां से गोली चले, जब तक वो गोली चलाने वाला शांत न हो जाए, चुप नहीं बैठना, जवाब देते रहना। इस बात को मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 40 ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रीज को रिस्ट्रक्चर किया गया और 7 कोड में उनको डाला गया, 7 कोड्स में उनको डाला गया, 7 डिफेंस के सेक्टर्स में उनको डाला गया और लगभग हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट 1 लाख करोड़ रुपए का वो डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं और डिफेंस इक्विपमेंट हमारा 18% बढ़ गया है। अब हम हेलीकॉप्टर भारत में बना रहे हैं, कर्नाटक में ही बना रहे हैं। अब हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं, इंडिजिनस फाइटर जेट्स बन रहे हैं। हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था सभापति जी, आज हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पहाड़ से आता हूं, हमारे यहां मिलिट्री कॉन्वॉय चलती थी, आगे हरी झंडी की एक 3 टनर होती थी और 40 गाड़ियों के बाद एक लाल झंडी का 1 टनर होता था और ये कॉन्वॉय चलता था। और जब कॉन्वॉय चलता था तो सारी ट्रैफिक रोक दी जाती थी, तब जाके एक ब्रिज पार होता था और एक ब्रिज को पार करने में 6-6 घंटे लगते थे। यहाँ महेंद्र भट्ट बैठे बताएंगे कि आर्मी की फौज कैसे जाया करती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हजारों किलोमीटर की सड़क, 2 वे और डबल लेन पुल, सीमेंटेड पुल बंद करके तैयार हो गया है। बॉर्डर पर कहीं भी 1.5 दिन के अंदर हमारी आर्मी पहुंच सकती है। यह परिस्थिति आकर के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके से काम किया है और इसी तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया था। जाने वाले 500 करोड़ रुपए रख करके OROP की बात कर रहे थे, वह एक तरीके से सिंबलिज्म था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। 1,20,000 करोड़ रुपए पेंशनर्स को उनके पॉकेट में, उनके घर तक पहुंचाने का काम। नेशनल वॉर मेमोरियल, शायद मेरे ख्याल से, मैं तारीख ठीक नहीं होगा, लेकिन 80 के दशक में इन्वेस्टाज हुआ था, 80s में नहीं बन पाया, कमिटमेंट नहीं थी, वो सोच नहीं थी। आज वो नेशनल वॉर मेमोरियल हम सबको देखने को मिलता है और वो भी हम लोगों ने देखा। उसमें भी एक इशू खड़ा कर दिया गया कि वो जो हमारी वो शक्ति स्थल है उसको हटाया जा रहा है, उसको खिसकाया जा रहा है, देश के शहीद स्थान को हटाया जा रहा है। वो नेशनल वॉर मेमोरियल में ले जाया जा रहा था। पता नहीं इनको हटाने से कैसी तकलीफ हो जाती है। उसको स्थान दिया जाए, उसको इज्जत दी जाए, वही उसकी आवश्यकता होती है। वो हुआ, वो किया गया। तो इस प्रकार से अगर विकास की कहानी कहें डिफेंस की दृष्टि से, कौन सा इक्विपमेंट है जो भारत में नहीं बना? हर दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चाहे हवाई का बेड़ा था, हम MiG-21 में खड़े थे, बेचारे हमारे पायलट्स ट्रेनिंग में ही एक्सीडेंट प्रोन MiG हो गया था, ऑब्सोलीट हो गया था, आउटडेटेड हो गया था, कोई नया बेड़ा नहीं आ रहा था, फैसला नहीं हो पाता था। और जब भी कुछ खरीदारी करने जाओ तो कमीशन का झगड़ा और कमीशन के झगड़े में स्कैंडल, चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, चाहे चिनूक हो, चाहे रफेल हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रफेल का बेड़ा भी आ गया, चिनूक भी आ गया। आज विकास की दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारी कोशिश रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
इस सरकार की कोशिश रही है कि देश लंबी छलांग लगा करके कम समय में विकसित भारत के काम को पूरा करे, और इसलिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो, मैंने कुछ सेक्टर्स के बारे में चर्चा की, सबके बारे में सभापति जी चर्चा करना मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं उसमें बताऊं। मैं यहां पर यह भी चर्चा करना चाहूंगा, अब खरगे जी चले गए, हमारे बड़े आदरणीय हैं, मैं सोच रहा था कि वो रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन चलिए हमारे उनके साथी यहाँ पर हैं, तो वो वैसे भी वो एक्टिव रहते हैं, तो वो हमारी बात सुनेंगे और उन तक मेरी बात पहुंचाएंगे। मुझे कल समझ में नहीं आया कि खरगे जी राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोल रहे हैं या चुनावी भाषण बोल रहे हैं, मुझे इसका अंदाजा नहीं मिला, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण की दृष्टि से जिन मुद्दों को डेवलपमेंट की दृष्टि से राष्ट्रपति जी ने टच किया उस पर बोलते, पर मुझे लगा कि उनको ध्यान में अभी भी चुनाव का वो बैकग्राउंड में उनके ध्यान में है, इसलिए वो चुनावी मंच की तरह उसको उपयोग कर रहे थे। यहां भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा हुई। मुझे अम्बेडकर जी के बारे में जो उन्होंने कहा वो कष्ट देने वाला भी था और विडंबनापूर्ण भी था। आपने ऐसे भावुक तरीके से बोला जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आपका ऐसा संबंध है। देवरस जी के साथ मेरा है, वो तो मेरा है इसीलिए मुंह से निकला और वो बारंबार निकलेगा, लेकिन अभी मैं भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहा हूं, तो उसके साथ ऐसा संबंध लगा और वो लगा जैसे बहुत दुखी है कि जैसे उनकी इज्जत नहीं हुई। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जब दुखी होकर के नेहरू कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनको इस्तीफा के बाद इसी हाउस में इस्तीफा पर वक्तव्य रखने से नहीं दिया गया था, उसकी परमिशन नहीं। He could not place and he could not speak the reason of resignation. This is on record कि उनको अपने बाबा साहब को यहां पर हाउस में one second. नड्डा जी एक सुनो जयराम जी। Sir, I just want the Honorable Leader of the House to revisit the records of that day and see why that permission was not granted by the chair. This is all part of the record. Okay. October 12, 1951. Please look at the records. 1 second. You have a master historian there. 1 second. Jairam ji, one second. I thought you were disputing it. You are not disputing it. You are going beyond it. You may continue. Chairman sir. You may continue. Chairman sir. You may Chairman continue. sir. I must thank Jairam Ramesh for substituting that what I am saying is correct. But he wants you to say more. हाँ, तो अब वो इस्तीफा दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया और भीमराव अम्बेडकर को दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। खरगे जी के दिल में अभी भी टीस है, मैं उनकी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन अपने कांग्रेस भाइयों से पूछे ना कि जो आप इधर हमारे से पूछ रहे थे, आपके कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल किया उनका, कैसे देखा उनको। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं नड्डा जी 1990 में आई वॉज मेंबर ऑफ लोकसभा। 1990 के 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में लंबे अंतराल के बाद भारत रत्न उनको दिया गया और अप्रैल 1990 में सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट अनवील किया गया।
और पोर्ट्रेट अनवील करते समय ये ध्यान रखा गया कि पोर्ट्रेट्स का मूवमेंट कैसे हो। और तब मैंने जानकारी की कि जब से सेंट्रल हॉल में पोर्ट्रेट लगे हैं उनका मूवमेंट होता रहा है, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। आपने 1993 की बात की, शायद आप भी उस समय विधायक होंगे, मैं भी विधायक था। जो आपने कहा मैंने भी आंखों से देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था और कांग्रेस पार्टी से मेरा गहरा नाता रहा है। स्वीकार नहीं, मैं कभी कोई चीज को स्वीकार करने से हिचकिचाता नहीं, पर एक समय था जब मैंने ये कहा था, जिसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं जयराम जी, कि जगदीप धनखड़ जब राजस्थान विधानसभा का सदस्य था तो आरएसएस के बारे में क्या कहा मैं बता। सुनो, मुझे पता है आपकी पार्टी के अंदर इतनी गोपनीयता नहीं है कि मुझे नहीं पता लगे। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो। मैंने कह दिया है, जनवरी 1994 ये तो कह रहा हूं, मैं एकलव्य तब नहीं था, मैं एकलव्य बना हूं 25 साल पहले। सुनो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि एकलव्य बनने में मुझे समय लगा, वाल्मीकि जी का भी परिवर्तन हुआ था। और जब से मेरा परिवर्तन हुआ, नड्डा जी, जब से मेरा परिवर्तन हुआ, मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज। नो प्लीज, जरा जी समझिए जरा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, जिसका जिक्र अभी हमारे चौहान साहब ने भी किया और नादिक साहब ने भी किया। वो जो 1952 का चुनाव अंबेडकर जी लड़ने गए, तो उनके विरुद्ध नेहरू जी खुद प्रचार में गए। ही हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शनरी अगेंस्ट भीमराव अंबेडकर। और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि आप देखिए, मजा है, इनका ईवीएम से जो बैर है वो बड़ा पुराना है। उस समय भीमराव अंबेडकर जी 14,000 वोट से हारे और इनवैलिड वोट 78,000 हुए। इसलिए बैलेट पेपर से इनका पुराना प्यार है। 78,000। और आजाद भारत, उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि यह चुनाव में धांधली हुई है। हमने नहीं कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है। और इसी तरीके से जो हमारे धनंजय कीर हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जीवन चरित्र, वह इस बात की पुष्टि करते हैं, जो पद्म भूषण आपकी सरकार ने दिया, वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी को हराया गया, इस बात को उसमें कहते हैं। उसी तरीके से
जो आपने भी कहा कि 1990 में, जिसका आपने जिक्र किया, कि यानी भारत रत्न मिलते मिलते 1990 हो गया जब कांग्रेस की सरकार गई। अब खड़गे साहब को बाबा साहब अम्बेडकर जी से बहुत हमदर्दी है, व्यक्तिगत रूप में हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी में है उसको हमदर्दी कभी नहीं रही, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं, कभी नहीं। नड्डा जी, मैं मेरे रूम में बैठा था, तब साहब का भाषण चल रहा था। वही नड्डा साहब तो सामने बैठे साहब ही बोल रहा, नड्डा साहब का भाषण चल रहा था कि खड़गे साहब हमदर्दी बता रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन उनको किसने हराया, किसने किया, ये बातें सब उन्होंने कही। नड्डा साहब को भी ये भी मालूम होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी अलग थी। एक तो पहले लेबर पार्टी से वो खुद स्थापना की और उसका वो पार्टी के अध्यक्ष के नाते दूसरे पार्टियों से अलायंस करते थे। फिर उसके बाद में उन्होंने लेबर पार्टी को निकालकर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाने के बाद उस वक्त भी उन्होंने अपना ही अस्तित्व अलग रखा। वो कांग्रेस के साथ नहीं थे, या कांग्रेस को कभी भी वो यही कहते थे मैं कांग्रेस से दूर हूँ। या है क्या हमारे? प्लीज नो, प्लीज, लीडर ऑफ द अपोजिशन इज स्पीकिंग। सुनो, व्हाई शुड यू डिस्टर्ब हिम? सो मैं कांग्रेस से नाइदर नड्डा जी कैन बी डिस्टर्ब नॉर हिम। प्लीज कंटिन्यू सर। कांग्रेस से मैं दूर हूँ। वो तो यहाँ तक भी बोलते थे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी संबंध नहीं रखूंगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी अलग रखी। और जब आजादी के वक्त ऑल पार्टी गवर्नमेंट जब बनी, यानी उसमें जनसंघ के नेता भी मिनिस्टर थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, और मुस्लिम लीग के भी थे, और पंजाब के पार्टी के भी थे। ऐसे तो 6 लोग थे। एक सेकंड प्लीज। अरे हिंदू महासभा बोलो, चुप बट प्लीज सर। तो इनको कम से कम इतनी तो मालूमात कर लेना चाहिए फिर बोलने के वजह। नहीं, अच्छा ओके सर। बार बार यही बात करते हैं। मैं देखा फोटो हमने लगाया, वो तो फिर मैं बोलूं कि फोटो आपने लगाया और स्टैचू तुमने हटाया, बोलो। नहीं, मेरे को एक मिनट। चलो एक सेकंड। नहीं, देखो साहब, उनको तो टाइम खत्म होने के बाद मैं यहाँ से उठ के गया, लेकिन वो चलने के लिए आपने दिया। एक सेकंड, क्योंकि I'll give you time. ठीक है भाई, बोलो, मैं ऑब्जेक्ट नहीं किया। I indicated his party has enough time. अच्छा। After 40 minutes, and what Nadda ji is trying to do, let me tell you, and what I can figure out. Sir, you took 90 minutes. So Nadda ji is yet to complete 90 minutes. So I have reconciled. नहीं, वो आपका। I have already sent a message to my wife that I have invited guests. Please attend to them. No, नहीं, वो आप 90 minutes दो, 100, that is your discretion. No, time at the disposal. That is your discretion. I don't challenge it. Even otherwise also you can extend and give him time. That I don't mind. No. क्या कह सकते? नहीं, अगर
हाउस को एक्सटेंड करके भी टाइम अगर किसी को देना है, अदरवाइज इन कनेक्शन, अदरवाइज यानी उनके पार्टी का टाइम ही नहीं, अगर हाउस को बढ़ाना भी है तो कंसेंट से आप बढ़ा सकते हैं। नो हाउस को let me put on record 1 second that when Congress party in the last session had run out of time, I gave extra time. Good, thank you. And if there will be any such situation ahead with any political party, I would try to adjust accordingly. Okay, sir. Thank you. हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि बार बार बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोल के कांग्रेस को वो उधर उसको कम करने की कोशिश। नहीं, मैं समझता हूँ कि उनको ये भी मालूम नहीं बाबा साहब अंबेडकर कौन से पार्टी में थे, कौन से पार्टी उन्होंने बनाई, बाद में रिपब्लिकन पार्टी भी बनी। और किसके साथ इनकी दोस्ती थी? जब हारे बॉम्बे में कम्युनिस्ट, जब तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम था, उस वक्त जो कम्युनिस्ट और ये जो रिपब्लिकन पार्टी आज है, जो पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दोनों मिलकर लड़े। और ये इस देश में ऐसी मानसिकता है, इसीलिए मैं कभी कभी बोले तो आप लोग गुस्सा आता, लेकिन मेरे में उससे ज्यादा गुस्सा इसलिए है मैं हजारों साल से ये सहन कर रहा हूँ ये गुस्सा। और उस वक्त कम्युनिस्ट का कैंडिडेट इलेक्ट हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके अलायंस थे, डिबीट हो गए। थैंक यू सर। कांग्रेस क्या कांग्रेस? थैंक यू सर। किसको बोलते हैं? थैंक यू। आप पढ़िए। अरे हम तो उनके पोस्टर लगा के आए। सभापति जी, नो सभापति जी, टेक योर सीट प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभापति जी One sec, please. Only those persons whom I give permission can speak. I give permission to the leader of the opposition. He has made his point. Now Nadda ji is well within his rights to react. One second. Let me plead with all of you. When members speak, please don't interrupt. I was happy that when Khadge ji spoke, the disturbance was minimal. When you are speaking, sir, disturbance is minimal because number may not be there, but Jairam ji is present, so minimal disturbance is there. Sir, I am looking at the clock also. अच्छा एक सेकंड सर, लीडर ऑफ द पोजीशन वांट टू से। सर नड्डा साहब वो आपके तरफ देखकर एड्रेस नहीं कर रहे थे, अपने पार्टी के सभी एमपीज के तरफ देख रहे थे और आपके तरफ कम देख रहे थे। मैं देखा कि उधर देख के एड्रेस कर रहे थे। मैं समझा ये कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी ये बीजेपी की है समझकर मैं नड्डा जी चले गए। मेरी तरफ देखिए, फिर बाद में आप आपके साथ बात कर रहे I can assure you, Honorable Finance Minister, I can assure you, if there is coordination. I fully respect LOP. I fully respect what he says. We should then look at the parliament as a whole. LOP Lok Sabha yesterday was showing his back half the time to the chair. I know that, but I'm looking at the entire parliamentary etiquette. I fully am aware of that, sir. But parliamentary etiquette applies both to Lok Sabha and Rajya Sabha. Thank you. Nadda ji. But I would always appreciate, once again, I will always appreciate that leader of the opposition and leader of the house must share lighter moments, sarcasm, and they must be allowed to intervene
because people make any, others do not have that privilege. Let me make it सभापति very जी, clear. Secondly, मेरी इच्छा है कि मैं आपके तरफ देखूं और इधर देखूं, पर संख्या नहीं है, क्या करूं, फिर इधर देखना पड़ता है। सर संख्या हो या नहीं हो, आप तो मेरी तरफ ही देखिए। लेकिन ठीक है, अब मैंने देखिए चेंज, आपकी तरफ देखता हुआ बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक छोटा किस्सा है। I was junior. One second. I was junior parliamentary affairs minister. और एक मुद्दा ये आया कि प्रतिपक्ष के नेता ने उस समय कहा कि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात कहते हैं प्रेस गैलरी की तरफ देखते हैं, और इसे ऑब्वियसली पूरे हाउस के अंदर एक वातावरण हो गया कि जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं प्रेस गैलरी की तरफ देखते हैं। प्रधानमंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने कहा हाँ, जब भी मैं कोई पॉइंट करता हूं प्रेस गैलरी की तरफ देखता हूं, पर आपकी तरह प्रतिपक्षी नेता को कहा उन्होंने हर बार मैं स्माइल नहीं करता हूं, ये कहा उन्होंने। आई डोंट स्माइल एवरी टाइम आई लुक एट द प्रेस गैलरी, द प्राइम मिनिस्टर सेड, अनलाइक लीडर ऑफ अपोजिशन। सभापति जी, मैं ये कह रहा था कि जिस बात को आपने अभी हाउस में रखा, मैं उस बात को पूरा करना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं खड़गे साहब को ये जरूर कहना चाहता हूं कि आपने कहा मेरे को बहुत गुस्सा है, और उस गुस्सा बहुत अच्छी बात है, वो गुस्सा वो आपकी आग रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ी वो अपनी पार्टी पर उतरनी चाहिए, वो अपनी पार्टी पर उतरनी चाहिए, क्योंकि अंबेडकर जी को छोटा करने का काम, उनको मिनिमाइज करने का काम किसी और ने नहीं किया, इस देश की रूलिंग पार्टी ने उस समय किया। आप बताइए, भारत रत्न देने के लिए 1947 के बाद 1990 तक क्यों इंतजार करना पड़ा, और क्यों गैर कांग्रेसी सरकार, जनता दल की सरकार, बीजेपी के समर्थन से चलने वाली सरकार जब आई, तब जाकर के अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं सर, अब नहीं, अब मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने लिप सर्विस नहीं की, हमारी सरकार ने सही मायने में डॉक्टर अंबेडकर को लंबे समय तक ये देश याद रखे, इसके लिए कार्यक्रमों को लिया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने पंच तीर्थ बनाया, ये प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने जन्मभूमि को, मऊ को जन्मभूमि कहा, और लंदन के घर को वहां भारत के सरकार के पैसे से उस जमीन को लेकर, उस जगह को लेकर के वहां पर फिर से स्मारक बनाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। दीक्षा भूमि नागपुर में, महापरिवार परिनिर्वाण भूमि वो मुंबई में, दिल्ली में, और चैतन्य भूमि मुंबई में, इस काम को किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, किसी सरकार ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया। और इसलिए ये हमें कहने का अधिकार है कि सही मायने में लिप सर्विस नहीं की, देश के लिए जिस महान विभूति ने, ये जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, संविधान को सिर्फ ऐसे ही नहीं लगाया, संविधान निर्माता को देश याद रखे और युगाकुल तक याद रखे, इस बात को काम करने का काम किया। उसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि संविधान दिवस 26 नवंबर, जिस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट कर लिया, किसने कहा था कि 2014 तक इंतजार करो?
Who said that you wait till 2014 that there will be a Prime Minister Narendra Modi who will come and he will declare Constitution Day 26th of November? तो ये संविधान दिवस मनाया गया, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि एक इनके ओवरसीज फ्रेंड्स के बड़े नेता हैं, ओवरसीज फ्रेंड्स के नेता हैं, और जब समय आता है तो पार्टी से निकाल देते हैं और समय निकल जाता है तो फिर पार्टी में ले आते हैं। और वो वैसे जयराम रमेश जी के साथ मिलते जुलते हैं। मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा जयराम रमेश जी से मिलते जुलते हैं। और वो क्या कहते हैं कि भारत एक सेकंड, मुझे नहीं लगता कि सृष्टि में कोई भी व्यक्ति जयराम जी से मेल खाता हो। मुझे नहीं लगता, जयराम जी अद्भुत है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, आई टेक बैक माय वर्ड्स। तो आई टेक बैक माय वर्ड्स। For what Jairam is not asking you a question. तो मैं ये कह रहा था कि उन साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि संविधान बनाने में अंबेडकर जी से ज्यादा बड़ी भूमिका नेहरू जी की है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर जी, दिन रात मेहनत की। हम नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन को कोई भूल नहीं सकता, वो है। आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। आप Jairam ji, I have not given you. Nothing will go on record. Nothing will go on record. I have not given you floor. Jairam ji, I have not. जयराम जी, जयराम जी, आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा ना। आई हैव गॉट नथिंग टू स्कोर, आई एम हियर टू डिस्कस एंड टू डेलिब्रेट। तो आप उसको ठीक कीजिएगा ना, फिर मैं आपको ऑथेंटिकेट करूंगा। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि ये नेहरू जी के बारे में कहा गया कि वो अम्बेडकर जी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। कल यहाँ पर मूर्तियों की चर्चा हुई और खड़गे साहब ने बिल्कुल प्रेरणा स्थल के बारे में चर्चा करते वो कोने में डाल दिया। मैं चाहता हूं कि आप भी प्रेरणा स्थल जाइए, सच में प्रेरणा मिलेगी। और देखिए वहां पर क्या प्रेरणा मिलती है, एक नहीं अनेक मिलते हैं। लेकिन आपको मूर्तियों के बारे में आप जब कल कह रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप अपनी जवानी में, यंगर डेज में, आप एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान अपने संसद के सामने खड़े। सर, प्रतिपक्ष के नेताजी कंटिन्यूज टू बी यंग इवन नाउ, तो ये कहना कि जवानी के दिन में ये भी दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। उस समय के जवान उस समय के जवान जब थे तो उस समय सब चीजों को करते होंगे और बहुत अच्छे से देखते होंगे। पर मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपको मूर्तियों की इतनी चिंता हुई तो ये जो 20 साल आजादी के बाद ये जो राजपथ पर जॉर्ज पंचम विराजमान थे उसके बारे में आपने क्यों नहीं चिंता की? जॉर्ज V वो जो वहां पर विराजमान थे, जहां जो आज राजपथ कर्तव्य पथ बन गया और जहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पर विराजमान हैं और उनकी मूर्ति वहां पर विराजमान है, और जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आपने
विदेश के रिपोर्टर्स के बारे में, विशेष करके वॉशिंगटन पोस्ट, फलाना पोस्ट, धमकाना पोस्ट, जो भी था सारे, और आप भी उसी तरीके से बोल रहे थे, फलाना, ढिमका, चिल्का, इस तरीके से आप वो सारी बातों को आप उसमें रख रहे थे। अच्छी बात है, आपने रखा सब कुछ, लेकिन आप ये भूल गए कि जो लोग, जिस पाकिस्तान के मंत्री ने ये बयान पार्लियामेंट में दिया कि पुलवामा में हमारे लोग घुस करके जिन्होंने अटैक किया, वह कहता है कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा है और वो कहता है कि मोदी जी को हराना आवश्यकता है। ये भी छपा था, जरा इसके बारे में भी आप चर्चा कर देते। जब आपने चर्चा की तो आप इस बात पर भी चर्चा करते कि एक महानुभाव जो बहुत बड़े ज्ञाता है, अंग्रेजी में ही बात करते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लिखने का उनको बड़ा शौक है। वो बांग्लादेश के जर्नल में एक लिखते हैं, मोदी हैज टू गो। वह विदेश में की धरती के जर्नल्स में लिखते हैं, तब हमें तकलीफ नहीं होती है। इसलिए पराए क्या, अपने भी ऐसे निकले, इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए जब ये सारी बातें आती हैं तो मुझे लगता है कि इसको भी हमको डिटेल में समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। मैं यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी बातचीत हुई। वैसे आपने जिस तरीके से बताया है कि वो ध्येयनिष्ठ हैं, राष्ट्र के लिए हैं, समर्पित हैं, वो सारी बात आपने बताया और उन्होंने संघ के बारे में बताया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि यदि आरएसएस से इतनी ही तकलीफ थी तो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे ये जो गणतंत्र दिवस की ये जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, इसमें आरएसएस को क्यों निमंत्रण दिया था? मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1965 की लड़ाई में कंसल्टेशन के लिए शास्त्री जी ने गुरु गोलवलकर जी को क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था? ये इसका मतलब एक बात तो सब है, साफ है कि कांग्रेस को भी ये समझ में आता है कि जब देश खतरे में है तो संघ की पुकार होती है, संघ को याद करें। बाकी समय राजनीति, लेकिन जब देश खतरे में होता है तो उनको संघ की याद आती है और संघ को याद करना पड़ता है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग संविधान के बहुत बड़े रक्षक बने हैं आजकल, इन दिनों आप लोग यू आर द चैंपियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबके पास तुरंत रेडी मटेरियल, देखिए जयराम जी निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, बिल्कुल संविधान नहीं, बहुत अच्छी बात है। वन सेकेंड, शोइंग दिस इज इनअप्रोप्रिएट जयराम जी। No, nothing can be shown in the house. No. लेकिन मैं no, let us follow the rules. मैं सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं, but sir, your connection with Jairam needs to be investigated. You said about constitution and he had a book ready. He was the chairman of the standing committee on health. In my previous regime. So I know there is a connection. तो हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान, अभी संविधान में मैं कई बार बोला कि भाई ये संविधान सबके हाथ में तो थमा दिया, अंदर पढ़ने के लिए भी कहा है क्या? कभी बताया है कि संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई और एक बार नहीं अनेकों बार उड़ाई? सभापति जी, ये संविधान लेके चलना और संविधान की रक्षा करना और संविधान के लिए तिल तिल जलना, इसमें बहुत अंतर है। संविधान को जीना बड़ा कठिन है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ठीक है, अच्छी बात है कि ये संविधान लेकर के चले हैं और उसको आगे रख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप संविधान के रक्षक ही थे। मैं कुछ संविधान में किए गए हस्तक्षेपों के बारे में बताना चाहता हूँ। 25 जून 1975 जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान
जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को चुनाव को गलत बताते हुए रद्द किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को आपातकाल इमरजेंसी थोपकर लोकतंत्र की हत्या की। और देखिए, संविधान 22 जुलाई 1975 1975 संविधान के 38वें संशोधन करके 38 अमेंडमेंट ला करके आपातकाल पर न्यायिक समीक्षा के रास्ते को बंद कर दिया गया था। ये डॉक्टर अंबेडकर की दुहाई देते हैं। ये मुझे देखिए, इनके नेता जो, अब उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कितनी की होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो एल्डर हाउस है, ये तो पढ़े लिखे हैं, संविधान को लेकर के घूम रहे हैं। ये मुझे बताएं कि 38वां संशोधन किस लिए लाए थे? इसलिए लाए थे कि भारत के जनमानस के गले को बांध दिया जाए, रोक दिया जाए, उनके जवान को रोक दिया जाए। इस बात के लिए आप लेकर के आए थे। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, 7 सितंबर 1976 प्रधानमंत्री राज्यपाल राष्ट्रपति के खिलाफ पद छोड़ने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता। आप बताइए, अंबेडकर जी ने कहा इक्वालिटी बिफोर ऑल लॉ, एवरीबडी, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबडी। But Vice President was not included. नहीं, Vice President was not included. Yes, Vice President was not. सिलेक्टिव काम। लेकिन दिन दहाड़े संविधान की आत्मा को समाप्त करने का काम किया। और ये देखिए, शब्दावली भी देखिए, पद पर रहते हुए नहीं, पद के छोड़ने के बाद भी उन पर कोई केस नहीं हो सकता है, इसका उन्होंने संविधान के रक्षक है भाई। अब उसी तरीके से 1977 में 52nd अमेंडमेंट आया है? मैं आपके संविधान पर बोल रहा हूं भाई, जो आपने मुद्दे कल उठाए उन्हीं पर बोल रहा हूं। अभी मैं तो अब ये 42वें संशोधन में संविधान की मूल संरचना को ही बदल दिया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों की कटौती करते हुए मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए संविधान की मूल संरचना को बदल दिया गया। ये हुआ वर्ष 1977 में इंदिरा गांधी के द्वारा। और धारा 356 was implemented 90 times, 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 90 बार। 50 बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया और 8 बार जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया, बाकी बचा राजीव गांधी जी ने लगाया। ये संविधान के रक्षक हैं। चुनी हुई सरकारों को एक नहीं 90 बार गिराया है, प्रजातंत्र का गला घोटा है। ये संविधान के रक्षक बन गए। अरे डायरी नुमा कॉन्स्टिट्यूशन को रख लेने से संविधान के रक्षक नहीं बनते। संविधान के रक्षक बनने के लिए उसकी आत्मा को जीना पड़ता है। और हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने 10 साल प्रधानमंत्री बतौर चलाया है, सिवाय जम्मू कश्मीर में, वो भी कंडीशनल, और पार्लियामेंट में कह करके एक भी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और चुनी हुई सरकार नहीं। आप वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं, आपको मालूम है बंगाल में क्या क्या हो रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जियोपर्डाइज किया जा रहा है, किस तरीके से होस्टेज बनाया जा रहा है। अभी फ्लॉगिंग की एक ताजा मिसाल है। एक शब्द नहीं बोला जाता है विपक्ष से, एक शब्द नहीं बोला जाता है, एंड दे आर कॉल्ड एज द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये अपने आप को प्रजातंत्र के चैंपियन कहते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं। मैं उसी तरीके से बताना चाहता हूं कि धारा 356 का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं,
ये विचार कैसे होते हैं। 1987 में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाया था और अनुच्छेद 19 में विवादास्पद 1951 संशोधन पेश किया गया था। किसके द्वारा? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। उस समय ऑपोजिशन, उस समय प्रेस, मीडिया, उसने विरोध किया था, लेकिन आपकी नीयत तो छलक करके आ ही गई थी। आपने तो संविधान के अभिव्यक्ति को, ताकत को रोकने का काम किया। उसी तरीके से मानहानि विरोध कानून, उसको भी 1988 में उसको भी पेश किया गया और उसका भारी विरोध के बाद राजीव गांधी मानहानि विरोध कानून पेश किया गया और उसको भारी विरोध के बाद वह भी वापस लेना पड़ा। इस तरीके से हुआ। तो एक बार नहीं, अनेकों बार आपने संविधान का, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ सभापति जी, इमरजेंसी की बात चल रही है। मैं मैट्रिकुलेशन पास करके इंटरमीडिएट का विद्यार्थी बना था। आई एम एन आई विटनेस टू इट। यू विल नॉट बिलीव, twice I was arrested, the whole class was arrested twice. कैंपस में आकर के सीआरपीएफ, बीएसएफ ने सारी क्लास को अरेस्ट कर लिया, इसलिए कि किसी नारे ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया। आप इमेजिन कीजिए कि कैसा कैसा देश चल रहा होगा, किस तरीके से लोग काम कर रहे होंगे। मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था। 1,75,000 1,25,000 लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में अंदर डाल दिया गया, डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के अंतर्गत डाल दिया गया। और जो आप आरएसएस की बात बोल रहे हैं, ये आरएसएस के लोग ही थे और ये जनसंघ के लोग थे जिनकी संख्या 75,000 से ज्यादा थी, जो 19 महीने जेल में रह करके आए, हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदार रह करके आए। ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन वो झुके नहीं, वो खड़े रहे और उनके चलते आज हमें ये आजादी मिली है। आपके चलते नहीं मिली है, ये याद रखिएगा। वो उनके कारण मिली है। और आज हम और ये प्रजातंत्र इतना मजबूत हुआ, इतना प्रजातंत्र मजबूत हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी भी हिम्मत नहीं कर सकती है कि कभी इमरजेंसी लगा करके दिखाएं। ये आज प्रजातंत्र की मजबूती हुई है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये सारी बातें मैंने आपको कही। अभी आजकल पता नहीं ये राष्ट्रवादी ताकतों को बताने वाले लोग किस तरीके से खड़े हो रहे हैं। सनातन को गाली दो और सेक्युलर बन जाओ, हिंदू को गाली दो और सेक्युलर बन जाओ। हिंदू हिंसक, हिंदू हिंसक, ये कैसा, ये कैसी स्थिति आ गई? हिंदू हिंसक नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू। हिंदू प्लीज कंक्लूड। हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक, ये अच्छा एक बात बताइए, आपके एलाइड पार्टनर ने कहा कि नहीं कहा कि सनातन डेंगू है? आपके एलाइड पार्टनर ने कहा कि नहीं कहा कि सनातन मलेरिया है? आपके एलाइड पार्टनर ने नहीं कहा कि सनातन HIV है? आप बताइए। और आप देश प्रेम की बात करते। We continue tomorrow or how? नहीं, बस 5 मिनट्स 10 मिनट्स, ज्यादा नहीं। अब उसी तरीके से देश में नफरत फैला रहे, नफरत। और मैं तो प्रेम की गंगा बहा रहा हूं। वाह रे वाह, प्रेम की गंगा। हिंदू हिंसक, सनातन मलेरिया, सनातन मलेरिया, सनातन HIV। Please, no, क्या कर रहे हैं? What is this?
सनातन मलेरिया। First control your people. No. You are addressing and your own people are right. सॉरी तो इसलिए सनातन डेंगू ये तो प्रेम की भाषा है और आप चूं तक नहीं बोलते, कुछ बोलते भी नहीं। आपको याद दिलाना चाहता हूं 1984 के बाद आपके वरिष्ठतम नेता, स्वर्गीय नेता हमारे भी इज्जत के हैं, मैं भी इज्जत करता हूं, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये आपने कहा कि हम प्रेम और भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो और हम तोड़ रहे हैं। अरे तोड़ने का चैंपियन तो आप बन गए। आप बताइए हाँ भैया जोड़ो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नारे जब जेएनयू में लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जब ये नारे लगे भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो वहां दूसरे दिन जेएनयू में उन नेताओं के साथ हाथ से हाथ मिला करके कौन खड़ा हुआ था? कौन खड़ा हुआ था? किसने जोड़ने की बात की? कौन था उस दिन वहां पर? और सुनिए सभापति जी, ये अफजल हम शर्मिंदा हैं। अफजल कौन था? जिसने इस पार्लियामेंट पर अटैक करने का मास्टरमाइंड था। उसको सजाए मौत किसने दी थी? उसको सजाए मौत किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और उसको माफी किसने नहीं दी थी? उस समय के राष्ट्रपति सम्माननीय प्रणब मुखर्जी ने माफी नहीं दी थी। आपके ही पार्टी से राष्ट्रपति बने थे और आप बताइए कि उनको माफी नहीं दी तो वो कातिल हो गए। राष्ट्रपति जी कातिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और आप उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके जेएनयू में खड़े थे। फोटोग्राफ से आपको मैं आपको फोटोग्राफ भिजवा दूंगा। आप उनके साथ खड़े थे और तो और छोड़िए, आपने उनको एक बार नहीं 2 बार कैंडिडेट भी बना करके जनता ने उनको ठुकराया, वो भी हमने देखा। लेकिन मैं यहाँ ये देखिए जयराम जी सच्चाई कड़वी होती है, तीखी लगती है, मिर्ची लगती है, उसमें तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सच्चाई डाइल्यूट नहीं होती है, सच्चाई रहती है। नेता आप बताइए, नेता जेएनयू कैंपस गया था कि नहीं गया था? हाँ या ना? गए थे तो आप उनके सॉलिडारिटी में खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? अगर खड़े हुए थे तो उसने नारा क्या दिया था? नारा दिया था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 2 more minutes। ये जिस तरीके की भाषा की बात करते हैं, और अब इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा अंत। आजकल अब क्या होता है, अब जयराम रमेश जी का सुनते हैं लोग नेता तो अच्छी बात है, कुछ पॉलिटिकल इनपुट आएगा। खड़गे जी की भी सुन लेते तो भी अच्छी बात थी, पॉलिटिकल इनपुट आएगा। जवानी के दिन ये उनको याद कराएंगे तो सब लोगों को समझ में आएगा और सारी बातें। लेकिन अब क्या होता है कि वोट पाने के लिए अगर कोई आप एनजीओ से इनपुट्स लो तो फिर वो इनपुट जो होता है वो हर तरीके से नुकसानदेह होता है, तकलीफजनक होता है। आजकल आपने नया नारा ले लिया ओबीसी 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 ओबीसी, जैसे आपको वो वैतरणी पार कराने के लिए ओबीसी का
एक सहारा लेकर के आप चलने की बात कर रहे हैं। आपको कोई हमदर्दी नहीं है, हमदर्दी कोई नहीं है ओबीसी से, लेकिन हाँ राजनीतिक दृष्टि से आजकल आप ओबीसी 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 कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप ही की सरकार थी, काका कालेलकर की रिपोर्ट कहां पड़ी थी? इंदिरा गांधी जी के टाइम पर वो क्या कर रही थी? मैं पूछना चाहता हूं, ये मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के टाइम पर क्या कर रहा था? कहां धूल खा रहा था? वो तो जब जनता दल की सरकार आई तो पहली बार रिजर्वेशन मिला और 27% रिजर्वेशन मिला। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि वह रिजर्वेशन तो मिला ही, और उस रिजर्वेशन के साथ साथ अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर ओबीसी कमीशन को दिया है, किसी और ने नहीं, वह कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। इसलिए हम कहते हैं वी डोंट डू लिप सर्विस, वी डिलीवर, वी डोंट डू लिप सर्विस, वी डोंट प्ले पॉलिटिक्स। हम राजनीति नहीं करते हैं, हम धरती में जाकर के ओबीसी की तकलीफ को समझ करके उसको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी करते हैं। इस बात को हमको, मैं अंत में से, क्योंकि सब लोग बड़े ये सेकंड अंत है लास्ट, हमारे अंत में हमारे रिजर्वेशन पर कई लोग चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना अतीत इतिहास उसको पढ़ते नहीं है। मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा जी, जो मैं पढ़ रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, सर वही डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट होते हैं जिनके बारे में मैं कहता हूँ जी। तो आपसे ज्यादा रेडी रेफरेंस कहाँ आ सकता है सर? लेकिन लेटेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर में उन्होंने कहा, दिस necessitates our getting out of the old habit of reservation and particular privileges being given to this caste. What are you reading? I am reading Jawaharlal Nehru's letter. What is the date? Content is that date. On 10th, 11th June 1961. This necessitates our getting out of the old habit of reservations and particularly privileges being given to this caste or that group. Recent meetings we held here at which the chief ministers were present to consider national integration laid down that help should be given on economic considerations and not on caste basis. It is true that we are tied up with certain rules and conventions about helping the scheduled castes and tribes. They deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in the services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my countrymen to be first class in country in everything. The moment we encourage the second rate, we will be lost. We are lost. जवाहरलाल नेहरू में ऑथेंटिकेट, इसमें भी ऑथेंटिकेट। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी नीयत क्या थी और आज आपको ओबीसी की चिंता हो गई, आज आपका हृदय परिवर्तन हो गया। देर आए दुरुस्त आए, सही रास्ते पर आए, चलो हम अभी भी साथ चलेंगे और देश को मजबूत बनाने के लिए, और आपसे कमिटमेंट में लेना चाहूंगा कि आप सब लोग विकसित भारत में जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. One second. Sir, briefly, very briefly.
क्वेश्चन नहीं है। देखिए सदन में नो प्लीज सिट डाउन। I have given permission जाना है तो जाइए, लेकिन मुझे क्लैरिफाई करना है। I have given permission to the leader of the opposition, and by his position, he has every right to make a statement. Sir, I only prayed to him to keep it brief. धन्यवाद सर। ये नड्डा साहब ने जो बताए चंद चीजें, वो गलत फहमी भी है और वो खुद उसके बारे में बहुत, अभी धनंजय कीर की खुद की किताब और भी पढ़े तो उनको मालूम, जो सूट होता है वो कोट करते हैं। और दूसरी चीज, बाबा साहब अम्बेडकर को, जिनके लिए हमारे पास बहुत, उनके लिए तो हम पहले से ही एज ए मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ, हम लड़ते आए हैं। और आज हर बात को वो कांग्रेस को टोकने का, मुझे टोकने का और नेहरू जी के खिलाफ बोलने का, ये बातें करते हैं। और आरएसएस के लोग, आप मुझे वहां मैं सुन रहा था साहब, आप क्यों नहीं, आप मुझे, मैं सुन रहा था, मुझे दुख हुआ उसलिए उठ के आया। आपने कहा मैं एकलव्य था आरएसएस हूँ, मैंने था नहीं कहा सर। हाँ, फिर कांग्रेस कब थे? नहीं कांग्रेस कब थे? फिर अगर एकलव्य थे आरएसएस के सर, आपने तो फिर कांग्रेस के कब? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। जब मैंने कांग्रेस से नाता तोड़ा और एकलव्य बना, वो एक ही साल था। इन द सेम ईयर इट हैपेंड। सर आपने पूछा, मैंने बता दिया। नहीं, और एकलव्य, अरे मैं देखता और एक बात बताऊं, मैंने खड़गे जी, एक सेकंड खड़गे जी, मैंने भी आपकी तरह बहुत कष्ट से हैं। एक सेकंड, मैंने भी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की है और पढ़ाई में बहुत लगन रही है और काफी ठीक, क्या बहुत अच्छा रहा है। जब मेरे को एक बार बुद्धि आ गई, अनलाइटनमेंट आ गया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बुद्धा जैसा अनलाइटनमेंट मेरे में आया, पर पहले मैंने जो कुछ कहा, उसके बाद जब मैंने जानकारी की तो मैंने वास्तव में महसूस किया, आपको बता रहा हूं। एंड मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी जीवित मानव के प्रति मैं इतना आदर नहीं रख सकता कि वो बहुत बड़ा हो जाए। आई जस्ट थिंक्स ऑन मेरिट। मुझे लगे बहुत तपस्वी आदमी है, बहुत तपस्या करते हैं, बड़ा कमिटमेंट है, समाज का हित देखते हैं, कोई लक्ष्य नहीं रखते देश हित के अलावा, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत, तब मैंने कहा प्लीज। और अब भी मैं ये भावना रखता हूँ और ये भावना हर दिन बढ़ती जा रही है। सुनिए, ये भावना निरंतर बढ़ती जा रही है। आप, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप इस सदन के मुखिया हैं, आप, हम सबका रक्षण करना है, किसी एक फिलॉसफी आइडियोलॉजी का प्रचार करना नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, देखो साहब, ये चीजें अगर आप बोलते हैं उस चीज से गलत मैसेज जाएगा और पूरे देश में जाएगा। इसीलिए मैं वो बात कर रहा हूँ, सकारात्मक मैसेज। मैं वो सुनने के बाद आया, वो बात कर रहे तो मैं निकल गया था, लेकिन आप बोले एक अच्छा नहीं है, आगे भी आप अच्छा इसके बारे में राय मत दीजिए, आप अलग है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्म बोल देते हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा एक चीज। आप में मेरे में एक मतभेद है। मैं बोलते समय बहुत नाक करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को हाथ नहीं करूँ। जब मेरे को बहुत पीड़ा होती है और खूंटी घूट भी पीता हूँ तो बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ, संविधान के तहत जो मैंने शपथ ली है, इसे पूरा मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ, संविधान के तहत जो मैंने शपथ ली है, इसे पूरा मेल खाती है, मेरी शपथ के बिल्कुल विपरीत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो मैंने कहा है। सदन में आवश्यकता नहीं थी,
नहीं, एक मिनट, इसीलिए मुझे बोलना है कि इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इन्होंने जो गलत बातें यहाँ रखी है इसका मैं खंडन करता हूँ। और बाबा साहब के बारे में और एक बात पढ़ के on Wednesday, the 3rd July 2024. विकसित हो जाएगा ना 25 साल में, मुसीबतों का नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा, हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे। New criminal laws embody spirit of citizen first, dignity first, justice first. Bharat has broken the shackles of colonialism, a deeply immortalized in India's democratic journey. India's criminal justice system witnesses biggest reform as Parliament of India passed 3 key laws. Those in favor will please aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Centre has formally notified in the official gazette the 3 laws: the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. After President Draupadi Murmu gave the assent. Prime Minister Narendra Modi underlines that these laws ensure enhanced protection for the poor, marginalized and vulnerable sections of the society, while also coming down heavily on organized crime, terrorism and other such offences. Changes have been made in the 3 laws governing nearly 150 years old criminal justice system concerning Indianness, Indian Constitution and people of India. इतिहास है बोलकर भूल जाना हमारा इतिहास है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होगी जो पूर्णतः नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल बाद इस देश में सारे कॉलोनियल कानूनों के अंदर उसको बदलाव कर समाप्त कर भारत की आत्मा को प्रस्तावित करने की शुरुआत है। भाषा को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व संस्कृति को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, और वो स्व शासन को प्रस्तावित करे वो स्वराज है। कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी व्यक्ति को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर स्थापित होगी। क्या होगा इस कानून से? आजादी के 75 साल तक और 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनेशन ने भी नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड आतंकवाद का परिचय कराते हुए टेररिज्म की डेफिनेशन को इस देश पर शामिल किया है। जो पूछते हैं इस कानून से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस कानून से राज्यद्रोह अब देशद्रोह के उनको बताना चाहता हूँ कि इस कानून से राज्यद्रोह अब देशद्रोह के अंदर बदल गया है। Hello, everyone. Welcome viewers. You're watching the special presentation of Census TV on new criminal laws. On 21st of December 2023, Parliament of India passed Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. These 3 criminal reforms have now replaced the Indian Penal Code of 1860, Criminal Procedure Code of 1898, and the Indian Evidence Act of 1872, respectively. The passage of these laws signals a shift in India's justice delivery system. While the existing legal frameworks served the country for an extended period, the new criminal laws represent a meaningful progression towards justice system, improvement in building a legislation that is more responsive, equitable, and better suited to meet society's evolving needs. Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 is a comprehensive effort to redefine and refocus penal code. With several sections being amended, repealed, or added, the new law introduces a nuanced approach to offences, penalizing actions that endanger the sovereignty, unity, and integrity of India. It also addresses contemporary challenges such as terrorism, organized crime, distinguishing between major and petty offences and prescribing stringent penalties for the former. Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 seeks to humanize our criminal justice system.
Timelines for investigations aims to make justice more accessible and responsive to the needs of people. It replaces outdated terminology with a more people-friendly language reflecting a commitment to a humane approach. In cases involving heinous offences, the proposed legislation emphasizes the necessity of a mandatory visit once for exit team. The strategic provision aims to bolster the investigative process, ensuring that a specialized team conducts an on-site examination to collect crucial evidence. By mandating such visits, the legislation seeks to enhance the thoroughness and accuracy of criminal investigations, ultimately contributing to a more robust legal framework centered around contemporary standards of justice. Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023 recognizes the growing role of technology in legal proceedings. In a contemporary legal landscape where technology plays a pivotal role, this law recognizes electronic evidence as any information generated or transmitted by any device or system capable of being stored or retrieved. This broad definition encompasses a wide range of digital data, from emails and text messages to multimedia files, acknowledging the diverse forms of evidence relevant to modern cases, emphasizing factors such as authenticity and integrity. This inclusion is crucial in maintaining the credibility of electronic information presented in court, ensuring that technological advancements do not compromise the reliability of legal proceedings. Special provisions for the admissibility of DNA evidence and the acceptance of expert opinions as evidence further bolsters the Act's commitment to a modern and effective legal framework. A noteworthy feature of the proposed criminal laws is the establishment of an independent director of prosecution in each district. This significant development aims to fortify the prosecution system, ensuring fairness and impartiality at the local level. Similar progressive legal actions taken within a definitive time frame will crucially strengthen the overall criminal justice machinery and build public trust in the evolving justice system. The criminal law modernization symbolizes more than just a legal transformation. It reinforces a commitment to ensuring justice that resonates with the society's changing needs. This legislative stride positions India on the path towards a more equitable, accessible, and evolved legal framework. The process of legal reform has commenced, and these groundbreaking laws indicate a future where justice is not only delivered, but is inclusive and reflective of our nation's dynamic ethos. India's criminal justice system has been predominantly shaped by laws and regulations inherited from the British colonial era. In the post-independence years, these legal foundations underwent alterations and amendments to align with the evolving requirements of modern times. The experience of 7 decades of Indian democracy calls for comprehensive review of our criminal laws, including the Code of Criminal Procedure, and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people of India. The pre-independence criminal laws were used by the British to protect their colonial interests, to rule the people and the country, and to maintain their authority and supremacy over India. There was a need for comprehensive review of the criminal laws, especially the Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, and the Indian Evidence Act, and adapt them according to the present-day needs and aspirations. In 2019, Prime Minister of India advocated for the need to revamp all the legislations enacted across all departments during the British era. देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी